मैं सिर्फ 2-4 मिनट लेना चाहता हूं। कल भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था। और इस स्वर्णिम पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं। सभी दल के सदस्य हैं, सभी दल के नेता भी हैं। सदन में हो या वह सदन के बाहर हो, वे भी उतने ही हकदार हैं। और इसलिए मैं आज आपके माध्यम से इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में और देश की मातृशक्ति में एक नई ऊर्जा भरने में ये कल का निर्णय और आज राज्यसभा के बाद जब हम अंतिम पड़ाव भी पूरा कर लेंगे, देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो विश्वास पैदा होगा, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली एक अकल्पनीय अप्रतिम शक्ति के रूप में उभरेगा। ये मैं अनुभव करता हूं। और इस पवित्र कार्य को करने के लिए आप सबने जो योगदान दिया है, समर्थन दिया है, सार्थक चर्चा की है, सदन के नेता के रूप में मैं आज आप सबका पूरे दिल से, सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, धन्यवाद करने के लिए खड़ा हूं। नमस्कार। अब एक मिनट, सभी दलों के नेताओं ने कल समर्थन किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका आभार व्यक्त कर दिया, और सदन के नेता जब आभार कर दे तो पूरा सदन का आभार होता है। माननीय सदस्यगण, इसके बाद माननीय सदस्यगण, 21 सितंबर का दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी राष्ट्रों और लोगों के बीच शांति के आदर्शों को स्मरण और उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का विषय शांति के लिए कार्य # वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी आकांक्षा। भारत विश्व शांति को प्रोत्साहित देने के लिए सदैव विभिन्न देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने, परस्पर संवाद के माध्यम से आपसी टकराव का समाधान करने और वैश्विक एवं क्षेत्रीय शांति अहिंसा के आदर्शों को संरक्षित एवं संवर्धित करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। हमारी संस्कृति सदियों से अहिंसा की रही है। आइए हम इस अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पर एक ऐसे विश्व के निर्माण के लिए संवाद, संवेदनशीलता, सहिष्णुता और सहयोग की भावना से काम करें, ताकि हम एक शांतिपूर्ण विश्व का सपना साकार कर सकें। माननीय सदस्यगण, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए पूरे देश को बधाई देते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। इन उपलब्धियों से प्रत्येक भारतीय गौरवान्वित हुआ है और वैश्विक स्तर पर हमारे देश का कद बढ़ा है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बनकर हमने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। चंद्रयान
3 की मिशन की सफलता हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो निरंतर ब्रह्मांड के सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने का प्रयास करते आए हैं। इस सदन के माध्यम से मैं इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों और भारत के लोगों को बधाई देता हूं। भारत विश्व कल्याण के लिए अपनी सफलताओं और उपलब्धियों को दूसरों के साथ साझा करने में विश्वास रखता है। इसलिए हमने चंद्रयान-3 की सफलता को विश्व के वैज्ञानिक समुदाय और पूरी मानवता को समर्पित किया है। हमारे प्रज्ञान रोवर ने हमें चंद्रमा पर सल्फर, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन जैसे तत्वों की मौजूदगी सहित अन्य अमूल्य जानकारी भेजी है, जिससे अंतरिक्ष के बारे में मानव ज्ञान में वृद्धि होगी और भावी अभूतपूर्व खोजों का मार्ग प्रशस्त होगा। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाना उचित होगा। एक ऐसा दिन होगा जो हमारी भावी पीढ़ियों को जीवन में उच्च महत्वाकांक्षाएं रखने और उन्हें साकार करने के लिए कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित करता रहेगा। मैं चंद्रमा पर चंद्रयान-2 के पद चिन्हों को तिरंगा पॉइंट और चंद्रयान-3 के लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिए जाने का भी स्वागत करता हूं। ये नाम हमारी सदियों पुरानी विरासत के सम्मान के साथ हमारी वैज्ञानिक महत्वाकांक्षाओं और प्रयासों के प्रतीक हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में प्रगति जारी रखते हुए चंद्रयान-3 की सफलता के 10 दिनों के भीतर हमने 2 सितंबर 2023 को अपना पहला सौर मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया। ये सूर्य का अध्ययन करने वाला हमारा पहला वैज्ञानिक मिशन है, जिससे सूर्य के भीतर होने वाली भौतिक प्रक्रियाओं और पृथ्वी पर उनके प्रभाव के बारे में जानकारी में वृद्धि होगी। चंद्रयान-3 और आदित्य L1 सफल अंतरिक्ष कार्यक्रम होने के साथ ही भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी शक्ति के उदय और हमारी प्रतिभा और क्षमता के प्रतीक हैं। इन दोनों मिशनों में बड़ी संख्या में महिला वैज्ञानिकों ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया है, जिससे नए भारत में महिलाओं के योगदान का पता चलता है। इन दोनों मिशनों को पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किया है। हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम की जो बात दूसरों से अलग करती है, वह हमारी सभी परियोजनाओं में कम लागत। इससे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हमारी बढ़ती क्षमताओं के साथ साथ हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा का परिचय भी मिलता है। इन उपलब्धियों के फलस्वरूप भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी देशों में अपना स्थान बनाया है। ये सभी उपलब्धियां प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के अथक प्रयासों से संभव हुई है। प्रधानमंत्री बनने से पहले भी श्री मोदी जी अंतरिक्ष में गहरी रुचि रही है और चंद्रयान मिशनों के साथ उनका गहरा भावनात्मक जुड़ाव रहा है। 2008 में जब चंद्रयान-1 का सफल प्रक्षेपण हुआ था, वह इसरो गए और व्यक्तिगत रूप से वैज्ञानिकों को बधाई दी। 2019 में जब अंतिम समय में कुछ तकनीकी खराबी के कारण चंद्रयान-2
वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाए तो उन्होंने हमारे वैज्ञानिकों के बीच जाकर उन्हें विफलताओं की चिंता किए बिना लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास के लिए प्रेरित किया। कोविड-19 के समय जब पूरी दुनिया संकट में जूझ रही थी, ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस विपदा का उपयोग अवसर के रूप में किया करते हुए अंतरिक्ष क्षेत्र सहित देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार लाने के लिए प्रयासरत रहे। उनके इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप हम विश्व अंतरिक्ष शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में अंतरिक्ष स्टार्टअपों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। पिछले साल निजी क्षेत्र में निर्मित पहले रॉकेट विक्रम एस का प्रक्षेपण हुआ है। युवा स्कूली छात्रों ने 2 उपग्रह आजादी सेट और आजादी सेट 2 लॉन्च किए। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हमें महत्वपूर्ण सफलता मिली है, जैसे प्रक्षेपण वाहनों का परीक्षण एक बार में 104 उपग्रह लॉन्च करके हमने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इन उपलब्धियों के फलस्वरूप भारत में दुनिया का नजरिया बदला है। हमारे देश को लेकर विश्व समुदाय के दृष्टिकोण में बदलाव आया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने के कारण ही संभव हो पाया है। हमारा सफल अंतरिक्ष कार्यक्रम उनके जय विज्ञान जय अनुसंधान के आह्वान का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये विज्ञान और नवाचार का सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसमें स्टार्टअप एमएसएमई को बढ़ावा मिला है, रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है, हमारे विकास को भी गति मिली है। कृषि, मत्स्य पालन, संचार, नेविगेशन, राष्ट्रीय सुरक्षा सहित हमारी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में योगदान के माध्यम से हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम देश के लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन ला रहा है। हमें विश्वास है इन उपलब्धियों में हमारी आने वाली पीढ़ियों को बड़े सपने देखने और अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की प्रेरणा मिलेगी। सभी देशवासियों को 2047 तक एक विकसित भारत बनाने के लिए मिलकर कार्य करना होगा और अपने आप को पुनः समर्पित करना होगा। मुझे विश्वास है ये प्रतिष्ठित सदन इस ऐतिहासिक उपलब्धियों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सराहना करने, भारत के लोगों विशेष रूप से युवाओं का उत्साहवर्धन करने तथा महिलाओं के योगदान के साथ सभी संगठनों और व्यक्तियों के योगदान की सराहना करने में मेरा साथ देगा। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। आइटम नंबर 1 श्री अश्विनी कुमार चौबे। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 1 पर अपने नाम के आगे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित सूचीबद्ध विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 2 श्री कृष्णपाल जी। आपकी अनुमति से मैं आज की प्रस्तुत कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर अपने नाम के सम्मुख सूचीबद्ध कागजात सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर श्री दानवे राय साहेब। अध्यक्ष महोदय, मैं आज की प्रदर्शित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 3 पर उल्लेखित कागजात को सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्री पंकज चौधरी। अध्यक्ष महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मत संख्या 4 पर मेरे नाम के सामने वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5 श्री देवी सिंह चौहान। देवू सिंह। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise
to lay on the table of the House the papers mentions against my name at serial number 5 in today's revised list of business. Item number 6, Dr. Bharti Pawar. Honorable Speaker, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 6 in today's revised list of business. Item number 7, Dr. Sanjay Jaiswal. आज की संशोधित कार्यसूची में अपने नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन संख्या 27 हिंदी और अंग्रेजी संस्करण को प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 8, श्री विष्णु दयाल राम। Reforms as listed against my name at serial number 8 in today's list of business. आइटम नंबर 9, श्री जगन्नाथ सरकार। आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध शिक्षा, बाल, महिला, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के उच्चतर शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन संबंधी 356 व प्रतिवेदन अंग्रेजी और हिंदी में सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 10, श्री तापिर गांव। Honorable Speaker, sir, I raise to lay on the table a copy of each of the 355, 356, 357, 358 and 359 report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture listed against my name at serial number 10 in today's order paper. आइटम नंबर 11, डॉक्टर महेश शर्मा। With your permission, I rise to lay on the table a copy of the 149th report on the subject implementation of Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan in Hindi and English of the Standing Committee on Health and Family Welfare. आइटम नंबर 12, श्री देवू सिंह चौहान। Honorable Speaker, sir, in pursuance of the Direction 73A of the Honorable Speaker Lok Sabha, I would like to lay a statement showing status of implementation of the recommendations, observations contained in the 44th report of Standing Committee on Communication and Information Technology on demands for grants 2023-24 pertaining to Department of Post on the table of the House. आइटम नंबर 13, श्री प्रहलाद जोशी जी। Sir, with your permission, I rise to move the following, that this House do agree with the 45th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 20th September 2023. प्रश्न है कि सभा कार्य मंत्रणा समिति दिनांक 20/9/2023 का सभा में प्रस्तुत 45वां प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 14, चंद्रयान-3 मिशन की सफलता, अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारे राष्ट्र की अन्य उपलब्धियों के बारे में आज चर्चा होगी। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि सभी वो अपने विचार रखें। पर्याप्त सबको अवसर दूंगा, लेकिन सब बोल लें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। From the House, under what rule this, whether it is 184 or 193, under what rule? आइटम नंबर 14 मैंने शुरू किया है। इसका विषय श्री राजनाथ सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, इस गरिमामयी सदन में चंद्रयान-3 और आदित्य L1 की सफलता पर अपनी बात रखने के लिए आपने मुझे अवसर दिया है।
इसके लिए मैं अपनी तरफ से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, चंद्रयान-3 की सफलता हमारे लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जैसा आपने भी अभी अपने संबोधन में कहा है, क्योंकि एक तरफ दुनिया के कई ऐसे विकसित देश हैं जो हमसे कहीं अधिक साधन संपन्न होते हुए भी चांद पर पहुंचने के लिए अब भी प्रयासरत हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बेहद सीमित संसाधनों के से चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले हम दुनिया के पहले देश बन गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि यह उन सभी लोगों के लिए गौरव का विषय है जो अपने राष्ट्र और राष्ट्र की उपलब्धियों पर गर्व करते हैं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इसरो के साइंटिस्ट और ब्रॉडर इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी को इस सफलता के लिए हृदय से बधाई देता हूं। यह हमारे इसरो के वैज्ञानिकों की बौद्धिक क्षमता, उनकी लगन और राष्ट्र के विकास के प्रति उनके समर्पण का ही यह प्रतिफल है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा मैं मानता हूं कि हमारा राष्ट्र आज विज्ञान की दुनिया में अग्रणी राष्ट्रों की पंक्ति में आकर खड़ा हो गया है। आज केवल मुझे ही नहीं, बल्कि सरकार को ही नहीं, बल्कि सदन को ही नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र को अपने देश के वैज्ञानिकों पर गौरव की अनुभूति हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक विज्ञान का छात्र रहा हूं, मैं फिजिक्स का शिक्षक भी रहा हूं। यहां पर मौजूद हमारे कई ऐसे साथी हैं जो साइंस बैकग्राउंड से हैं और उन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूं। हम सभी यह बात जानते हैं कि स्पेस साइंस विज्ञान का है कि एक फ्रंटियर एरिया हुआ करती है। अध्यक्ष महोदय, जिस पर आर्टिफिशियल क्वांटम फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स और जेनेटिक्स विज्ञान के फ्रंटियर एरियाज हैं, और उसी प्रकार स्पेस साइंस भी एक विज्ञान की फ्रंटियर एरिया है। और इस एरिया में प्रगति करने के लिए अध्यक्ष महोदय निश्चित तौर पर हमें एक टॉप क्लास साइंटिफिक इकोसिस्टम चाहिए होता है, और हमें उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा भी चाहिए और उच्च गुणवत्ता के हमें शिक्षक भी चाहिए। एजुकेशनल अपनी आज शिप पहुंचते हैं तो उसके लिए वे सभी बधाई के पात्र हैं। अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने इस यात्रा में अपना किसी भी प्रकार का सहयोग दिया है और राष्ट्र के भीतर साइंटिफिक टेम्परामेंट को जन्म दिया है। और अध्यक्ष महोदय, जब मैं यहां साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहा हूं तो उससे मेरा मतलब कुछ वैज्ञानिक उपकरणों के, कुछ साइंटिफिक ऑपरेटर्स के केवल डेवलप कर लेने भर से नहीं है, यह हमारे कहने का तात्पर्य नहीं है। साइंटिफिक टेम्परामेंट की यदि मैं बात कर रहा हूं तो साइंटिफिक टेम्परामेंट से मेरा आशय यह है कि वैज्ञानिकता और तार्किकता ये दोनों हमारी सोच में हो, वह हमारे बात और हमारे व्यवहार में हो, और वह हमारे स्वभाव में भी हो। आवश्यक नहीं हम जब विज्ञान का विषय पढ़ें तभी हम साइंस से दो चार हों, बल्कि हम आर्ट्स, म्यूजिक और साथ ही साथ एस्थेटिक्स भी पढ़ें तो हम उसमें भी साइंटिफिक अप्रोच रख सकें। मैं इस साइंटिफिक टेम्परामेंट की यहां पर अध्यक्ष महोदय बात कर रहा हूं, और हम सब इस संबंध में बड़े भाग्यशाली हैं अध्यक्ष महोदय कि यह टेम्परामेंट प्राचीन काल से ही हम भारतवासियों को विरासत में मिला हुआ है। आप देखें, चाहे हमारे प्राचीन ग्रंथ वेद हों या फिर उपनिषद देख लें या फिर स्मृति ग्रंथ देख लें, सर्वत्र आपको विज्ञान या फिर विज्ञान से युक्त विचारों के दर्शन करने को मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैथ्स, साइंस, मेडिसिन, लॉजिक आदि से जुड़े जितने भी फार्मूले यानी सूत्र हैं, हमें हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी ये दिखाई देते हैं, जो ग्रंथ हमारी संस्कृत के आधार हैं। इनके मैं उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन लंबा समय लगेगा अध्यक्ष महोदय, उस विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी कुछ लोगों द्वारा यह भी कहा जाता है, और कुछ ऐसे लोग हमारे सदन में भी हो सकते हैं कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और साइंटिफिक टेम्परामेंट के बीच विरोधाभास है। कुछ ऐसे भी मानने वाले लोग हमारे देश में हैं। यहां तक कहा जाने लगा कि अगर आप साइंटिफिक टेम्परामेंट के हैं
तो आप पीपल की पूजा कैसे कर सकते हैं? आप नीम की पूजा कैसे कर सकते हैं? आप तालाब की पूजा कैसे कर सकते हैं? या फिर आप गाय को माता कैसे कह सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, अगर आप वैज्ञानिक की तरफ सोचते हैं तो मूर्ख की पूजा कैसे कर सकते हैं, यह कहने वाले लोग हमारे देश में हैं। महोदय, बात तो यहां तक अब होने लगी है कि संस्कृत का विरोध करना, विरासत का विरोध करना, यह प्रगतिवाद यानी प्रोग्रेसिव होने का सूचक हो गया है। और प्रगतिवाद वह नहीं रह गया जो प्रगति की बात करे, बल्कि प्रगतिवाद वह हो गया जो अपनी संस्कृत और विरासत का केवल विरोध करे, वह भी इसलिए कि उसे विरोध करना है। पूछा जाने लगा कि भारतीय संस्कृति और विज्ञान का भला आपस में क्या लेना देना है, इन दोनों में आपस में क्या रिश्ता है? भारत में कभी धर्म और विज्ञान का सामंजस्य रहा ही नहीं है, यह भी कहने वाले लोग हैं। विपक्ष के हमारे कुछ मित्रों का ऐसा भी आरोप रहता है, क्योंकि राज्यसभा में मैंने सुना था कि भारतीय संस्कृति और विज्ञान एक साथ चल ही नहीं सकते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। अध्यक्ष महोदय, इनका ऐसा मानना है कि संस्कृति विज्ञान की विरोधी होती है। मैं इस सदन के माध्यम से उनके इन प्रश्नों का जवाब देने की भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। भारत में यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि हमारी संस्कृति विज्ञान की विरोधी है, तो मुझे लगता है कि उस व्यक्ति को न तो हमारी संस्कृति का स मालूम है और न ही विज्ञान का व मालूम है। हमारे जो भी साथी विज्ञान का उद्गम पश्चिम के विचारों से मानते हैं, उन्होंने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो मालूम होगा निश्चित रूप से उन्हें कि पश्चिम में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिले हैं जहां चर्च और धर्म की मान्यताओं के खिलाफ जाने पर, वैज्ञानिक बातें कहने पर व्यक्तियों को जहर दे देना या उन्हें जिंदा जला देना यह आम बात सी हो गई थी। अध्यक्ष महोदय, उनको अपने वैज्ञानिक विचार छिपाकर कहने पड़ते थे, पर आज से लगभग 2000 साल पहले आर्यभट्ट ने जब कहा था कि हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, तो क्या उनका विरोध हुआ था? बाराहमीर ने जब यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, हर वस्तु को अपनी तरफ खींचता है, तो क्या किसी व्यक्ति ने बाराहमीर के इस सिद्धांत को अधर्म कहा था? जब भी भारत में किसी ने कोई नया वैज्ञानिक सिद्धांत दिया है अध्यक्ष महोदय, तो भारतीय समाज ने उस व्यक्ति को ऋषि के रूप में प्रतिष्ठित किया है अध्यक्ष महोदय। और मेरा मानना है कि संस्कृति के बगैर, कल्चर के बगैर, विज्ञान और विज्ञान के बगैर कल्चर या संस्कृति अधूरी है। संस्कृति और विज्ञान दोनों एक दूसरे से जुड़ने के बाद ही अध्यक्ष महोदय वह पूर्णता को प्राप्त करते हैं। दोनों को एक दूसरे का पूरक कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही मनुष्यता के लिए भी यह आवश्यक है। इसका एक छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, लगभग 2 वर्ष पहले उत्तराखंड में भूस्खलन के रूप में एक दुर्भाग्यपूर्ण आपदा आई हुई थी। मैं समझता हूं कि सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को इसकी जानकारी होगी, जिसके कारण एक सुरंग में हमारे कुछ मजदूर फंस गए थे। अब इससे निपटने के लिए यहां पर विज्ञान की भूमिका सामने आएगी। हमने सेंसर आदि के माध्यम से यह पता लगाया कि मजदूर सुरंग में कहां फंसे हुए हैं। उसके बाद हमने हेलीकॉप्टर से उन लोगों को वहां से निकालने में भी कामयाबी हासिल की। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जैसे ही सुरंग से पहले मजदूर को बाहर निकाला गया, अन्यथा कोई न ले, जैसे ही मजदूर को सुरंग से बाहर निकाला गया, बाहर निकलते ही इसने दोनों हाथ ऊपर करके बड़ी तेजी के साथ जय घोष किया, बद्री विशाल की जय। अध्यक्ष महोदय, इस वाकये ने सारी दुनिया को बताया कि धर्म और विज्ञान किस तरह से यह आपस में जुड़े हुए हैं। एक दूसरे से अलग नहीं है धर्म और विज्ञान, बल्कि यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से विज्ञान ने उस मजदूर को सुरंग से बाहर निकालने में अध्यक्ष महोदय बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन उन मजदूर बंधुओं को सुरंग के भीतर जिसने जिजीविषा की शक्ति प्रदान की, जिसने साहस प्रदान किया, जिसने मनोबल प्रदान किया, जिसने आखिरी समय तक
प्रयास करते रहने की शक्ति प्रदान की, वह और कुछ नहीं हमारा सांस्कृतिक विश्वास ही था अध्यक्ष महोदय, जिसने कि यह संबल उन्हें प्रदान किया। अध्यक्ष महोदय, वह हमारी कल्चर, वह हमारी संस्कृति ही थी जिसने सुरंग में फंसे उस मजदूर को यह भरोसा दिलाया कि वह इस संकट से बचकर निकल जाएगा, उसके ईश्वर इस संकट से उसे निकाल लेंगे, यह उसका विश्वास था, भरोसा था। अध्यक्ष महोदय, हमारी आस्था, हमारी संस्कृति इंक्लूसिव नेचर की है, समावेशी यह स्वभाव की है। हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमें अखिल मानवता के बंधुत्व का पाठ पढ़ाता है। हम सबने देखा कि जियो पॉलिटिकल दृष्टि से काफी कठिन जो वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद हम G20 समिट का हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सफल आयोजन कर सके एवं न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पर भी हम कंसेंसस जुटाने में पूरी तरह से कामयाब रहे। अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे हमारे प्रधानमंत्री द्वारा हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा से दिया गया संदेश है, जिसमें पूरी मानवता को एक सूत्र में बांध दिया है। प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत का यही विश्वास, भारत का यही बंधुत्व का भाव प्रधानमंत्री जी ने G20 की सफलता पर भी मुखरित किया, जब उन्होंने यह कहा था कि यह केवल भारत की सफलता नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की यह सफलता है। अध्यक्ष महोदय, विज्ञान तो वैल्यू न्यूट्रल होता है। ये वैल्यू न्यूट्रल क्या है, मैं आगे इसको विस्तार में बताने की कोशिश करूंगा। चंद्रयान जैसे अंतरिक्षयान हो, या परमाणु के भीतर छिपी शक्ति हो, या फिर डीएनए एडिटिंग की टेक्नोलॉजी हो, विज्ञान हमेशा यह मूल्य निरपेक्ष होता है, यानी वैल्यू न्यूट्रल होता है। विज्ञान हमें परमाणु शक्ति का ज्ञान दे सकता है अध्यक्ष महोदय, लेकिन वह संस्कृति ही है, वह कल्चर ही है जो हमें मार्ग दिखलाएगी उस परमाणु शक्ति का उपयोग हम ऊर्जा के रूप में स्वयं के विकास में करते हैं या फिर हथियार के रूप में अन्य का विनाश करने में हम करते हैं। कहते हैं विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए जैसे जैसे हमारी शक्ति बढ़ती जाती है अध्यक्ष महोदय, वैसे वैसे हमारे संस्कारों का महत्व भी स्वाभाविक रूप से यह बढ़ता जाता है। प्रारंभ में मानव के पास बहुत सारे विकसित हथियार नहीं थे, ऐसे में यदि उससे कुछ नुकसान भी होता था तो बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होता था। पर अध्यक्ष महोदय, आज जब मानव के पास परमाणु शक्ति आ गई है और मानव ने चंद्रमा तक पहुंचने के भी रास्ते खोज लिए हैं, तब ऐसी शक्तियों का दुरुपयोग भी उसी पैमाने पर संभव है। इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है। इसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से इस सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब मैं जर्मन फिलासफर नीत्शे ने गॉड इज डेड कहकर अपने महामानव को सामाजिक नैतिकता से मुक्त किया, तो उसका नतीजा जर्मनी में नाजीवाद के कहर के रूप में प्रकट हुआ था। जर्मनी में हुए नरसंहार में मानवता को खत्म करने के लिए जो अपरेटस, जो उपकरण प्रयोग में लाए गए थे, जिन हथियारों या फिर जिन केमिकल्स का प्रयोग हुआ था, निश्चित रूप से वे सभी विज्ञान की ही देन थे अध्यक्ष महोदय। लेकिन नैतिकता और मानवीयता के गुणों के अभाव में उन सभी वैज्ञानिक खोजों का किस प्रकार दुरुपयोग हुआ, इसे हम सभी अच्छी तरह जानते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे, वह निश्चित ही विज्ञान की ही देन थे अध्यक्ष महोदय। वह विज्ञान की शक्ति के प्रतिनिधि थे, पर अभाव था तो धार्मिक शक्ति और नैतिक शक्ति का अभाव था। अगर उनके भीतर धार्मिक और नैतिक शक्तियां यह प्रबल होती तो इतिहास को इस काले कृत्य से बचाया जा सकता था अध्यक्ष महोदय। इसलिए विज्ञान कितनी भी प्रगति कर ले अध्यक्ष महोदय, विज्ञान चाहे कितनी भी प्रगति कर ले, वह संस्कृति और संस्कारों के बिना सदैव अधूरा रहेगा, ऐसी हमारी मान्यता है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि साइंस गिव्स मैन नॉलेज विच इज पावर, रिलीजन गिव्स मैन विजडम विच इज कंट्रोल। अध्यक्ष महोदय, एक बात
पर मैं समझता हूं कि ध्यान देने की हम सभी को जरूरत है कि जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वैज्ञानिक किसी यान को चांद या मंगल पर भेजने के लिए करते हैं, कमोबेश उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मिसाइल में भी काफी हद तक किया जाता है। पहला उपयोग मानवता के विकास में होता है अध्यक्ष महोदय, जबकि दूसरा उपयोग मानवता के विनाश में होता है। पर अपना अपना सबका इंटरेस्ट है, सबकी अपनी अपनी रुचि है कि कुछ राष्ट्रों का ध्यान पहले वाले उपयोग पर अधिक होता है और कुछ राष्ट्रों का ध्यान दूसरे वाले उपयोग पर अधिक होता है। अध्यक्ष महोदय, कई बार कुछ लोगों का यह भी आरोप रहता है, अब देश में ऑलरेडी जमीनी विकास के इतने कार्य करने के लिए पड़े हैं जिसमें रिसोर्सेज की जरूरत होती है, संसाधनों की जरूरत होती है, तो ऐसे में चंद्रयान जैसे मिशन भेजने की क्या आवश्यकता है? अध्यक्ष महोदय, इन प्रश्नों का भी जवाब मैं आपकी अनुमति से इस सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। जब हम इस प्रकार के मिशन भेजते हैं या फिर हम किसी प्रकार की वैज्ञानिक प्रगति हम करते हैं तो इसका जमीनी विकास से किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं होता है। हम यदि स्पेस रिलेटेड कोई भी मिशन भेजते हैं तो बाहरी तौर पर दिखने में सिर्फ स्पेस से रिलेटेड यह लग सकता है हम सबको, लेकिन वास्तव में उसका प्रभाव आम जनमानस पर भी पड़ता है। इस सच्चाई को भी नकारा नहीं जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यह स्पेस प्रोग्राम्स भारत का तो नाम रोशन करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ इन मिशन का जो बहुआयामी उपयोग होता है उसका प्रभाव आम जनता के ऊपर भी बहुत ज्यादा पड़ता है। स्पेस मिशन हमें अनेक प्रकार से सहायता प्रदान करते हैं, जैसे यदि हम इसके माध्यम से रेनफॉल पैटर्न यानी वर्षा होने का जो पैटर्न है इसका बेहतर प्रेडिक्शन यदि कर रहे हैं तो हमारे किसान बंधु बांधवों के लिए फायदेमंद आज हो रहा है। यदि हम इसके माध्यम से चक्रवात, साइक्लोन को यदि हम प्रेडिक्ट करते हैं तो हमारे कोस्टल एरियाज में रह रहे लोगों के लिए भी अध्यक्ष महोदय यह लाभदायक हो। इस प्रकार के प्रेडिक्शंस हमारे मछुआरों के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। यह तो मैंने एक दो उदाहरण केवल दिए हैं अध्यक्ष महोदय। बाकी स्पेस एप्लीकेशन से डेवलपमेंट में जो मदद मिलती है उससे भी मैं समझता हूं सदन के अधिकांश सदस्य अच्छी तरह परिचित होंगे। इन सबसे भी महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जब भी हम इस प्रकार के मिशन स्पेस में या फिर चंद्रमा और सूर्य की ओर भेजते हैं तो सुदूर गांव में बैठे किसी बच्चे के मन में साइंटिफिक टेम्परामेंट स्वाभाविक रूप से जगता है और उसके भीतर भी इस बात की अलख जगती है अध्यक्ष महोदय कि वह भी आगे चलकर कुछ ऐसे ही करेगा। उसके अंदर यह प्रेरणा आती है कि एक दिन वह भी वैज्ञानिक बनकर भारत का नाम दुनिया में रोशन करेगा। और यही कुछ करने की तमन्ना ही अध्यक्ष महोदय राष्ट्र को स्वाभाविक रूप से आगे ले जाने का काम करती है। चंद्रयान-3 की सफलता से कितने रामानुजन, कितने भाभा या साराभाई अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े होंगे यह हमें आज नहीं कुछ वर्षों के बाद यह पता लगेगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम संस्कृति और विज्ञान दोनों को समान रूप से महत्व देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यदि हम एक को महत्व दे रहे हैं तो दूसरे का महत्व कम हो जाएगा। यह कोई जीरो सम गेम नहीं हुआ करता है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारे ऋषियों मनीषियों ने बरसों पहले विज्ञान को न केवल धर्म के साथ जोड़ा बल्कि लोगों को इसके व्यवहारिक ज्ञान के बारे में भी बतलाया है। उनका मानना था यदि विज्ञान को सुव्यवस्थित ढंग से संवार कर मनुष्य के वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए लगाया जाए तो स्वाभाविक रूप से वह अपने आप धर्म बन जाता है। यही वजह है कि हमारे वेद, उपनिषद, दर्शन आदि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें विज्ञान स्वाभाविक रूप से यह पिरोया हुआ हम पाते हैं। उदाहरण के तौर पर वैदिक रिचुअल्स में, स्वर्ण सूत्रों में ज्योमेट्री का सिद्धांत ये निहित पाए जाते हैं। जैसे मैं बतलाना चाहूंगा इस सदन को अध्यक्ष महोदय, जैसे हवन कुंड हम बनाते हैं तो वह भी हमारे प्राचीन ज्योमेट्रिक कंसेप्ट पर ही आधारित होता है। यह बिल्कुल हमारी जनता के मन में, उनकी सोच में यह पूरी तरह से रचा बसा है।
और यही कारण है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक भी सांस्कृतिक विरासत की महत्ता को अच्छी तरह स्वीकार करते हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी चंद्रयान-3 की सफलता के नायक डॉक्टर यश सोमनाथ, जिनका पूरे सदन ने अभिनंदन किया, उनके साथ सारे वैज्ञानिकों का अभिनंदन किया, श्री डॉक्टर यश सोमनाथ जी ने भी इस बात की ओर इशारा किया था कि वेदों में कई सारी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि वाली बातें कही गई हैं। भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का तो संस्कृत के प्रति इतना गहरा विश्वास था कि वे अपने गणित के क्षेत्र में किए गए किसी भी कार्य को स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म का ही वह अंग मानते थे। और अध्यक्ष महोदय, इसीलिए जो लोग यह कहते हैं कि हमें अपनी संस्कृति से विरक्त होकर विज्ञान को अपनाना चाहिए, दरअसल उन लोगों का यह समझना पड़ेगा उन्हें कि संस्कृत और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि संस्कृत और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है। अध्यक्ष महोदय, मैं देश का रक्षा मंत्री हूं, रक्षा मंत्रालय का दायित्व तो मेरे ऊपर है और देश की सुरक्षा का कार्यभार देख रहा हूं। जब मैं यहां आ रहा था तो मैं रास्ते मैंने सोचा कि चंद्रयान-3 की सफलता को देश के रक्षा मंत्री होने के नाते मैं किस नजरिए से देखता हूं, इस पर भी मैंने अपनी कुछ बातें आपके सामने में रखना चाहूंगा। मैं अपनी बात पर आऊं, इसके लिए मैं आपको थोड़ा पीछे भी ले जाना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, और कुछ एक उदाहरण भी इस सदन के समक्ष आपके माध्यम से रखना चाहूंगा। आप सभी सदन के लोग अच्छी तरह अवगत हैं कि कुछ ही समय पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने के प्रयासों से काशी तमिल संगमम का भव्य और सफल आयोजन किया गया था। उसके कुछ समय बाद ही सौराष्ट्र तमिल संगमम का भी आयोजन उनके द्वारा किया गया था। अध्यक्ष महोदय, इसके पहले का एक और उदाहरण देखिए कि सरकार के प्रयासों से कैसे उज्जैन में बाबा महाकाल के क्षेत्र में भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया गया। विश्व की प्राचीनतम नगरी ज्ञान नगरी काशी में बाबा विश्वनाथ धाम के परिसर के पुनरुद्धार का काम भी वहां पर किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा विश्वनाथ के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित किए अध्यक्ष महोदय। और राम मंदिर का एक और उदाहरण इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय मैं देना चाहूंगा। जो रामचंद्र जी देश के जनमानस में निवास करते हैं, उन राजा जी को अयोध्या में निवास करना कितना मुश्किल कार्य हो गया था। जाने कितनी पीढ़ियां इस प्रतीक्षा में ही निकल गई कि रामलला के मंदिर का निर्माण कभी होगा कि नहीं होगा। सैकड़ों वर्षों से राम मंदिर बनने का सपना पाले बैठे उन भक्तों ने इसे बस एक सपना भर ही मान लिया था, कभी न पूरा होने वाला सपना ऐसा मान लिया था। पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार का प्रयास देखिए अध्यक्ष महोदय कि आज अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य बड़े जोर शोर के साथ चल रहा है। और अध्यक्ष महोदय, राष्ट्र में सांस्कृतिक उत्कर्ष के एक नए युग का प्रारंभ हुआ है। राष्ट्र के प्रयासों से भगवान राम अपने नए अवतार में जल्द ही जनता के सामने होंगे और यह भारतवासियों की, मैं समझता हूं, एक बहुत बड़ी, बहुत शानदार यह उपलब्धि होगी अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के कुछ और उदाहरण देखिए। गंगा जैसी अनेक नदियों का पुनरुद्धार किया गया। हम देशव्यापी अभियान चलाकर हम गंगा, यमुना और नर्मदा जैसी नदियों की सफाई और उनके संरक्षण का कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही अनेक उपक्रम सरकार द्वारा किए जा रहे हैं जो हमारी संस्कृति और परंपरा से जुड़ी चीजों को सहेजने और सुरक्षित रखने का वह काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप सभी राष्ट्र के उपयुक्त विकास के लिए अनेक प्रकार की सुरक्षा से भी मैं समझता हूं सदन के सम्मानित सदस्य अच्छी तरह अवगत होंगे। आप सभी सीमा सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा के बारे में मैं समझता हूं हम सभी समय समय पर चर्चा भी करते रहते हैं। अब तो पूरी हिम्मत है, पूरी हिम्मत है, पूरी हिम्मत है, पूरी हिम्मत है। पूरी हिम्मत है।
पूरी हिम्मत है। मत इतिहास में मत ले जाओ अधीर रंजन जी, इतिहास में मत ले जाइए। माननीय सदस्य प्लीज। चर्चा चीन पर भी अध्यक्ष महोदय, अरे भाई अब सुन लिया आपकी बात, मेरी बात सुन लिया। माननीय सदस्य आपको मौका देंगे जब आप बोलना सबको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर मिलेगा। और मैं बतलाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, मैं बीच में कहीं पर अपने को डिबेट नहीं करना चाहता हूं। मैं चर्चा करने को तैयार हूं और सीना चौड़ा करके मैं चर्चा करने को तैयार हूं। अध्यक्ष महोदय, आप सभी राष्ट्र के उपयुक्त विकास के लिए अनेक प्रकार की सुरक्षा से हमारे सदन के सम्मानित सदस्य अवगत होंगे। आप सभी सीमा सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा से अवगत होंगे। आप सभी सीमा सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा के बारे में भी अवगत होंगे। अब तो स्पेस और साइबर सुरक्षा, स्पेस और साइबर सिक्योरिटी जैसे नए नए डायमेंशन इसमें जुड़ गए हैं अध्यक्ष महोदय। पर इनके साथ ही अध्यक्ष महोदय, सिक्योरिटी का एक और भी आयाम है जिसमें सुरक्षा उतनी ही आवश्यक है जितनी बाकी सब में है, और वह डायमेंशन है हमारी संस्कृति का, हमारी कल्चर का। और इसे मुझे कोई नाम देना हो तो उसे मैं सांस्कृतिक सुरक्षा और कल्चरल सिक्योरिटी का नाम यहां देना चाहूंगा। और अध्यक्ष महोदय, जब मैं यहां कल्चर अथवा संस्कृति के बारे में कुछ कह रहा हूं तो उससे मेरा मतलब हमारी जीवन पद्धति से, हमारे लाइफ सिस्टम से। संस्कृति से मेरा मतलब हमारे खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, रहन सहन और हमारे विचारों से है अध्यक्ष महोदय। मैं किसी राष्ट्र की अस्मिता को अक्षुण्ण रखने के लिए जिस तरह से वहां की सीमाई सुरक्षा और बाकी अन्य चीजों की सुरक्षा आवश्यक होती है, उसी प्रकार उसकी अस्मिता को बनाए रखने के लिए वहां की संस्कृति की सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक होती है। और अध्यक्ष महोदय, और इन उदाहरणों से मैंने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि हमारी सरकार भारतीय सांस्कृतिक विरासत को तवज्जो देते हुए सांस्कृतिक सुरक्षा के प्रति भी उतनी ही गंभीर है जितनी अन्य बाकी सुरक्षा के प्रति हमारी सरकार गंभीर है। अध्यक्ष महोदय, आज जब यहां पर चंद्रयान की चर्चा हो रही है, तो मैं सांस्कृतिक पुनर्जागरण के इन उदाहरणों को आपके सामने क्यों रख रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ये दोनों निश्चित रूप से अलग अलग विषय हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है, पर ध्यान से देखेंगे तो यह सदन के सभी सम्मानित सदस्य यह पाएंगे कि इनके भीतर एक गहरा संबंध है, इन दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता है। अध्यक्ष महोदय, विश्व का इतिहास उठाकर कोई देखे तो आप पाएंगे कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है, कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसने सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बिना आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक प्रगति की हो। दुनिया में कोई देश नहीं मिलेगा। जब तक संस्कृति समाज को जीवंत नहीं करती, उन्नत नहीं करती, उसे एक दिशा नहीं देती, तब तक समाज जड़ बना रहता है। और अध्यक्ष महोदय, अगर हम और आप अपनी गरिमा, अपनी आगामी पीढ़ी को यही बताएंगे कि अब तक हमारा जितना वैज्ञानिक विकास हुआ है वह केवल बाहर देशों के ज्ञान की नकल पर ही हुआ है, तो क्या हम अपने बच्चों को इस क्षेत्र में किसी भी सूरत में आगे बढ़ा पाएंगे? धीरे हमारे अंग्रेजों ने अगर हमें अब तक यही पढ़ाया हो कि हमारा सारा का सारा ज्ञान दूसरे देशों की कॉपी भर है, उनकी नकल भर है, तो क्या श्री डॉक्टर सोमनाथ एवं इसरो के अन्य वैज्ञानिक भारतीय ज्ञान के बल पर अध्यक्ष महोदय कभी चांद तक पहुंचने का सपना शायद वह कभी न देख पाते। अगर उन्हें इस बात का विश्वास हुआ, अगर उनके मन में संकल्प जगा, तो इसलिए कि उन्हें मालूम था कि उनके पूर्वज आर्यभट्ट थे, उनके पूर्वज वराहमिहिर थे, उन्हें मालूम था कि उनके पूर्वज भास्कराचार्य थे, उनके पूर्वज ब्रह्मगुप्त थे और उनके पूर्वज सवाई
जय सिंह थे अध्यक्ष महोदय, इसलिए उनको यह प्रेरणा प्राप्त हुई। अध्यक्ष महोदय, हम सोचे कि एक बच्चा है जिसे समाज की प्रगति में केवल विदेशी नाम पढ़ाए जा रहे हैं, दूसरा बच्चा है जिसे ऐसे नाम पढ़ाए जा रहे हैं जो उसके अपने समाज से रहे। ऐसे में किस बच्चे से आप अधिक कॉन्फिडेंस और मनोबल की उम्मीद करेंगे? यह स्वाभाविक है अध्यक्ष महोदय कि वैसे तो मुझे बाहरी नामों से कोई इतराज नहीं है अध्यक्ष महोदय, ज्ञान विज्ञान में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है, यह भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। पर हमारे बच्चों के मन मस्तिष्क में केवल और केवल बाहरी नाम यदि छाए रहे तो ऐसी स्थिति में बच्चा अपने बल पर समाज के विकास के सपने को जीवन में कभी नहीं देख सकता है। उसमें सपने भी आएंगे तो बाहर के समाज के विकास के ही सपने आएंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, जब हम महिलाओं और छोटी बच्चों को इंस्पायर करने की बात करते हैं तो हमें यह प्रयास करते हैं कि उनके सामने विमेन आइकन का उदाहरण रखें। तो जब हम भारतीय बच्चों को इंस्पायर करने के लिए, प्रेरित करने का हम प्रयास करते हैं तो क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं होना चाहिए कि हम उनके सामने भारतीय आइकन्स का भी उदाहरण प्रस्तुत करें? इसलिए अगर हमें अपने समाज, अपने राष्ट्र को आगे ले जाना है अध्यक्ष महोदय, हम अपने समाज और संस्कृति से सीखें, हमारे अपने आइकन्स को अपने बात व्यवहार में प्रतिष्ठित करें और उनका अनुकरण करें, यही हम सभी के लिए श्रेयस्कर होगा। अध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं यहां कहना चाहूंगा और वह यह है कि चंद्रयान-3 की सफलता में देश की नारी की शक्ति की योगदान की मैं यहां चर्चा करूंगा। पूरा सदन अच्छी तरह जानता है कि इस मिशन में महिला साइंटिस्ट का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। यह मिशन अगर इतना सफल हो पाया है तो इसके पीछे हमारे देश की नारी शक्ति का समर्पण, उनका त्याग और राष्ट्र को नई पहचान देने की उनकी तमन्ना रही है अध्यक्ष महोदय। और संसद का यह विशेष सत्र नारी शक्ति वंदन विधेयक को समर्पित सत्र है, इसलिए इसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। और ऐसे में मैं नारी शक्ति वंदन विधेयक को इसरो की महिला साइंटिस्ट और उनके साथ भारत की पूरी फीमेल साइंटिफिक कम्युनिटी को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से प्रस्तुत यह मैं उपहार के रूप में इसे मैं देखता हूं, नारी शक्ति वंदन को अध्यक्ष महोदय। और यह सदन और राष्ट्र इसरो की महिला साइंटिस्ट और हर भारतीय बेटी को यह नमन करता है, उनकी सराहना करता है और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अपनी बातों को सार रूप में मैं यहां रखना चाहूं तो यह है कि चंद्रयान-3 की सफलता कोई एक्सेप्शन नहीं है या कोई अपवाद नहीं है। यह सहस्राब्दियों से चली आ रही हमारी सामाजिक, हमारी सांस्कृतिक और वैज्ञानिक धारा का एक स्वाभाविक और सहज रूप से एक विकास है अध्यक्ष महोदय। इस सफलता के सूत्र हमारे अतीत में ही छिपे हैं, ऐसा अतीत जहां वैज्ञानिकता एक स्वभाव के रूप में विद्यमान थी हमारे यहां, जहां विज्ञान और आस्था के बीच एक पूर्ण सामंजस्य था। हालांकि विदेशी आक्रांताओं के चलते कुछ समय के लिए थोड़ा पिछड़ापन आ गया था, पर हम एक बार फिर से हुंकार भरते हुए पहले से भी अधिक ताकत के साथ उठ खड़े हुए हैं और सूरज, चांद, तारे अब हम छूने के लिए तैयार हैं और वहां पहुंच रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जिस देश में बुद्धि के देवता श्री गणेश प्रथम पूज्य हों, ओम श्री गणेशाय बोलकर ही हम कोई काम प्रारंभ करते हैं, एवं विद्या की देवी सरस्वती प्रथम आराध्या हों, वह देश तो स्वाभाविक रूप से साइंटिफिक टेम्परामेंट को आत्मसात करते हुए सदैव एक नॉलेज सोसाइटी रहा है। हमारे यहां कहा गया है तेजस्विनावधीतमस्तु, यानी मे व्हाट वी स्टडी बी रिप्रेजेंटेटिव, की प्रार्थना करने वाले भारतीयों को सिर्फ चंद्रयान तक ही नहीं रुकना है अध्यक्ष महोदय, बल्कि उसके आगे जाना है। अभी अंतरिक्ष में अनेक लक्ष्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। अभी हम भारतीयों को कई मानदंड यहां स्थापित करने हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने वैज्ञानिकों की कामयाबी की एक दो और चर्चा करके अपनी बात यहां समाप्त करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय,
भारत द्वारा, हमारे वैज्ञानिकों का करिश्मा देखिए, भारत द्वारा अब तक लॉन्च किए गए 424 विदेशी उपग्रह, इनमें से 389 424 में से 389 आउट ऑफ 424 जितने भी हमारे विदेशी उपग्रह हैं, उसमें 389 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले 9 वर्षों में लॉन्च किए गए हैं अध्यक्ष महोदय। और विदेशी उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र दुनिया में बहुत तेजी से एक प्रमुख स्थान हासिल कर रहा है। भारत द्वारा अब तक लॉन्च किए गए 424 विदेशी उपग्रहों में से 389 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार के पिछले 9 वर्ष में लॉन्च किए गए थे। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय 174 मिलियन अमेरिकी डॉलर में से 157 मिलियन की कमाई पिछले 9 वर्षों में हुई और इसी तरह अब तक की अर्जित 256 मिलियन यूरो में से 223 मिलियन मोदी शासन के 9 वर्षों के दौरान आए हैं अध्यक्ष महोदय। यह भी मैं सदन की जानकारी में यहां लाना चाहता हूं। एक बार अध्यक्ष महोदय मैं फिर अपने वैज्ञानिक समुदाय को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जल्द ही हम नए मिशनों को भी अंजाम देंगे, आगे नए मिशनों को भी हम अंजाम देंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है, समस्त देशवासियों का भी विश्वास है अध्यक्ष जी। अभी तो यह शुरुआत ही है, अभी तो यह शुरुआत ही है। आने वाले समय में हमारा हाथ मंगल और शनि तक भी पहुंचेंगे और हमारा देश वहां भी अपना परचम लहराएगा अध्यक्ष महोदय, जहां अब तक कोई नहीं पहुंच पाया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सदन की ओर से राष्ट्र के वैज्ञानिकों को नमन करता हूं अध्यक्ष महोदय। श्री शशि थरूर जी। Thank you very much, Honourable Speaker. I'm honoured, really, to stand before this House and to speak on behalf of my party on a matter of great pride for Indians everywhere in the world, the success of our lunar mission, Chandrayaan-3, and according to the topic you've given us in the revised list of business, success of Chandrayaan-3 mission and other achievements of our nation in the space sector. I think my respected friend, Sri Rajnath Singh, treated us to a lecture on a slightly different subject. But on August 23rd, Mr. Speaker, we scripted history as our unmanned moon mission's lander module made a flawless soft landing, making us only the 4th country to achieve this feat and the first to reach the uncharted south pole of Earth's only natural satellite, the Moon. It is fitting, sir, that as you proposed, we observe August 23rd as National Space Day in future. How far we have come since the late 1950s, when a classic photograph by Henri Cartier-Bresson showed Indian rocket parts being transported on a bullock cart. Let me take you back, sir, nonetheless, to when our nation's scientists, led by Dr. Vikram Sarabhai, began to develop the contours of India's nascent space program in the early 1960s. Back then, the coastal village of Thumba, in the outskirts of Thiruvananthapuram, was identified as an ideal location, given its latitude and natural geological features, to allow for rocket launches and allied research. Imagine, friends in this House, a sleepy village with golden beaches and palm-fringed coconut trees, populated largely by an overwhelmingly Catholic community of fisherfolk. The catch, however, was that the community of scientists had identified a piece of an area of land, which housed in Thumba the Saint Mary Magdalene Church and the residence of the bishop himself, Peter Bernard Pereira, his own official residence. Now, in any other community or any other part of the world, even, the matter might have been put to rest right there. After all, the idea, the thought of displacing an active spiritual establishment would certainly have evoked outrage and fury, especially in today's India. But in this relatively obscure part of India near Thiruvananthapuram, where a decision of national importance and scientific progress presented itself, the community chose to make a remarkably patriotic choice, a choice for development and progress. When initial conversations with politicians and bureaucrats made little headway,
something special happened. One day when Bishop Pereira was sitting in his little office in the church, he heard a knock on the door. He said, "Who is this?" And a man in a white suit came and said, "I am Dr. Vikram Sarabhai." Dr. Sarabhai explained the importance of this area to India's scientific research in space. The bishop understood the proposed mission of the scientists, and he told Dr. Sarabhai, "Come to my church on the following Sunday." So during the Sunday service, Dr. Sarabhai was there, and Bishop Pereira presented a proposition before the congregation. "My children," he said, "I have a famous scientist with me who wants our church and the place I live in for the work of space science research. Dear children," he said, "science seeks truth by reasoning. In one way, science and spiritualism seek the same divine blessings for doing good for the people. My children, can we give God's abode for a scientific mission?" The answer from the congregation was quite literally a resounding Amen. The church and the bishop's house, as well as other neighboring inhabited areas, were handed over without protest to Dr. Sarabhai and his team. Thus was established in 1962 the Thumba Equatorial Rocket Launching Station, or TERLS, which would later be renamed Vikram Sarabhai Space Center after the death of the legendary Dr. Sarabhai 9 years later. A year after TRLS was established, India launched its first two-stage rocket, our first foray into space, from Thiruvananthapuram. As our late president, Dr. APJ Abdul Kalam, who was part of the original launch team in 1963, and he went on to work from the church building himself, he wrote later, looking back at this remarkable episode, "Today among us, Professor Vikram Sarabhai is not there, Reverend Dr. Bernard Peter Pereira is not there, but those who are responsible for the creation and make the flower and blossom will themselves be a different kind of flower, as described in the Bhagavad Gita," he said, and he quotes the Gita, "See the flower, how generously it distributes perfume and honey. It gives to all, gives freely of its love. When its work is done, it falls away quietly. Try to be like the flower, unassuming despite all its qualities." That is what a lot of ISRO's foundations have been, sir. Unassuming, but with the power to change the world. One of the world's oldest and most ambitious, it arose from the physical research laboratory established in Ahmedabad in 1947, the year of our independence and the brutal partition with Pakistan. Our visionary first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, then created the Indian National Committee for Space Research, or INCOSPA, marking our country's official entry into space exploration. This committee was set up on the recommendation of the Scientific Advisory Committee to the Cabinet for the promotion and exploration of space and its utilization for peaceful purposes, a committee led by the legendary Homi Bhabha. Then, in 1962, as we've seen, TRLS was established. On 15th August 1969, our 22nd Independence Day, under the trusted guidance of Vikram Sarabhai, INCOSPAR and TRLS became the Indian Space Research Organization, ISRO giving Indian space a developmental boost. There was a tragic setback, as I mentioned, when Dr. Sarabhai died suddenly of a heart attack at the age of just 52. Dr. Satish Dhawan, the head of the Indian Institute of Science in Bangalore, was invited by then Prime Minister Indira Gandhi to lead the organization because she knew that the vision and legacy of Vikram Sarabhai could only be fulfilled by someone like Dhawan. He accepted the invitation, though on condition that the headquarters be shifted to Bangalore, and guided ISRO as a leader who is still admired by many. In July of 1979, sir, our first satellite launch vehicle failed, and Mr. Dhawan, an exemplary leader, took responsibility for it. He gave a statement saying, "Dear friends, we have failed today. I want to support my technologists, my scientists, my staff, so that next year they succeed." The very next year, they did succeed. This is ISRO's history. Every setback became a stepping stone to greater success. And so we Indians are proud of our space program for good reason.
Since then, ISRO has undertaken missions to the moon, Chandrayaan-1, 2 and 3, and the failure of 2 became a stepping stone to the success of 3, to Mars, the Mangalyaan Mars Orbiter mission, and we have created our own launch vehicles and satellites. Moreover, of course, as the Speaker has said, India launched the solar observatory Aditya L1 this month and aims to put 2 or 3 people into low Earth orbits by the end of this year, to emulate the legendary Rakesh Sharma, who orbited the planet on a Soviet spacecraft in 1984. Notably, Indian space research is the only program which has been a civilian program from the very beginning. We are focused on the development angle, like the use of space for rural development, weather forecasting and communication, in addition to high-end research. And this, sir, is just the beginning. India's space program is set literally to skyrocket. Experts predict that India could account for at least 10% of the global space economy in the next decade, up sharply from 2% currently. India's space program bolsters our development, having made important contributions even in seemingly unrelated areas such as disaster management, education, healthcare, agriculture, fisheries and urban planning. Moreover, it serves India's global diplomacy as well, sir, enhancing our credibility and influence. Those who once scoffed at the idea that a poor developing country aspired to send rockets into space must concede that India is now a technological force to be reckoned with in the world. To my mind, there is yet another sterling triumph within India's Chandrayaan moment. It has become a good occasion to recognize the alumni of unsung engineering colleges everywhere in India. Indians are rightly and justifiably obsessed with the IITs, but Chandrayaan-3's landing, especially 4 years after the failure of Chandrayaan-2, was attributable to many, many scientists from far less glamorous educational backgrounds. While the ISRO chairman, S. Somnath, is a product of TKM College of Engineering in Kollam, represented by my friend Premachandran, at least 8 of his other colleagues graduated from the College of Engineering, CET, Thiruvananthapuram. Somnath Institution was founded in 1956 by a successful Muslim cashew merchant, Tangal Kunju Musliar, abbreviated soon enough to TKM, and has gone on to establish a stellar local reputation, while CET in my constituency, established in 1939 as the first engineering college in then Travancore state, retains its record and repute as the premier engineering college in the state of Kerala. Yes, at least 7 more engineers from CET were involved in the Chandrayaan-3 success, and there were others, alumni from small engineering colleges in Tamil Nadu, in small towns throughout India. We've had graduates of these small colleges contributing to ISRO because, let's face it, we must, yes indeed, it was in the very first launch, Dr. Abdul Kalam. We must proudly salute these alumni of unsung engineering colleges because they serve the public sector with dedication and are the backbone of national enterprises like ISRO. As I wrote on social media at that time, if IITians went to Silicon Valley, CETians took us to the moon. I would also like to point out that many of the stalwarts in our space program have been women scientists and engineers. Some 20% of ISRO's key personnel are women. And as women increasingly excel in science and technology studies, this number may only go up. And unlike in our parliament or legislative assemblies, they won't even need reservations either, sir. I can tell you from my experience of addressing many convocations, I'm in favor. But I have been giving away prizes at many convocations of science and technology and engineering colleges. And even when the women students are a small minority, maybe 20-30% of the student body, they are 90% of the medal winners, prize winners, and honors winners. This is becoming increasingly a woman's field, and we'll all be the better for it, sir. Now, the only thing that disappoints me today is that some in the government seek to make this their moment to bask in glory and polarize the country by speaking as if all space endeavors only began in 2014.
first in the ancient years of the Vedas and then in 2014. I mean, that's what we're hearing today. Now, the truth is, sir, that our space successes are a consequence of continuity in our national governance, and what has been achieved today stands on the shoulders of many past achievements, as I have described to you with my stories earlier. Any mature democracy would recognize that grooming the brilliance of our scientists, developing infrastructure, R&D, and global synergies on technology cannot be achieved unilaterally by any one government. This is the achievement of successive years of making the right governance choices. For example, we've heard so much about Aditya L1 mission. It began in 2006, sir. It took 17 years to be conceived, planned, executed, and finally launched this year. Thus, the Chandrayaan triumph is truly pan-Indian. Across, I hope, the political divide, it does not belong to any one person or any one party. If we all came together yesterday to affirm the solidarity we all feel for women's reservation bill, let us also come together, sir, to recognize the collective contributions of all governments in bringing glory to India's space endeavors. But after all, who can deny India owes its remarkable progress in space exploration in large part to Pandit Nehru's dedication to developing a scientific temper amongst the Indian people, his understanding of technology's role in national development, and his faith in the country's scientists. Though India was indeed beset by poverty, illiteracy, food insecurity, and disease, Nehru knew that it must and could aim for the stars. We did not have much money, and we relied on ourselves. Nehru's doctrine of self-reliance, though he didn't use the word Atmanirbharta, the concept was there, within very tight budgetary constraints, had an enduring influence on India's space program, exemplified by ISRO's decision, even in this Chandrayaan-3, to take a slower, fuel-saving approach to the moon. Both Mangalyaan and Chandrayaan-3 were the least expensive ventures of their kind, costing about a tenth of equivalent NASA, the American space missions. They cost less even than Hollywood depictions of space. Mangalyaan costs less than the Hollywood film Gravity, and Chandrayaan costs less than Interstellar. The shoestring budget was only 615 crore. Not just, much cheaper than G20, what our government spent on it. But this is not just a small fraction of what the US spent, but not even a third of China's budget for its own moon mission. ISRO's last 40 years spending is equivalent to NASA's 6 months of expenditure. That is the history we have to understand, sir. But they should not be punished for it. I'm looking at my good friend Jitendra Singh there. The Department of Space's budget has shockingly been slashed by 8%, down to 12,552 crore from the 13,700 crore that we were all presented in the budget estimates, sir. The cuts are highest in space technology, including the Human Spaceflight Center, as well as developmental and operational projects involving satellite launch vehicles. And space science, including space missions, has been cut by 32%. Why? NASA, sir, has been allocated $25.4 billion in 2023, and ISRO has the equivalent of $1.5 billion. That is the situation, sir. Our government needs to be more generous. Now, I want to stress that ISRO's strengths extend well beyond frugality. For Chandrayaan-3, India has also demonstrated familiarity with the major types of interplanetary spacecraft: orbiters, landers, rovers. The Chandrayaan-3 rover is rudimentary, but it speaks to an important focus area for the Indian space program, the planning and implementation of high-tech scientific missions. The data from Chandrayaan-3's scientific instruments will be crucial, because the mission will be the first to physically, chemically, and thermally characterize the soil, subsoil, and air near the moon's south pole on location. No other country has done this. India has some measure of technological superiority now compared to most other spacefaring countries, and it should press the advantage by going to more places in the solar system. And of course, we must conduct stellar science.
The better space-based scientific instruments currently operated by India are largely concerned with Earth observation and remote sensing. With a focus on indigenous development of technologies and techniques, we have become a premier manufacturer of both launch vehicles and satellites and a sought-after provider of low-cost launch services to other countries. Our Polar satellite launch vehicle, with 24 successful flights, has a proven track record, and the world record that has been mentioned of the launch of 104 satellites in one go has already been applauded by the Honourable Speaker. So we have all of this to talk about. Chandrayaan-3's success strengthens the confidence with which India faces the world. The country has spent the year, as we all know, presiding over the G20, though, as has been pointed out by my colleagues, we spent much more on it than we did on ISRO or on the Chandrayaan mission. But it is an influential voice for the global south. This adds to our prestige and our clout. We are also playing leading roles in other international bodies. How these relationships and how our global role generally, more broadly, will evolve remains to be seen. We are having unfortunate controversies going on this week with Canada. But nonetheless, the country's achievements in space undoubtedly strengthen our diplomatic hand, not least because of the respect they inspire in other countries. Thank you. I'll just take 2-3 minutes, sir. Among the foreign countries that have used India's space program to launch their own satellites and benefit from space cooperation include France, a space partner since 1964, which has supported India's development of launch vehicle satellites, applications and spaceflight, has also launched several satellites using our PSLV and GSLV. Russia, another long-term collaborator on various aspects of space exploration, including some of these same things, and Russia supplied key components for the crew module of Gaganyaan, and the US, with which India has a strategic partnership in space, covering areas such as Earth observation, satellite navigation, space science, planetary exploration, launch services, and human spaceflight. So France, Russia, and the US are all involved with us. And ISRO tells us that India has pursued bilateral and multilateral relations with space agencies and space-related bodies with the aim also of strengthening existing ties with these countries, taking up new scientific and technological challenges, refining our space policies, and defining international frameworks for exploitation and utilization of outer space for peaceful purposes. This is the diplomatic strength I'm talking about. So the US, Israel, Singapore, Canada, Germany, Indonesia, Japan, Luxembourg, the Netherlands, South Korea, the UK have all launched their satellites using our Indian PSLV and GSLV. And as a result, the government has earned $174 million from these launches alone. It's all the more a pity that our government has trimmed the budget for space education and research between last year and this one, even though on the whole our expenditure on space has gone up, and I know Jitendra will tell us that. Educating the next generation of Indian space pioneers ought to receive more funding. I'll conclude, sir, by recalling the proud moment when India's lander touched down on the moon and Prime Minister Narendra Modi wisely resisted parochial triumphalism of the kind we've seen later, and he hailed the achievement as a victory for all of humanity. But he also correctly noted that the achievement mirrors the aspirations and capabilities of 1.4 billion Indians. By showcasing its technological prowess, India's space program reminds the world not only of our innovative capabilities, but also of our capacity to help shape solutions to global challenges in other areas, from cyberspace regulation to peacekeeping. Looking up at the sky after Chandrayaan-3, Indians can contemplate a glorious global future. We are showing the world that India can be a standard setter rather than just a follower of rules made by developed countries. New horizons beckon, for the world is now our canvas, or should I even say, the whole universe. Jai Hind, sir. Thank you very much. कुछ आपको कहना है क्या? Okay. It's we not are at my home speech. now. We are Have at some home patience. now. It's Please. not my speech. Okay. So she's member also. No, I'm just wanting to intervene for a minute. It's just an intervention. Have patience. Have patience. Just something very important. Please. Sir, I want to make an observation, sir. Dr. Shashi Tharoor ji,
You're a very learned and senior member. It's very enriching to listen to his ideas every time he participates in the debate. So you said a lot of good things, sir. But I didn't want to disrupt him in the middle of his speech, but I hope I heard you correctly. You said something in between which I don't much agree to. So you mentioned, if I heard you correctly, I repeat, that there are lots of women, there are lots of girls who are entering the field of science and technology, and hopefully we would see many of them working under our space programs. So unlike our parliament, they wouldn't need reservation to be a part of the space program. I don't much agree to this, sir. It's not very appropriate. Okay. Please take it in a healthy light, sir. Okay, Just okay. yesterday, no, listen to me, sir. Let me complete. Just yesterday, we passed a very historic bill providing reservation to women inside the parliament. So it doesn't sound very appropriate because, no, women don't just have these here because of their capabilities and confidence, and we should never. नहीं, ये इस ढंग से डिबेट तो नहीं चल सकती. नो 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 नो, प्लीज सिट डाउन. हाँ, जा बस क्विक आप बैठ तो जाइए. नहीं, आप बैठ जाइए. Sir, your party has supported this very historic bill, Shri A. Raja, which please. means you agree to the idea of providing reservation to women for them to बैठ जाइए. reach जी आप बैठिए प्लीज. ओनली ए राजा, ओनली नो आप भी बैठ जाइए. बाद में बात कर लीजिएगा प्लीज. मिस्टर ए राजा, नो एक सेकेंड. आप मिस्टर थरूर बैठ जाइए. प्लीज बैठ जाइए. नो भाई. अधीर जी आप बैठिए. आप बैठ जाइए. आप बैठिए तो सही. आप भी बैठ जाइए मैम. नथिंग इज गोइंग ऑन नाउ. ओके नाउ प्लीज. एक सेकंड क्या कहना चाहते हैं आप? अरे आप बैठिए ना. I would like to clarify, since the minister, the honourable minister, who is also a good friend, appears to have misunderstood the thrust of my remarks. I would like to clarify that I meant no disrespect to either women in general or the very many honourable women in this House who have been elected without any benefit of reservation for all these years. Okay. We have said, sir, that we need reservation because the numbers are not enough. And that is why we passed the Women's Reservation Bill yesterday. I'm saying that in science and technology, we already have 20% in ISRO and the numbers are going up, sir. That's my point. That's all. Thank you. जी. सर हो गया. कुछ कहना है आपको क्या? सर अध्यक्ष महोदय, मुझे लग रहा है we need not carry this further because I'm very sure and I trust my friend Shashi ji has never been anti-woman. जी Mr. Chairman, sir. ओके ठीक है. Mr. Chairman, sir. It should be in good humor I always. must express my gratitude. Please. Mr. Chairman, sir, I must express my gratitude to invite me to speak on this important issue. Sir. चंद्रमा पर इतना हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए. हाँ जी प्लीज. चंद्रमा शांति और शीतलता का प्रतीक है. चंद्रमा शांति और शीतलता का प्रतीक है. इतना हंगामा नहीं होना चाहिए. ना प्लीज मिस्टर ए राजा, ओनली यू आर गोइंग ऑन रिकॉर्ड ओनली. प्लीज. आप बोलिए ना. सर हाउ कैन यू स्पीक सर? अरे नहीं, यू कैन स्पीक. आप बोलिए. हाउस मस्ट कम फॉर ऑर्डर. बैठिए. आप बैठ जाइए प्लीज. यू आर नॉट हेल्पिंग द चेयर. आप बैठ जाइए प्लीज. बैठ जाइए. हाँ प्लीज. सर अरे भाई
Sir. Sir. बैठ जाइए. Now please, Mr. A. Raja. Mr. A. Raja. बैठिए आप. ये अनावश्यक है. नो नो नो, प्लीज बैठ जाइए. आप बोलिए. Yesterday also the same thing. Rakesh Singh ji, Rakesh Singh ji, Rakesh Singh ji, what? Started speaking. Sir, the chair should give us protection. Sir, what is this? Sir, every time they do this, sir. Please. ए राजा बोलिए. Sir. बोलिए बोलिए बोलिए. I must express my gratitude for granting me this opportunity to say a few words on Chandrayaan. Sir, of course, I decided not to speak because of my health. More specifically, the throat is not cooperating with my voice. However, having heard the speech which was delivered by the Honorable Defence Minister Rajnath Singh ji, I am confined to stand before few minutes before this August House. Sir, the Prime Minister was yesterday very magnanimous that no one can claim exclusive credit for Chandrayaan. It is a common efforts, endeavours put by the team of our scientists with political and scientific will. Sir, in spite of that, we must be very magnanimous on behalf of DMK. The role of the Prime Minister or this government bringing this Chandrayaan-3 cannot be undermined. We want to wish and greet the government. Sir, I will come to later part. Once universe and galaxy was treated as a riddle for mankind. Till 1950s. In 1950s, various countries, including USA, used to send satellites to the moon and other planets. Thereafter Russia, thereafter China. No doubt, an exact position India has got today because of Chandrayaan that has been launched and smooth landed was effected. Sir, the parity which we claim today along with America and Russia and China will give a message that India is second to none to anybody in the space research hereafter. Sir, between 1957 to 58, when Soviet Union launched Sputnik 1, Sputnik 2, Sputnik 3, and the US launched Alpha, Pandit Jawaharlal Nehru shared with his view in the parliament that this is a new age of Sputnik. Sir, I must share this house that Tamil is one of the classical language recognized by the world and this government. Sir, Tamil has deep-rooted scientific measures in the literature. Since the Honorable Defence Minister says the Sanskrit is having such a tremendous potentiality in science, I am not defaming any language. Admittedly, this country is having two culture based on the Tamil and Sanskrit. The C.P. Ramasamy is a known educationalist who served as a Vice Chancellor, later the Diwan of Thiruvangur. Maybe Sasi may be well aware about his knowledge and prowess. He admitted that there are two cultures in the country. One is headed by Sanskrit by way of Aryan culture, and one is Tamil in the basis of the Dravidian culture. Sir, I am entitled, having said the Defence Minister, now I am entitled to say what Dravidian and Tamil language says about science. Sir, you cannot imagine. When I read Tolkappiyam, that is 3,500 years back, nobody can believe. It says this country was not created by a single man. This country was produced by evaluation of science. How? Nilam, Neer, Thi, Vali, Visumbodu, Kalanda, Aindin, Mayakam, Ivulaham. What does it mean in English? Sir, there is a metabolical change out of water
land, fire, air and space, what we call Panchabhutas. Panchabhutas. The entire world that has been made because of these Panchabhutas, you cannot create a new thing. New building has come. Does it mean to say Delhi weight has gone? No. For this bench, somewhere else a tree has been cut off. So this is the science which was later, after all 200 years back, it was scientifically put into a proper phrase that the weight of the universe is constant by Newton. 300 years back, English law says by Newton that the weight of the universe is constant. But whereas 3,500 years back, Nilam, Ti, Neer, Vali, Visumbu, Aindodu Kalanda Mayakam, metabolical change of the water, land, space, everything. So, are we not entitled to have pride for 3,000 years back? You should be. Yes. Sir, Tiruvalluvar. Everybody believed that the earth is static. Other planets are revolving around, including sun. It was believed, even in the Christianity, even in the Hinduism, even in the Islam. But 2,500 years back, he said, Sulandrum yerpinnadu ulagam, ulandrum ulave talai. He said, the earth is revolving. Earth is revolving 2,000 years back, Tiruvalluvar says. In spite of that, it is at the biggest of agriculture, at the biggest of flowing. This is a science. Sir, our Bharati, last century, early century, he said, Vana yalappo, kadal meena yalappo, sandira mandalatu yel kandu delivo. Vana yalappo, what does it mean? We will measure the space. Poet Bharati, who is a scholar in Sanskrit, he said in Tamil, Vana yalappo, we will measure the space. Kadal meena yalappo, we will measure the sea and fishes. Then ocean. Then the Chandra mandalatu yel kandu delivo. We will study and research the moon, which will be benefit to the mankind. These are all the Tamil literature. You cannot find any Tamil literature as far as science. You cannot say one incident that the language Tamil is traveling as against the science. Sir, Bharati is being a Tamil and Sanskrit scholar. In spite of that, when the science comes, he did not shut down the mythological. He did not stick on the mythological value. Sir, I am very proud as a student of Dravidian School of Thought, which was designed by Periyar EVR, and it was articulated by Dr. Annadurai, and it came to power after Kalaignar, respected our leader Dr. Kalaignar Karunanidhi. Along with them, today, the number one Chief Minister of Tamil Nadu, Honorable M.K. Muthuvel Karunanidhi Stalin, we welcome the measures that has been taken by the government to put the Chandrayaan in the correct orbit. By putting the Chandrayaan in the correct orbit, the mythological illusion that has been removed, that is the success of the Dravidian story, Dravidian concept. Sir, by this time, I must extend my congratulations to the all scientists, those who involved in the scientific team, in the space, more specifically the contribution of Tamilian. In Chandrayaan 1, Mailsami Annadurai. In Chandrayaan 2, Sivam. In Chandrayaan 3, Veera Muthuvel. Sir, these people are very proud. These people are not even went to private schools, private colleges. They belong to OBC. Very ordinary. They came from very ordinary gullible mass and studied in the government school. In spite of that, they contributed that India has reached the moon because of not the students from convent, not from the students of any other exalted institution abroad, by the government colleges and government schools. Sir, they did not know Hindi and Sanskrit. These scientists did not know Sanskrit and Hindi. They know only Tamil and English. In spite of that, they exalted such a position. Sir, I am looking back the history of space research since 1952, as put in my friend Sasi Tharoor. Sir, rightly he said, when Indian National Committee for Space Research, INCSR, was set up by the Pandit Jawaharlal Nehru, under the chairmanship of Vikram Sarabhai, and later it was developed to renamed as ISRO. Sir, I am disturbed when such a remarkable phenomenon took place and the nation got pride. We must introspect other mode of thoughts and views. Sir, I heard the defense minister very patiently. I recall
my memories and check it up with the documents in the Parliament. Just 1 hour back. In 2004, in my 30s, I was Minister of State Health in the Council of Ministers headed by Vajpayee, Dr. Vajpayee. He is known for protecting the Raj Dharma in politics. Sir, that time, a debate was brought by the honorable member from Andhra, Jaipal Reddy, a veteran leader in Congress. The motion is, drop the 3 cabinet ministers from the cabinet. One of the person he named is Murali Manohar Joshi, then the HRD minister. Sir, the motion was moved by Jaipal Reddy. The house was rapt attention. Murali Manohar Joshi was there. Atal Bihari Vajpayee was there. Then the Arun Jaitley said, I quote, I have always regarded Dr. Murali Manohar Joshi as a genius scholar, but my philosophical problem with him is that he is confused himself, history with mythology, philosophy with theology, astronomy with astronomy. And he further went, Mr. Joshi, you want to change the syllabus and you want to give a saffron syllabus for the students. I am entitled to call, he said, I am entitled to call you in the house that you are a textbook terrorist. Unquote. Sir, I was part of the government, in BJP government, no doubt. The reason is something different. This is not the place to elucidate. Nothing is different. But sir, the accusation that has been made, the accusation that was made by the Murali Manohar Joshi still continues in the mouth of Defense Minister Rajnath Singh. Sir, no doubt, government has done a great job. When the satellites were successfully sent by the America and Russia, Prime Minister Nehru wrote to all chief ministers, please note this. We have not sent it. India did not send it. Not able to send. But in spite of that, Prime Minister wrote letter to all the chief ministers, I quote, intrusion of the man into outer space, and unquote. Letter further says, it is very important. Our narrow world, we are entangled with all kinds of rivalries in the name of caste, greed and religion and national conflicts which have no meaning in this new age of science and space, unquote. Sir, when the Chandrayaan sent to the moon, naturally your mind and heart must enlarge. Whereas I feel with all my sincerity that one side you are sending the Chandrayaan to the space and your heart and brain going down somewhere else, which contradictions. What happened to my elder leader, T.R. Balu is here. Sethu Samudram project, which was a dream for us. It was completely stopped because of mythology, not by science. Sir, among the Chandrayaan celebration, sir, it is very painful. No, sir, nothing. क्या point of order है? Indian Constitution. Sir, I will finish 1 minute. Some point of order is there. Mr. Raja, some point of order is there. It should be listened. आप बैठ जाइए मैम. आप बैठिए. आर्टिकल 25. जी जी. भारत का संविधान 25 सर, वो कहता है कि कोई भी आदमी किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है और किसी आदमी को यह आजादी नहीं है कि वो उसके धर्म के आस्था के ऊपर जो अटैक करे. ये भारत का संविधान कहता है. ये बार बार जो है हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं. हम सनातन को मानते हैं, हम हिंदू हैं और आपको कोई राइट नहीं है हमारे ऊपर अटैक करने के लिए. बैठिए. ओके. देख लेंगे इसको, देख लेंगे. बैठ जाइए. जी. बैठिए. Mr. Raja, please. Mr. Raja, now please continue. Continue. And be careful. Sometimes mythology and history, they are mixed. They can't be separated altogether. You please take care of those things. Please. Okay. No. Please बैठ जाइए. आप Mr. Raja, only Mr. Raja. Yes, please. Okay, his point is taken. आप चलिए बोलिए. Please, you continue, please. Sir. Okay.
ठीक है, बैठिए, बोलिए सर, जी 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 बोलिए सर, we should be Sir. careful, we should be careful. Sir. I am repeating the Sir. words. Sometimes mythology Sir, and history amongst are the- mixed. Sir. They are mixed. Yes, sir. Sir, I am not doing it. Sir, I am not. I am In not our speaking nation, anything in our country, no. Sir. It is a tradition Sir. to tell the history through mythology. It is also a tradition Sir. there. Please now. Sir, without any Balu sahab, reservation. you are very senior, sir. Sir, Please. without any reservation, cutting across the political parties, we are ready to shower encomium upon this government, the Prime Minister, no doubt. But am I not entitled to say the other side also? Sir, Chandrayaan went successfully to the moon. We are celebrating, no doubt. We are entitled. The world should know that where India is going. As a superpower of fourth place. After USA, after Russia, after China, no doubt. I am also Indian. I am having my own pride towards the country, towards the Prime Minister, towards the ministers. But, sir, but, sir, my heart is, sir, my heart is bleeding. Sir, my heart is bleeding. One side, Prime Minister was jubilant for Chandrayaan-3. Other side, Prime Minister was very proud to launch Vishwakarma scheme. For what purpose? At the age of 18, boys, you want to launch a scheme to enslave a barber as barber ever. To enslave a shoemaker as a shoemaker ever. To enslave a goldsmith as a goldsmith ever. No. To enslave a carpenter as a carpenter No. ever. Please. आप बैठिए ना, आप बैठिए. बालू साहब, please come to the Chandrayaan only. Vishwakarma Yojana here is not to be discussed now. Please. You repel बैठिए. it. No. You repel it. There could be different interpretation repel also. it. Mr. Raja, there could be different Sir. interpretation also. Please Sir. don't go into those details. Please. This is a minute problem for our. Sir. No. Sir, when I am seeing, sir, the advertisement came. The advertisement came in the newspaper. You see the photograph. The man is chewing the shoe, and another man is proving the gold. Is there scientific? No, Mr. Raja, please. Sir. No. Sir. It doesn't mean like that. No, Sir. please. Sir. It doesn't mean like that. To help Sir, some sir, barber. sir. To help some. No. Austin will. Okay. Sir. जी. Sir. नहीं. अब बैठिए. देखिए, ये एक सेकंड. Austin. No. मैं मेरा एक आपसे Sir, निवेदन I है. will complete after that. You can. जी, चलिए. Sir, the Nehru's political and scientific temper was assessed by one David Michael. He said, I quote, "The arrival of humanity on the moon was interpreted by Nehru as an opportunity to emancipate humanity in India from all cycles." Unquote. So, how we are viewing this Chandrayaan? It is not a mere scientific glory. Other side, it should give equal sociological effect to the common people to maintain equality and give all accessible science to everybody. Sir, finally, sir, I plead, government, don't give any unscientific color to Chandrayaan. Yes. America did not do that. USSR did not do that. China did not do that. Please put the name of. Please. No, I'm finishing. Sir, please put the name of Vikram Sarabhai name for Chandrayaan-3. Thank you. Yes. Very good. श्री स्वागत राय जी. Sir, I rise to speak on the. पिछली बार क्या बोले थे याद है? फिर बोले क्या? Sir, I rise to speak on the success of the Chandrayaan. I congratulate S. Somnath and all the scientists of ISRO
देखिए एक सेकंड जब आपका बोलने का सुनिए आपकी कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। प्लीज लिसन, आपकी कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। आपको अवसर मिलेगा बोलने का। माननीय शांत बैठिए बिजोड़ी जी, नो, बैठ जाइए आप। आपको जब अवसर मिलेगा अपनी बात कहिएगा, अपना तर्क रखिएगा। अभी जो बात कही जा रही है उसको सुनिए आप, प्लीज। Sir, please. I congratulate Somnath and all the scientists of ISRO. I may mention. अब बोलिए। I want to mention that there are many Bengali scientists from Bengal in the Chandrayaan project. Hey, तुम बैठो तो, फालतू आदमी बैठो तुम, ताला बोल नहीं, भाषण दो ना। नहीं प्लीज, अगर सकते हो तो भाषण दो। They are scientists from Bengal, from Tamil Nadu, from Kerala, from other states, but they all are Indian scientists. Please, आप तो दादा you know the delicacy of the things. Now please, आप बैठिए. He doesn't need your support. Please, Sagadda. Every scientist from any region, any part of India, he was Indian scientist. Ji, please. When we are seeing, okay, Chandrayaan soft landing on the moon, in front of the TV, we saw Chandrayaan, then suddenly the Prime Minister's photograph came. The whole country wanted to see the soft landing. They saw the Prime Minister photograph. Why should this happen? Chandrayaan is not the result of one particular individual's effort. It is the result of 50 years of scientific work done by hundreds of scientists throughout the country. Sir, I was very pleased to hear Rajnath Singh speak on scientific temperament. The man who spoke of scientific temperament in this country was Jawaharlal Nehru. Scientific temperament means you do not accept anything without experiment, without logic. Science is knowledge which is certain and systematic. I am like Rajnath Singh, former professor of physics. But in my physics, while speaking on Chandrayaan, I don't bring Ram Mandir like Rajnath Singh. There's no connection between the two. Sir, I want to say, I'm not Indian. Sir, I want to say, when somebody in top position says that Ganesh had plastic surgery in the ancient days, I do not accept this. When somebody says that Kauravas were born due to in vitro fertilization, I do not accept this. When somebody says that in Ramayana, the Pushpak Rath was a discovery by the ancient Indians, I do not accept this. I accept only that which is proved by science. Let me make it very clear. Sir, let me give a background. Sir, the background is this. In 1957, the Soviets sent the Sputnik to the space. In 1961, Yuri Gagarin became the first person in space. In 1963, Valentina Tereshkova became the first woman in space. It was at this time that Jawaharlal Nehru felt that we must go into space science.
in 62, he set up the INCOSPAR, Indian National Committee for Space Research, headed by Dr. Vikram Sarabhai, a cosmic ray physicist. Nehru died in 64. In 69, when Indira Gandhi was Prime Minister, the ISRO was set up. And in 72, when Indira Gandhi was still Prime Minister, the Department of Space was set up. So whatever is happening today is continuation of what Dr. Vikram Sarabhai started in 1962. His legacy. He unfortunately died in 1971 in Thumba, the space which he liked so much. So now, India has... Arey, chup karo. Sir, chup karo. Sir, India got the first success in Aryabhatta, which was completely designed and fabricated in India and launched by a Soviet Cosmotos 3M rocket from Kapustin Yar on 19th April 1975. ISRO has successfully launched almost 150 satellites since 1975. Sir, ISRO has established major space systems for communication, television broadcasting, meteorological services, resources monitoring and management, space-based navigation services. ISRO has its headquarters in Bengaluru. Its facility spreads across various centers. Launch vehicles are built at Vikram Sarabhai Space Center, Thiruvananthapuram. Satellites are designed and developed at UR Rao Satellite Center, Bengaluru. Integration of launching of satellites and launch vehicles are carried out from Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, Andhra Pradesh. Development of liquid stages, including cryogenic state, very cold state, is done in Liquid Propulsion Laboratory at Bengaluru. ISRO has carried out 125 spacecraft missions and planned several missions including Gaganayan, an interplanetary mission, such as Chandrayaan, Lupex, Shukrayan and Mangalayan, MOM-2. Sir, ISRO, our own organization, it has surpassed NASA in efficiency, resourcefulness and cost effectiveness. In 2005, NASA launched the solar mission that cost $550 billion. Now ISRO is planning to launch the similar solar mission, Aditya L1, at a cost of $55 million only. That is 1/10 of the cost of NASA. There are 4 types of satellites sent by ISRO. One is communication satellites, which helps our communication system. 2 is Earth observation satellite, which take the pictures of the Earth. 3 is navigational satellite, and 4 is astronomical satellite. These works are going on. What is great about Chandrayaan, that so far we are using rockets to send satellites around the Earth. They are called either geosynchronized satellites, that means speeding at the same speed as Earth, or the polar satellite launch vehicles, which are placed fixed in the poles. Now, for the first time, sir, we have gone that from a satellite, our rocket has taken a lander mission, lander and a rover onto the surface of the moon. We failed in Chandrayaan-2. Our lander crash landed, but this time there was no
crash, the lander landed very softly. For one day, it sent me messages from moon, but then it had to be jettisoned. We are very happy, all of us, that India has achieved this. But we must have things in perspective. We are talking of a moon, not a moon landing, sending a lander in moon. There is a propulsion module and there is a landing module. Propulsion module takes it from the Earth orbit into the moon. Then landing module goes to the moon surface. Sir, I must remind you, आपको याद दिलाने चाहता हूं कि 57 में मैं बोला सोवियत स्पुतनिक भेजा, हम अभी मून में एक तो सॉफ्ट लैंडर भेजा 1969 में, आज से 54 साल पहले नील आर्मस्ट्रांग stepped on the moon as a man. Stepped on the moon. He said, it's a small step for me, but a giant step for mankind. Giant leap for the mankind. So, हम लोग चौवर नहीं है, तो हमें बैलेंस करके चलना चाहिए. लेकिन हमारा जो सैटेलाइट सिस्टम है, ये बहुत सर्विस दिया. They predict weather. कब तूफान आ रहा है, they predict crop development, and they, GPS, our taxi walas use GPS now. That is also based on satellite tracking. So I want to say that Chandrayaan-3 has demonstrated safe and soft landing on the lunar surface. It has demonstrated rover roving onto the moon. Thoda hi gaya, and to conduct in situ scientific experiments. What are the technologies there? Altimeters, laser-based altimeters, velocimeters, inertial measurement with laser gyro-based surface, propulsion system, navigational guidance and control, hazard detection and avoidance, and landing leg mechanism. ये सब हम इंडिया में डेवलप किया, यही हमारा गर्व की बात है. गर्व से बोलो, ये लैंडर पेलोड, इसमें चंद्रशेखर के नाम पे चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट है, टू मेजर द थर्मल कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर. इंस्ट्रूमेंट for lunar seismic activity, Langmuir probe to estimate the plasma density and its variation. So, itna sir, I am concluding. I am not discussing anything controversial. तो मुझे बोलने दिया जाए. अग्रवाल जी, चेयरमैन साहब, सर मुझे यही कहना है कि हम आगे बढ़े हैं, लेकिन बहुत दूर जाने पड़ेगा. See, we have not mentioned, nobody has mentioned Kalpana Chawla. She went by the Columbia space shuttle. Her craft exploded in 2003, and she along with 7 others died. Today I pay respect to Kalpana Chawla, who was an Indian-born astronaut. Sir, आज क्या है? 1 साल पूरा हुआ. क्या? किसका? फ्रैंक रूबियो, एक नासा के एस्ट्रोनॉट है. वो 1 साल स्पेस में है. 1 साल इंसान स्पेस में है. He is set to return to Earth this fall after setting the record for the longest single space flight by astronaut. He arrived at the International Space Station 21st September 2022 and will return home after 371 days
space. Rubio and his fellow crew members conducted dozens of scientific investigation and technology demonstration. Sir, ये नासा 58 में सेटअप हुआ. उस समय सोवियत यूनियन आगे था. वो पहले स्पुतनिक भेजा, पहले मैन ऑन द मून भेजा, पहले मैन ऑन द मून नहीं, मैन इन स्पेस भेजा, वुमेन इन द स्पेस. लाइका मर गया, लेकिन वेलेंटिना टेरेस्कोवा पहुंच गया. तो हमारा लक्ष्य जो है, आप लक्ष्य सिनेमा देखे होंगे ऋतिक रोशन का. लाइफ में एक लक्ष्य होना चाहिए. लक्ष्य यही है कि हम देश को आगे बढ़ाएंगे. देश में जो कुसंस्कार है इन लोग का बीच, ये दूर करेंगे. देश को विज्ञान में और टेक्नोलॉजी में आगे ले जाएंगे जी. तभी हमारा काम पूरा होगा. सर, अभी भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घूम रहा है. वो उधर ही रहता है, खाता है, ऐसा जैसा घर है. फ्रैंक रूबियो ऐसा किया है. अभी भी चाइना एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना दिया. 2 अमेरिकन have one, Chinese have one. So चाइनीज भी स्पेस स्टेशन. नाउ प्लीज, बहुत सारे काम करना है. ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें नासा, रशिया, जापान, यूरोप एंड कनाडा. अभी एक और बता है आपके. वन मोर स्पीकर इज देयर फॉर पार्टी जी. सर, हमको यही कहना है कि हमारा रैंक अभी 6th है. किसका पीछे? नासा, रशिया, जापान, यूरोप, कनाडा एंड चाइना. चाइना बहुत आगे बढ़ गया है. सर, आज इसलिए इस चर्चा में मैं जवाहरलाल नेहरू को प्रणाम करता हूं. थैंक यू. इंदिरा गांधी को प्रणाम करता हूं. ये हमारा स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाए. डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्रणाम करता हूं. और हमारा सतीश धवन और युवा राव, इन लोगों को प्रणाम करता हूं. ये सब लोग मिलके हमारा स्पेस प्रोग्राम आगे बढ़ाया. ये बीजेपी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है. थैंक यू. थैंक यू. लक्ष्य में श्री लाबू श्री कृष्ण जी. चलिए अब बैठिए. आप जब आए तो बोलिएगा इस बात को. जब आपका बोलने का नंबर आएगा तब इस बात को बोलिएगा जी. प्लीज डोंट टेक दिस आउट ऑफ माय टाइम सर. देख लेंगे उसको. ठीक है, देख लेंगे उसको. यदि आपत्तिजनक बात होगी उसको देख लिया जाएगा. नाउ प्लीज लवशिका सर, देख लेते हैं उसको. देख लेंगे. नाउ प्लीज सर, डोंट टेक दिस आउट ऑफ माय टाइम सर. इट्स गुड टू सी you in the new chair in the new parliament, sir. I thank my party floor leader, Mithun Reddy Garu, for allowing me to speak on the second day of the inauguration of this new parliament building, sir. From YSR Congress and also from all the members of Lok Sabha and Rajya Sabha, we thank the achievements of ISRO. We congratulate the achievements of ISRO. We are indebted to all the scientific achievements they have done in the last 70 or so years, sir. When I was asked to speak on this subject, the first quote that came to my mind was of Isaac Newton, sir, when he said, I was able to see further because I was standing on the shoulders of the giants, sir. We were able to achieve Chandrayaan mission because there were so many people that have contributed to it. Just now, Professor Dada has mentioned about Vikram Sarabhai, Satish Dhawan, U.R. Rao, Madhavan Nair, Kastur Rangan. Because of what they've achieved in the last 65 to 70 years, Shivan, all these people have achieved and contributed to the frontiers of the space exploration, sir. Because of them, we were able to achieve
mission to the moon, sir. And I also congratulate Somnath and his team, who was able to place a lander on the far side of the moon, sir. When I was watching it as a tech geek, like all of us, I was so happy for three different reasons, sir. The first one was, it was launched from Sriharikota, Andhra Pradesh. It's my Telugu land, sir. And it has been found to be lucky for all the launches, and they've all been successful, sir. And the second reason that I'm really happy was because of when I was going through the profiles of all the contributors for this success, all the scientists who were involved in this, majority of them came from state universities, sir, or engineering colleges run by state governments, sir. It was a great achievement. They didn't come from any IITs or NITs, sir. They just came from the state-run universities, sir. Third thing that we all should be happy is the participation of women in this endeavor, sir. They all dressed in kanchi saris, very beautifully, but they were having that vigor to make sure that our Chandrayaan mission was very successful, sir. But there are a lot of questions raised, not in the Western media, sir, why India is doing this activity when there's so much poverty in the country. For them, sir, there are three reasons. The first one being, we want to cross the frontiers of the science and space exploration, sir. It won't happen just like that, sir. Take, for example, as Dada was mentioning earlier, in 1965, we were human was able to land on the moon, sir. But from the last 50 or 55 years, the space exploration of most of the countries has actually gone back, sir. We think just because we have something like an iPhone in our hand, iPhone 1 to iPhone 15 actually accidentally happens. But it doesn't happen like that, sir. Unless some sort of impetus is given, some sort of iteration is given at some point of time, it doesn't happen just accidentally, sir. That's what has been happening in the space exploration. And as a country that is growing, as a country that is in the top 5 of the economies, this is the time to actually push those boundaries, sir. And second reason being, we have to dream big for the next generation. And we have to prove to the next generation that anything can be possible in India, sir. But I, being the member of Standing Committee on Education, I was able to go through the funding that was available to most of the colleges that people like Somnath has gone through, sir. Like TKM College, which was there in Prem Chandra's constituency, sir. There's a funding called RUSA, which was given to the state university, sir. Allocation was around 8,120 crores, sir. It was almost the same for the last 4 or 5 years. If you look at the spending, it's not even 60% of the spending is happening, sir. This spending is expected to take these state universities, state-run universities, from where the scientists who are working in ISRO are coming from, sir. But somehow this funding is not able to reach them. The reasons, whenever we ask them, the state is not contributing 30% or 40%. That is the reason that they always come up with, sir. But who is the person that are actually losing, sir? It's the scientific community of this country. So I hope the minister was here, but I hope the point is taken so that the scheme can be altered, so that the maximum amount of funds can be utilized by all the state universities and state governments, sir. And coming to the women participation, Shashi Tharuji has mentioned about it, and there were some comments from the other side also, sir. There's 20 to 25% of the women participation in ISRO, which has a workforce of almost 16,000, sir. And if you look at the STEM graduates from India, women STEM graduates who are pursuing science, technology and engineering in India, 43% of them are women, sir. When you compare to US, it is only 34%. When you compare to the developed countries like Canada, it's only 31%. Even in UK, it is only 38%, sir. We are far, far, far ahead, sir. And also 30% of the research papers across 186 fields, this information I got it from Scopus, sir, are being published by women, sir. But only 14%, even though there's 43% of them are STEM graduates, of them are women, only 14% of the women are participating in STEM-related jobs, sir. This
Yesterday we were very proud that we have passed the women reservation bill, sir. But these people are putting the effort for almost 15 to 16 years to graduate, coming out with these degrees, but not able to participate in this workforce, sir. Unless we come up with new schemes to encourage them, unless we place the money where we talk, this situation is not going to increase, sir. And third, Minister Jitendra Singh ji is also here, sir. It is regarding National Research Foundation, sir. I wish somehow every Friday the House gets adjourned, sir, and he always gets the time. We always get the time to ask him the question only on the Friday, but somehow it gets adjourned and we never get to ask the question. But National Research Foundation has been envisaged almost 4 years back with the outlay of 50,000 crores that has been mentioned. And until now, not a single rupee has not been, correct me if I'm wrong, but not been actually given out to any of these IITs or NITs or any of the state-funded universities, sir. For the last 4 years, that all these institutes have been actually waiting for it, sir. Mike, please. We can't hear. Yeah. Mike, sir, Mike. Because it's still being structured. So when my turn comes to speak, I'll elaborate on that. Yes, sir. I'll also elaborate on, because out of these 50,000 crores, we thought it's all coming from the state government, sir, but we have been told that 36,000 crores are supposed to be mopped up from the private. Yes. If you can give us the modalities of how you're going to raise it. I don't want to interrupt you, no. So I'll elaborate when my turn comes. Yes, because you're right. Almost 36,000 will be from non-government sources. That's the difference now. Because yes. Dada, please. Dada, Baidi, please. Because we are actually at one of the lowest globally, sir, with respect to the spending on the research. Only 0.7% of the GDP is spent on the research, sir. So that's why I expect the minister to answer it when elaborate it when you're speaking of it, sir. And the other point being, I've been speaking to a lot of the startups who are in the space exploration, sir, and most of them have come up with a request. You are doing PLI, Production Linked Incentive Scheme, for all the industries, coming from food sector to steel and every other industry. But somehow this PLI scheme is not being implemented for this space technology, sir. So if the minister can actually take it up. And also the second suggestion that they came up with is regarding GST exemptions for private satellite launch service providers, sir. There's a company called Skyroot, which is based out of Hyderabad. They're trying to, most of the cost that happens is during the launch, sir. And this company, Skyroot, is trying to reduce the cost, like how SpaceX is doing. But indigenously, they're trying to reduce it. So if some sort of encouragement can be given with regards to this, that will be a big favor to them, sir. Because, let me put this on record, sir, because there's no disrespect to our scientific community or anything like that, sir, but if you look at GSLV Mark 4, correct me if I'm wrong, it can only put 4 tons into the geostationary orbit, sir, whereas Long March 5, which is the Chinese one, can put almost 14 tons satellite in the same orbit, sir. And also in the lower orbit, GSLV Mark 4 can only place 7 tons of the satellites, sir, whereas Long March 5, which is of the Chinese one, can put almost 25 tons in the lower orbit, sir. Because there's a huge difference in our payload capacity and their payload capacity, sir. This can be closed down only if the participation of the private players in this whole thing, sir. So I wish the government, yes, our scientific community is doing exceedingly well with the frugal funding that is available for them, sir. But they will do much, much better if the funding can be increased, sir, and also if the private participation is increased, sir. I'll end up by saying what our Prime Minister has, I keep on quoting, abhi samay hai aur sahi samay hai. I think this is the right time for all of us to do, because India being a country with young population, with a lot of aspirations, so this is the right time for the treasury benches to actually put the money where they are talking, sir. Thank you very much. Thank you. Honorable Member Pratap Rao Jadhav. धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज यहाँ पर जो हो रही है चंद्रयान-3 की चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी,
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन 15 अगस्त 1969 में ग्रहों की खोज और अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान को आगे बढ़ाने के राष्ट्रीय विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकसित करने में और उपयोग करने के दृष्टि से किया गया था। मेरे पहले बहुत सारे सदस्यों ने यहाँ पर बहुत सारे बातें यहाँ पर कही, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन अध्यक्ष जी आजादी के बाद से अब तक भारत ने अंतरिक्ष का सफर शानदार तरीके से तय किया है। साइकिल व बैलगाड़ी से शुरू हुई हमारी अंतरिक्ष की यात्रा मंगल और चांद तक पहुंच गई है और सूरज के तरफ भी हम निकल चुके हैं। आज भारत मानव को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी भी कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट रूस के प्रक्षेपण केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर अंतरिक्ष के दुनिया में अपना भारत के सुनहरे भविष्य के लिए नींव तैयार की थी। आर्यभट्ट उपग्रह का निर्माण इसरो के लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस समय न तो भारतीय वैज्ञानिकों के पास आधारभूत सुविधाएं थी और न ही पर्याप्त संसाधन थे। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने जज्बे के आगे समस्याएं छोटी हो गई और इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश धवन के मार्गदर्शन के युवा टीम ने आर्यभट्ट का निर्माण किया था। अध्यक्ष जी, हमारे वैज्ञानिकों ने 22 सितंबर 2008 को 1380 किलोग्राम का चंद्रयान-1 भेजा, जो 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की सतह पर पहुंचा। चांद पर तिरंगा लहराते ही भारत चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने वाला चौथा देश बन गया। अध्यक्ष जी, यह सिलसिला यहां नहीं रुका। 22 जुलाई 2019 को भारत ने अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की नेतृत्व में नेविगेशन के कार्यक्रम में भी बहुत तेजी आई। अध्यक्ष जी, कारगिल युद्ध में के दौरान अमेरिका ने अपना नेविगेशन सिस्टम भारत को देने से मना कर दिया था, जिससे हमारी सेना को कारगिल की पहाड़ियों पर दुश्मन के छुपे ठिकानों का पता लगाना मुश्किल हो गया था। लेकिन हमारे सैनिकों के अदम्य साहस का परिचय दिया और कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ठान लिया था कि भारत अपना नेविगेशन सिस्टम तैयार करेगा। अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 11 अप्रैल 2018 को इसरो ने नेविगेशन उपग्रह IRNSS लॉन्च किया। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित था और इसके साथ ही भारत के पास अब अमेरिका के जीपीएस सिस्टम की तरह अपना नेविगेशन सिस्टम है। अध्यक्ष जी, 27 मार्च 19 को इसरो ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। इन दिनों सैटेलाइट से एक लाइव भारतीय सैटेलाइट को नष्ट करने में सफलता मिली। अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने वाला भारत चौथा देश बना। इतना ही नहीं, 1 अप्रैल 2019 को इसरो ने इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस उपग्रह समेत 29 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित किया। इसमें 28 विदेशी उपग्रह शामिल थे। पहली बार इसरो ने एक ही मशीन से 3 अलग अलग कक्षाओं में उपग्रहों को स्थापित किया। अध्यक्ष जी, इसरो के समक्ष बहुत चुनौतियां थी, जैसे कि अंतरिक्ष यात्रियों की प्रशिक्षित करने और मानव अंतरिक्ष उड़ाने के लिए लॉन्च व्हीकल की उन्नत तकनीक भी कमी थी। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तकनीकी दक्षता का अभाव, निजी क्षेत्र की सीमित भूमिका, परियोजना का धीमा कार्यान्वयन, सरकार द्वारा पर्याप्त समर्थन नहीं होना,
बजट की कमी, लेकिन जब केंद्र में माननीय श्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आई, परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आई और बजट की कमी भी दूर हुई। अध्यक्ष जी, चंद्रयान-2 से मिली सीख और राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर चंद्रयान-3 पर भी काम किया और सफल प्रक्षेपण किया। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में मिली लंबी छलांग लगाई। इसरो ने वैज्ञानिकों की इस बड़ी कामयाबी से देश भर में खुशी की लहर आई और दुनिया ने भारत की बड़ी उपलब्धि को खुले दिल से सैल्यूट किया। अध्यक्ष महोदय, मुझे यहाँ बताने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि जिस लोकसभा क्षेत्र बुल्ढाना से मैं आता हूँ, वहां से चंद्रयान मिशन में जो सिल्वर स्टर्लिंग ट्यूब लगी है, वह मेरे लोकसभा क्षेत्र बुल्ढाना के खामगांव तहसील से बनाई गई थी और महाराष्ट्र के हिंगोली भूमि में एक शुष्क हिस्सा दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी विज्ञान कार्यक्रमों में से एक गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन करने के लिए LIGO वेधशाला का स्थल बनने जा रहा है। यह साधारण प्रयास वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए सरकार के दृढ़ समर्थन का एक चमकता उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अभूतपूर्व वैज्ञानिक अन्वेषण का एक युग देखा है, जिसने हमारे देश को वैश्विक वैज्ञानिक उपलब्धि में सबसे आगे खड़ा कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, हिंगोली के परिदृश्य को शुभशोभित करने के लिए तैयार LIGO इंडिया प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के दृढ़ नेतृत्व द्वारा समर्थित ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने के हमारे देश के संकल्प का प्रतीक है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर बहुत सारी बातें यहाँ पर कही गई, ब्रह्मांड के बारे में भी यहाँ पर बोला गया, लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारे जो सनातन हिंदू धर्म के जो ग्रंथ है, वो ग्रंथ में भी ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा विष्णु महेश को हम मानते हैं और कुछ लोग ब्रह्मा विष्णु महेश का जो कार्य है उसको अंग्रेजी में गॉड कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं 2 मिनट में खत्म करूंगा। जो ब्रह्मा विष्णु महेश को जो कार्य है उसको गॉड मानते हैं, उसको गॉड बोलते हैं। गॉड जी बोले तो जनरेट करना, वो बोले तो ऑपरेट करना, और डी बोले तो डिस्ट्रिक्ट करना, बोले तो ब्रह्मांड का निर्माण, ब्रह्मांड की रक्षा और ब्रह्मांड की समाप्ति, ये तीनों हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश में समाई गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये वैज्ञानिकों को इसका श्रेय देते हुए हमारे ग्रंथ लिखने वाले ऋषि मुनियों को भी मैं इसका श्रेय दूंगा कि जिन्होंने अपने ग्रंथों में पुराने जो 5000 नहीं कई हजार साल पहले हिंदू धर्म के जो हमारे ग्रंथ है, वो ग्रंथ में ये सभी चीजों का उल्लेख वहां पर क्या है। आज चंद्रयान का जो उल्लेख यहाँ पर हो रहा है, अध्यक्ष जी, हम बचपन में जब हमको समझ भी नहीं थी तो तब हमारी माँ, हमारी नानी, हमारी दादी हमको चंद्रमा की लोरियां सुना कर वहां पर हमको सुलाती थी, खाना खिलाती थी, और आज वो चंद्रयान की जो उत्सुकता थी हमारे दिल में पहले से ही मौजूद थी, और आज हमें यह भी महसूस हो रहा है कि हमारा देश और हमारा देश का तिरंगा वो चंद्रमा पे जाके लहरा रहा है। मैं हमारे वैज्ञानिकों को और उनको पूरा सपोर्ट करने वाले हमारे एनडीए सरकार को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं मेरी भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर दिनेश कामित जी। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे चंद्रयान-3 की सफलता पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, मैं सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिकों का आभार प्रकट करता हूं कि उन लोगों के प्रयास से हमारा देश का नाम गौरवान्वित हुआ है। सभी भारतवासियों के लिए एक बड़े हर्ष गर्व की बात है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने चांद पर अपना यान भेजा है। अब हम सभी देशवासियों को यह उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत सफल हो। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में सबसे पहली बार 2008 में चांद पर अपना यान भेजा था। उसके बाद 10 से 15 साल की मेहनत के बाद
दोबारा यह समय आया है कि हमारा यान फिर से चांद पर अपना कदम रखा है। महोदय, चंद्रयान-3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 बजे हुआ था। यह यान चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार सायं 6:04 के आसपास सफलतापूर्वक उतर चुका है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया है। इसके अलावे भारत एवं भारतीय वैज्ञानिकों के अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नई पहचान प्राप्त हुई है। अब हम सभी देशवासियों को अपने वैज्ञानिकों का समर्थन करना चाहिए। हम सभी को उनके द्वारा किए गए इस कार्य के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। महोदय, चंद्रयान-3 के मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग का प्रदर्शन करना, चंद्रमा पर रोवर के चलने का प्रदर्शन करना और इन सीटू यानी चांद की सतह पर ही वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना है। मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लैंडर में कई उन्नत प्रौद्योगिकी मौजूद हैं, जैसे कि लेजर और RF आधारित अल्टीमीटर, वेलोसीमीटर, प्रोपल्शन सिस्टम आदि। ऐसी उन्नत तकनीकों को पृथ्वी की स्थितियों में सफलता प्रदर्शित करने के लिए कई लैंडर विशेष परीक्षण जैसे इंटीग्रेट कोर टेस्ट, इंटीग्रेट हॉट टेस्ट और लैंडर लैंग मैगजीन प्रदर्शन परीक्षण की योजना बनाई गई है और इसे सफलतापूर्वक किया गया है। महोदय, चंद्रयान-3 के माध्यम से भारत का लक्ष्य अपनी तकनीकी कौशल, वैज्ञानिक क्षमताओं और अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना है। यह सफलता अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष समुदाय में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा। यह मिशन युवा पीढ़ी को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में कैरियर बनाने के लिए प्रेरित करेगा तथा विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करेगा। महोदय, इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि भारत ने सबसे पहली बार 2008 में चांद पर अपना चंद्रयान भेजा था और 2008 में ही हमारे संसदीय क्षेत्र सुपौल तथा कोसी में भयानक विनाशकारी बाढ़ आई हुई थी, जिसकी वजह बहुत ही बड़े स्तर पर जान एवं माल की क्षति हुई थी। साथ ही कई रेल मार्ग ध्वस्त हो गए थे, जिन पर आज कुछ खंड भी परिचालन का शुभारंभ नहीं हो पाया है। महोदय, सदन के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि पूर्वी मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल अंतर्गत ललित ग्राम से फारबिसगंज तक CRS का इंस्पेक्शन 11 जनवरी को हो चुका है, किंतु अभी तक उस खंड पर रेल परिचालन का शुभारंभ नहीं हो रहा है। बस मालिकों द्वारा जनता का शोषण हो रहा है, जबकि कई बार माननीय रेल मंत्री से संपर्क करके उनका ध्यान आकर्षित किया। उस पर अतिशीघ्र रेल परिचालन का शुभारंभ किया जाए। जोगबनी दानापुर तथा जोगबनी सहरसा एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया जाए, जिसे रेलवे बोर्ड के द्वारा जोगबनी से चलने वाली ट्रेन जिनका नया समय सारणी निर्गत हो चुका है उसे भी हरी झंडी दिखाकर परिचालन शुभारंभ किया जाए। साथ ही राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी 12,527 और 12,528 सरायगढ़ या सुपौल तक विस्तार किया जाए, जिससे सुपौल जिला सहित कोसी तथा सीमावर्ती क्षेत्र के सभी जनता को इसका लाभ मिले। महोदय, इसी के साथ पुनः मैं अपने पूरे संसदीय क्षेत्र की जनता की तरफ से हार्दिक धन्यवाद एवं बधाई देता हूं और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि आप सभी वैज्ञानिकों को उनके कार्य क्षेत्र में सूर्य की तरह तेज प्रकाश बना रहे और इसी तरह देश को सर्वोच्च सम्मान मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर श्री अच्युतानंद सामंत जी। I would like to thank Honorable Chair to grant me this wonderful opportunity to participate in the discussions regarding success of Chandrayaan-3 mission
and other achievements of our nation in the space sector. It's my first address in this new house that was brought with the historic passage of Nari Shakti Bandhan Adhiniyam, and today we are to discuss the other momentous milestone of soft landing of Chandrayaan-3 near the south pole of the moon, making Bharat the fourth country to achieve a soft landing on the moon after the US, Soviet Union and also China. 23rd August, all of us were glued to the screen and were keeping updates of what was happening second by second. Whole of India watched it through group live streams with finger crossed, becoming a part of this majestic lunar mission by heart. And when it landed, there was celebration and joy all over. It was the victory of each of 140 crore Indians. Really, it was the day when we saw the best of the poetic and literary references of Chand in relation with the space achievement. Chand pe ghar, Chanda mama ke paas, Chand dilaunga, etc., and so on. In this regard, Russia's president acknowledged the impressive progress made by India in science and technology. South Africa president celebrated the moment as a significant achievement for the BRICS coalition, while Nepal's prime minister termed it historic. The European Space Agency was thoroughly impressed, and the United States praised the success for its inspirational and historic significance. In this regard, we acknowledge this and celebrate the significant contribution of Indian scientists who made this possible. It is their efforts and perseverance that paid off. They are shining examples of knowledge, dedication, and expertise. The exceptional analytical abilities of our scientists, their steadfast commitment to exploration, and relentless drive to overcome challenges consistently places India at the forefront of global scientific achievements. Their quest for excellence and curiosity not only solidify our global reputation, but also inspire others to dream big and contribute to the world's knowledge. The involvement of large number of women scientists have contributed to the success of Chandrayaan-3 and India's space program in general, motivates aspiring women scientists like no one else. In this regard, I am happy that several scientists from our state, Odisha, played very significant roles in ISRO Chandrayaan-3 lunar exploration mission. Devashish Mahapatra, Sarath Kumar Das, Atal Krishna Khotua, and Naga Raju, and so many Odias have contributed in this mission. I have to congratulate Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, his visionary and exemplary leadership to inspire India's space program for human welfare and scientific progress. He has always encouraged science and innovation. Under his leadership, a series of reforms have been ushered which have made research and innovation easier. This celebration of 23rd August as the National Space Day is an example of his love, respect and belief in Indian space program. Chandrayaan-3 triumph serves as a remarkable affirmation of Prime Minister Narendra Modi's resounding message, Jai Vigyan, Jai Anusandhan. I have to express my thanks for his leadership of including common man, everyone in the process, whether it is sports or space launch or G20. Thanks for Jan Bhagidari. Similarly, it has huge impact. It has opened up web of opportunity for several sectors that could boost India's economic growth. It has opened up a new horizon of opportunity for several startups and companies involved in sectors such as space technology, aerospace, defense and R&D. It will also boost private investment in allied sectors. Coupled with higher budgetary allocation,
it will ultimately contribute to economic growth. It also paves the way for an increased scientific temper amongst the youth of India, an accelerated pathway for self-reliance in emerging sectors and technology, and instilling the confidence to be amongst the top 3 economy of the world, solidifying the Made in India image. Lastly, the future of the Indian space sector is vibrant, with several major initiatives and projects in progress, continuing government funding and private sector collaboration. India is poised to make an indelible imprint in the field of space exploration and technology. India is and will continue to be in the forefront of the space technology race. Thank you, sir. Thank you. Honorable Member Shri Ram Shiromani Verma ji. अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय चंद्रयान की सफलता पर अपने विचार रखने का मौका दिया। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। मुझे गर्व है कि इस नए सदन में अपनी पार्टी की तरफ से बोलने का पहली बार मौका मिला है। इसके लिए हम अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। महोदय, चंद्रयान-3 की सफल प्रक्षेपण में अपना पूरा देश गर्वान्वित महसूस कर रहा है। अब हम वैश्विक मानचित्र पर अपना स्थान रॉकेट प्रक्षेपण के संदर्भ में अंकित हो चुके हैं। इस सफल प्रक्षेपण हेतु मैं इसरो के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों सहित उक्त चंद्रयान के लिए काम करने वाले समस्त कर्मचारियों को भी, जो दिन रात मेहनत करके चंद्रयान-3 को सफल बनाया है और आज विश्व में भारत पहले स्थान पर अंतरिक्ष प्रक्षेपण के मामले में पहुंच चुका है। मैं और मेरी बहुजन समाज पार्टी और देश के सभी सम्मानित नागरिकों की तरफ से इसरो के सभी वैज्ञानिकों को दिल से धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं कि समय समय पर देश की जनता की मांग को देखते हुए नित्य प्रतिदिन हमारे वैज्ञानिक अपनी लगन, परिश्रम और मेहनत से सफल अंतरिक्ष प्रक्षेपण करते रहेंगे। इसी के साथ अपने लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती की सम्मानित जनता जनार्दन की तरफ से भी समस्त वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री कोटा प्रभाकर रेड्डी जी। नया सदन में पहली बार बात करने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर जी। I extend my heartfelt congratulations to all of us on the notable achievement of the Chandrayaan-3. Today, as I stand here, I want to reflect on the ISRO's history, which started from teeny outwise in the great scientist Sarabhaji ji and becoming the powerful counterpart of the elite international space agencies of the world as we know. Pandit Jawaharlal Nehru and scientist Sarabhai are considered among the founding further Indian space program ISRO, which today I know for its unique and cost-effective technologies. In this regards, we express our heartfelt gratitude to all the Honorable Prime Minister standing with the Nehru ji to our current Prime Minister and the Narendra Modi ji for the further invaluable contribution of the transforming ISRO's trajectory into the historic one, and I pay my respects to all of the scientists from the Aryabhatta to Somanath ji for the having contributed so much to the nation of the mission to the space. ISRO, through its hard work and the achievements, becomes a great role model, not just for the other countries,
but also amongst the private companies invested in the space exploration, which ISRO was set up in the 1960s. Moon and Mars missions were not too in the agenda. Even in the for future, the aim was the initiate the space exploration, the expeditions to learn more about the world's space for the benefit of our people. With such clear objective, even in time when in the country was still struggling with issues of poverty and the limited resources, ISRO leaders developed in the style and the products exam maximum benefits within the minimum of efforts. We are very grateful to contributions of our brilliant scientists and leaders of ISRO. Since its inspection, the journey of ISRO from the 1960s to the today has simply been remarkable. Sir, Chandrayaan successful landing in our south pole of the moon was a joyous and the historic moment of the country. The country joined in the elite club of the countries to soft land and on the moon. The successful landing on the south pole of the moon, which no country has ever achieved so far, also shown the technologies programs that India has made so far and the scientific capabilities and the commitment to work to our Indian scientists and the engineers. The success Chandrayaan-3 is not only an achievement for the country to fulfill global aspirations, but also open the avenue for the economic growth across various sectors. In the believed the bolster of Make in India initiative to contribute to the growth. Sir, of domestic companies which are engaged in the developing satellite systems and the telecommunications. The success of the great missions has also paved the way of the fostering heightened scientific mindset among the Indian youth, accelerating the journey towards the self-reliance of the emerging sectors and the technologies and instilling confidence position ourselves among top of 3 economics globally. While taking about the many achievements of the ISRO, it is the quality important also take about the extensive role played by the Telangana for our same the Telangana state emerging as the commercial hub of the space related products and the services in the well known that over 30% of the components used in the ISRO highly acclamated Mars orbits missions in the supplied by SME based in Hyderabad. Sir, 1 minute, sir. I can proudly to say that I am the first state that effectively take about the mate waivers and most receptive state of encourage youth and relay space of the behind this was is the dream that turned out of the true overturn. There was no vision of the mission of the Chief Minister of Chandrasekhar Rao and our IT Minister of the KT Ramarao, which is the launch of the space technology framework in the April 23. Telangana government under the leadership of Chandrasekhar Rao unvalued, and this is the aim of the blustering private industry involvement in the space technology sector. This framework has been the magic position establishment, the state of the globally recognized the one-stop designations in the technology. And we are the emerging closer to that dream. My launching is the space tech framework and the implementing of the plan initiated to the Telangana state is the intents of the further achievements realized vision the promoting the domestic products and the launch of the vehicle satellite systems and their companies ground the equipment manufacturing and the various other facilities within the state of Telangana. The state's government of Indian can be matched, guided by the vision of the Chandrasekhar Rao Chief Minister, dedicated effort the Ramarao young individuals of the T-Hub established by the Telangana government are achieving the remarks factors on across the various domestic expansional talents in the Telangana, pushing the boundaries, achieving the significant milestones in the nations of the setup and the provide the satellite launch of the history. Hyderabad startup companies spended the door of the new opportunities in the Indian space sectors. 1 minute, sir.
one notable achievements in the economy, Sky Roof Aerospace Private Limited, which has successfully pioneered Indian the made in private rocket launches in the Vikram. Yes, setting the remarkable presented. This is the epitome of the Telangana government. Involving the support of the young individuals who are the showing of the talented world and the transforming their brilliant ideas in the reliability through their startups. Further coming up the latest national achievements of the Chandrayaan-3, there is the doubt about the mission. If the displayed the fact of the Indian will be soon emerge prominent player as the cost of the effective satellite launcher. It is expected that is a will urgent argument of the Indian contribution of the global space of the economy by 8.10%. Honourable member, please sum up. Moreover, expected the believement the Chandrayaan-3 is the Indian time the influences Indian domestic market as is the expected and the foreign investors prepare respectively on the Indian grow in the space of the research. Yes. Thank you, sir. Okay. Honourable member, Srimati Supriya Sule. Thank you, sir. Is there a cabinet minister present in the house? Please raise your hand. Cabinet minister, cabinet. Honourable Cabinet, not for MOS, cabinet minister. Sir, such an important debate going on, there is not one cabinet minister, sir. We can expect ministers. Sir, please, you must put it, sir. It's such, how serious they are about Chandrayaan-3, sir. Yes. It's such a, we are so proud of what has happened. Sir, you must give a ruling. There has to be one cabinet minister here, sir. Message will convey it to ministers. Sir, please put it on you can record. start. There is not one cabinet minister for such an important debate, sir. Your point is noted. It will convey it to ministers. Please do, sir. Please give us. You can start now. Aap ruling dijiye, sir. They don't have any right Not to a single like cabinet this, minister. That's really shameful, sir. Sir, I'd like to take this opportunity to congratulate the success of Chandrayaan-2. Every scientist and technocrat that has contributed in this 60-year journey. So I would like to congratulate everybody who has contributed in their way. Success of Chandrayaan is about competencies, capabilities, and capacities of people who have contributed in 60 years. Sir, I was very fortunate enough to grow in a city of Mumbai, which had Nehru Science Center and Nehru Planetarium. And I was brought up completely with a scientific temper. I see this whole debate actually with absolute respect to Rajnath Singh ji, who we always look up to. So today in his speech, I had a slight disappointment in his speech because I was expecting him to give us the vision of tomorrow, Chandrayaan 4, 5, 6, Aditya, L1 further. But that really lacked, so I was a little disillusioned today. And I am very strong about tradition, about values, about culture and heritage. These are all the things we are all brought up with. But today as a proud Indian, I felt from the treasury benches that completely lacked in the speeches that came from me. I will not repeat the points about Dr. Tharoor and Dr. Roy said, but I would definitely put it on record that it was like Pandit Jawaharlal Nehru and Dr. Sarabhai, who we grew up learning and reading about. It was Dr. E.V. Chitnis also, who substantially contributed in the growth story of ISRO. And it was, of course, Professor Dhawan, Dr. Brahman Prakash, who was one of the best metallurgists India has ever had. U.R. Rao, Dr. Nair, Dr. Kasturanga, Dr. Krishna, Dr. Shivam, and now Dr. Somnathan, who have contributed to the growth of ISRO where we are today. Sir, the Honourable Prime Minister always talks about indigenous growth of India. I would like to put it on record that I was very fortunate enough to get elected from a constituency called Baramati in Pune district in Maharashtra, sir. I'm very proudly happy to share with you, sir, there is an industry over 100 years started by Walchand Hirachand. It's called the Walchand Nagar Industries, which 100 years ago started innovation under that leadership, and the entire Doshi family and the Walchand family today have contributed to the growth of that area, which is Indapur, which is in my constituency, Walchand Nagar, sir. And they have made immense parts to this entire Chandrayaan जो बना है सर, उसमें वालचंद नगर की और इंदापुर की बहुत बड़ी देन है, और ये सब वालचंद हीराचंद ग्रुप ने बनाया है. तो 100 साल से ये फैक्ट्री इसमें काम कर रही है, और मैं आई वुड लाइक टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड कि इन्होंने 100 साल में जो काम किया, इंडिजिनियस जो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो ये वालचंद ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान. इसरो के जो पार्ट्स बनते हैं वो मेरे निर्वाचन क्षेत्र है कि मेरा भाग्य कि ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से मैं चुन के आती हूँ सर.
वैसे इनोवेशन की जब बात होती है तो और दो है कि खेड़ शिवापुर जो एरिया मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है सर, वहां VCB इलेक्ट्रॉनिक्स की एक कंपनी है, VCB इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां भानुदास भोसले, सुजाता भोसले, संदीप चौहान और सोन सुंदर ये वेलू एरिया में है, जिन्होंने चिप्स बनाई है सर जो इस चंद्रयान में गई है। तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र से दो बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस है, एक वालचंद ग्रुप का और दूसरा VCB इलेक्ट्रॉनिक्स का। सो आई फील वेरी वेरी प्राउड व्हेन आई स्टैंड हियर वेयर वी आर प्रेजिंग अबाउट चंद्रयान एंड दीज आर ऑल इंडिजिनियस। और ये सारी कंपनियां सर 2001 तो 100 साल पुरानी है और दूसरी 15-20 साल पुरानी है। सो आई जस्ट वुड लाइक टू पुट ऑन दिस रिकॉर्ड स्ट्रेट. And there are other companies which are doing wonderful work in my constituency, like the hydrogen technology, sir, software, be it Wipro, be it KPIT, Tata's, Mahindras, they've all contributed to all these works that are going on, sir, in the new development of the new India. Sir, the whole thing which Dr. Tharoor also mentioned and Professor Roy also said was the spirit of inquiry and the spirit of questioning, sir. The entire debate today, somewhere I felt that we are very proud of our glorious tradition, sir. Be it in mathematics, be it in metallurgy, and be it in astronomy. India is very proud. 2000 years ago, mathematics, something that everything goes with. Unless तुम्हारा गणित अच्छा हो, life में कुछ नहीं हो सकता. So we have such rich tradition. So instead of getting trapped into stories, which people were talking about earlier in the debate, I'm not condescending. It's wonderful. Whatever your mother has taught you can never be wrong. But we must not forget the rich tradition of mathematics, metallurgy and astronomy which India is so proud of. Because श्रद्धा तो होनी ही चाहिए सर, लेकिन अंधा श्रद्धा नहीं होनी चाहिए. So श्रद्धा जो आपको सिखाया वो जो आप चाहते हैं उस पे आप विश्वास रखिए, वो आप, it is in a democracy, it's your right. But the problem is I get worried when people in position of power and who are sitting on that side of parliament today talk about issues which actually surprise me when we are talking about the scientific temper. मेरे महाराष्ट्र में सर पिछले हफ्ते एक डॉक्टर आया था जो ब्लैंकेट्स डालता है लोगों पे, और ब्लैंकेट डालने के बाद वो बोलता है कि आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी. सर आप सोचिए, एक तरफ हम लोग चंद्रयान-3 की बात करें और दूसरे जगह एक भारतीय जनता पार्टी का MLA बोल रहा है कि ब्लैंकेट डालिए आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी. ये कैसे चलेगा? तो श्रद्धा जरूर होनी चाहिए लेकिन अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए. आपको याद होगा सर, बी इट Shri Dabolkar, Shri Gauri Lankesh, Govind Pansare and Kalburgi ji. What were they? How did they die, sir? Because this was whole conflict which we are, and I think this was a debate where we only should discuss about scientific temper. तो श्रद्धा होनी चाहिए लेकिन अंधश्रद्धा के खिलाफ महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ा दाभोलकर जी ने बहुत मूवमेंट चलाया था. हमारे यहाँ बिल भी है कि अंधश्रद्धा के खिलाफ सबने एक्शन लेना चाहिए. और जहां पार्लियामेंट में अंधश्रद्धा के बारे में कहा जाता है, सो समबडी लाइक मी हु बिलीव्स इन क्वेश्चनिंग एंड वांट्स द नेक्स्ट जनरेशन, तो इन चंद्रयान बैठ के हमारे बच्चों को हम अंधश्रद्धा सिखाएंगे तो देश आगे कैसे जाएगा सर? सो वी हैव टू हैव अ साइंटिफिक टेम्पर एंड आई वुड लाइक टू कोट डॉक्टर APJ Abdul Kalam ji when he said, dreams are not those which come while you are sleeping. Sir, dreams are not those which you come into reality while you're sleeping, but dreams are those when you don't sleep before fulfilling them. So I pay a rich tribute to every scientist and technocrat in this country who have contributed in the last 6 decades to make Chandrayaan-3 a reality. Thank you very much. Thank you very much. Shri Prince Raj ji. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी. आज आपने मुझे चंद्रयान-3 की सफलता और स्पेस सेक्टर में भारत की उपलब्धियों पे बोलने का मौका दिया. मैं अपने और अपने पार्टी की तरफ से आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं. सर, आज इस नए सदन में प्रथम भाषण देते हुए काफी खुशी और काफी गर्व महसूस हो रहा है. आज का विषय कोई पॉलिटिकल विषय तो नहीं है सर, और ना इस पे पॉलिटिक्स करनी चाहिए, लेकिन कल जैसे राज्यसभा में इस पे डिस्कशन हो रहा था और आज लोकसभा में हो रहा है. कई माननीय सदस्यों को हमने सुना, जैसे कल लोकसभा में महिला बिल पर चर्चा हो रहा था और आज चंद्रयान-3 पे हो रहा है, तो कुछ माननीय सदस्य के भाषण से लगा कि ये क्रेडिट टेकिंग मूवमेंट बन गया है कि जब बिल लाया गया तो उसमें कहा गया ये बिल हम पहले लेके आए. जब चंद्रयान-3 पे बात हो रही है
तो कहा जा रहा है कि इसरो की स्थापना हमने की। तो हमें लगता है इस तरीके की पॉलिटिक्स आज नहीं होनी चाहिए और आज मुक्तः हमें अपने विषय पर रहना चाहिए। आज इस मंच के माध्यम से अध्यक्ष महोदय जी, हम अपने वैज्ञानिकों का, इंजीनियर्स का, रिसर्चर्स का और उन सभी कर्मचारियों को हम बधाई देते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भारत देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया। और आदित्य-1 L1 की जो सफल लॉन्चिंग हुई है उसके लिए भी हम उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सर, यह स्पेस मिशन सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। हमने सभी को धन्यवाद दिया, लेकिन हम चाहेंगे कि हम अपने उन महिलाएं साइंटिस्ट को विशेषकर धन्यवाद दें जिन्होंने अपना योगदान इस सफल स्पेस मिशन में दिया है। हम उन्हें धन्यवाद देना चाहेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने योगदान के बदौलत एक पिक्चर बदला है, एक इमेज बदली है। चाहे कल हम लोग यहां पे जैसे डिस्कशन कर रहे थे महिला आरक्षण बिल के ऊपर, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? उसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सभी सेक्टर्स में हमारी माताएं बहनों ने अपना अपना स्थान बना लिया, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्स हो, इंजीनियर्स हो, डिजाइनर्स हो या एडवोकेट्स हो, जज हो, पायलट्स हो। लेकिन कहीं ना कहीं सदन में, विधानसभा में उनकी कमी हमेशा रही और कल के बिल के पास होने से हमें लगता है ये भी कमी पूरी हो जाएगी। जिस तरीके से हमने महिला साइंटिस्ट को विशेषकर धन्यवाद दिया क्योंकि उन्होंने सोच बदली है। पहले कहा जाता था कि हिंदुस्तान की महिलाएं, उनका काम सिर्फ चूल्हा तक है, खाना बनाने तक है, लेकिन वो सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है। एक और सच्चाई है जिसे बहुत लोग देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि जो हाउसवाइफ होती हैं सर, जो घर की महिलाएं होती हैं, वो सिर्फ खाना बनाने तक नहीं है सर। वो महिला उस घर की होम मिनिस्टर होती है, वो महिला उस घर की फाइनेंस मिनिस्टर होती है, वो महिला उस घर की हेल्थ मिनिस्टर होती है, वो महिला उस घर की एक सपोर्टिव सिस्टम होती है, एक फूड मिनिस्टर होती है सर। उस घर के निर्माण में उस महिला का बहुत बड़ा योगदान रहता है सर। सर, ये बात दुनिया समझ नहीं पाती है कि किस तरीके से हिंदुस्तान में एक तरफ हमारी माताएं आ रहे और यहाँ मंत्री जी भी है उपस्थित। सर, ये दुनिया समझ नहीं पाती है कि हिंदुस्तान में, भारत में किस तरीके से एक तरफ हमारी माताएं बहनें चंदा चांद को अपने करवा चौथ वाले दिन पूजती है और दूसरे तरफ हमारी माताएं बहनें उसी चांद पर दोनों मंत्री है और आ रहे हैं, लैंडिंग करती है। कृपया शांत रहिए। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी शिक्षा है, इसको दर्शाती है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, बिल्कुल सही कहा, चंदा मामा अब दूर नहीं है। सर, विश्व के अन्य देशों के मुकाबले हम लोगों का जो बजट है, जो स्पेस मिशन का बजट है, वो बहुत कम है और बहुत कम बजट में भी हम लोगों ने काफी उपलब्धियां प्राप्त की। अगर हम देखें, अन्य देशों ने भी प्रयास किया, लेकिन भारत ही एक प्रथम ऐसा देश है जो कि दक्षिण ध्रुव में पहला सफलपूर्वक लैंडिंग उन्होंने किया। तो इसके लिए हम अपने साइंटिस्ट को बहुत बहुत बधाई देते हैं और एक आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता एक भारत का पहचान उन्होंने बनाया है। सर, हम अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद और करेंगे कि जिस तरीके से बुरे परिस्थिति में उन्होंने अपने साइंटिस्ट का साथ दिया, उनका हौसला बढ़ाया, उनको हिम्मत दी, उनका नेतृत्व किया, उसी का परिणाम है सर कि आज हम लोगों ने एक सफल मिशन, स्पेस मिशन हम लोगों ने पूरा किया। हमें पूर्ण विश्वास है सर कि उनके कौशल नेतृत्व में जिस तरीके से कोरोना काल में हम लोगों ने देखा
कि देश ने एक स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण किया। जिस तरीके से आज देश डिफेंस सेक्टर में सर इक्विपमेंट्स बना रहा है, इसको एक्सपोर्ट कर रहा है, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग वहां गए थे, देखे भी थे। और जिस तरीके से ये नया संसद भवन भव्य भवन बनकर तैयार है और चंद्रयान-3 की लैंडिंग हो या आदित्य L1 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग हो, सर इससे यह दर्शाता है कि किस तरीके से भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। और सर वो दिन दूर नहीं है जब आदरणीय प्रधानमंत्री की सोच 2047 में एक विकसित भारत अपने पूरे देश की सूची में अपना नाम दर्ज कराएगा। वो दिन दूर नहीं है सर। सर ज्यादा समय नहीं लेते हुए सर आप एक बार पुनः हम अपने सभी साइंटिस्ट, सभी अपने महिला साइंटिस्टों का, सभी इंजीनियर्स का, सभी रिसर्चर्स का, सभी उन कर्मचारियों का और जितने भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए थे, मिशन जुड़े हुए थे, हम उन्हें पुनः हमें नमन करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं, उन्हें बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जयंत सिन्हा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका, हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने पार्टी का और विशेष रूप से हजारीबाग की जनता का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि उनके सहयोग और आशीर्वाद से मुझे अवसर मिला है कि जो हमारा पुराना सदन था, ऐतिहासिक और सुंदर सदन, वहां बोलने के अवसर मिले और आज इस भव्य और आधुनिक भवन में भी बोलने का मुझे अवसर मिल रहा है। उससे आप लोगों के लिए सबको कोटि कोटि धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। सभापति महोदय, ये सही है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, यही समय है, सही समय है, अमृत काल का समय है, अमृत काल का समय है। और बड़ी तेजी से देश बदल रहा है, देश में परिवर्तन आ रहे हैं और हम सबको महोदय, सब मान्य सदस्यों को, यहां देश की जनता को लग रहा है कि हम लोग रोज रोज इतिहास को रच रहे हैं, रोज इतिहास को रच रहे हैं। कल ही हम लोगों ने महिला आरक्षण के लिए संवैधानिक संशोधन किया, जो स्वर्णीय अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा। उसी के पहले 19 सितंबर को हम लोग पुराने सदन से इस भव्य सदन में हम लोग आए, इतिहास हम लोगों ने रचा। 9 सितंबर को, 10 सितंबर को जब G20 की लीडर्स समिट हुई, तब भी हम लोगों ने नई दिल्ली में इतिहास हम लोगों ने रचा। और क्योंकि आज चंद्रयान के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, चंद्रयान भी जब 23 अगस्त पे जब चंद्रयान ने चंद्रमा के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग की साथियों, तब भी हम लोगों ने दुनिया का इतिहास रचा, भारत का इतिहास रचा। और इस कारण, क्योंकि इतना हम लोग यहां अपना योगदान दे रहे हैं, इतिहास रच रहे हैं, इतिहास रचा जा रहा है, आज भारत विश्व में विश्व मित्र और विश्व गुरु के रूप में उभरता चला जा रहा है। भारत उभरता चला जा रहा है और इसलिए उभर रहा है क्योंकि अगर हम में समृद्धि है तो हम में सादगी भी है, अगर हमारी शक्ति है तो हमारे में एक शांति है, और अगर हमारा साइंस है तो हमारे संस्कार भी हैं, अगर हमारा साइंस भी है तो हमारा संस्कार भी है। और अगर कोई समझता है कि हम अगर संस्कार की बात करें तो हम साइंस की बात नहीं कर रहे हैं, विज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। कई मेरे विपक्ष के साथियों ने कहा कि हम लोग संस्कार की थोड़ी ज्यादा बात करते हैं और साइंटिफिक टेम्पर की बात थोड़ा कम करते हैं, ये उनका मानना था। लेकिन हम लोगों के इतिहास में प्राचीन समय से एक संतुलन रहा है, संस्कार में भी और साइंस में भी। और अगर हम अथर्ववेद में जाएं, मंडपा उपनिषद में जाएं, तो वहां से जो मूल मंत्र निकल के आया, वो आज हमारे राज्य का मूल मंत्र है, सत्यमेव जयते। अगर हम किसी चीज से भी प्रेरित हैं तो हम सत्यमेव जयते से प्रेरित हैं, ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स। और अगर विज्ञान कुछ भी है तो वो सत्य है, वो ट्रूथ है। और जो भी कोई, और मैं खुद विज्ञान का स्टूडेंट हूं, इंजीनियर हूं, तो मुझे तो कहना पड़ेगा कि अगर हम लोग साइंस में कोई भी तलाश करते हैं, प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, वो भी साइंटिस्ट हैं, उनको मालूम है कि जो साइंटिफिक मेथड है, जो साइंटिफिक टेम्पर है, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी ऑफ द ट्रूथ।
और वो हम लोगों के संस्कार में लिखा हुआ है। और इसलिए आज अगर हमारी साइंस जो है वो चंद्रमा में पहुंची है, क्योंकि हमारे संस्कार हम लोगों को ये प्रेरणा देते हैं, सत्यमेव जयते। और हमें, जैसे अभी बहुत वक्ताओं ने कहा है और मैं भी अपनी बात उसमें जोड़ना चाहूंगा, कि अगर हम इस साइंस की बात करें तो साइंस में हमारे बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया है। और अगर ये योगदान है तो उसे हम 1962 या 1960 से हम लोग नहीं उसे आरंभ करें। हम अपने संस्कार के बारे में, अपने इतिहास के बारे में भी सोचें, जहां विश्व को, प्राचीन समय विश्व को आर्यभट्ट जैसे, भास्कर जैसे, ब्रह्मगुप्त जैसे, वरमहीर जैसे वैज्ञानिक थे, जिन्होंने विश्व को गिनती सिखाई, विश्व को ट्रिग्नोमेट्री सिखाई, विश्व को एस्ट्रोनॉमी सिखाई। और प्रोफेसर साहब और सब जो मेरे यहाँ साइंटिफिक जो हमारे सब यहाँ साथी हैं, उनको अच्छी तरीके से मालूम है ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारे साइंटिफिक संस्कार हैं। और उससे जुड़े हुए उसके बाद पीढ़ी दी पीढ़ी, कड़ी दे कड़ी जो चलती आई, उसमें ये सही है कि पंडित नेहरू जी का भी योगदान है। पंडित नेहरू जी का भी योगदान है। 1960 में, फिर 1962 में उन लोगों ने इसरो को आरंभ किया। उसके बाद सब माननीय प्रधानमंत्रियों जी का सहयोग है, इंदिरा गांधी जी का सहयोग है। उन्होंने सतीश धवन जी को वापस बुलाया, कैलटेक में वो पढ़ रहे थे, उनको उन्होंने वापस बुलाया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से जाकर वो इसरो गए, उनका बहुत बड़ा योगदान था। और उसी प्रकार हमारे भारत के बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक रहे हैं जो मुझे प्रेरणा जिन्होंने दिया है, जैसे सीवी रमन साहब, मेघनाथ साहा साहब, विक्रम साराभाई, होमी भाभा, एचजीएस मूर्ति, वमन पटवर्धन, हमारे परम आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम जी, सतीश धवन जी, इसरो के सब जो चेयरमैन रहे हैं, सतीश धवन जी, राधाकृष्णन जी, शैलेश नायक जी, किरण कुमार जी, शिवन जी, और अब सोमनाथ जी, यूआर राव जी, कस्तूरी रंगन जी, माधवी नायर जी, इन सबको हमें धन्यवाद देना है। और विशेष रूप से इन सबको तो धन्यवाद देना ही है, लेकिन हम लोगों को सब जो हम लोगों की साइंटिफिक कम्युनिटी है, ना सिर्फ आईआईटी दिल्ली में या और सब आईआईटीज में जहां से मैं हूं, लेकिन जो हमारे सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, हजारीबाग में विनोबा भावे में भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां से हमारे इंजीनियर आए जिन्होंने इसरो में और साइंस में उन्होंने योगदान दिया है। अभी हमको बता रहे थे विद्युत जी कि जमशेदपुर से भी बहुत सारे लोग हैं जो इसरो में जुड़े रहे हैं, त्रिवेंद्रम से लोग जुड़े हुए हैं, चेन्नई से लोग जुड़े हुए हैं। पूरे हमारे महान इस भारत से हमारे इतने सारे साइंटिस्ट और इंजीनियर हैं जिनके योगदान, जिनके सहयोग समर्थन के कारण ये हमारा जो पूरा अब आते हैं। लेकिन इन सबको धन्यवाद, हम सबका नमन करते हैं, हम सबका प्रणाम करते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति का योगदान इसमें स्मरणीय रहा है, अकल्पनीय रहा है, अतुल्य रहा है, तो हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का योगदान रहा है। सबको हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन नेतृत्व और जो अतुल्य योगदान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का रहा है, वो इतिहास कभी नहीं भूल जाए। हमारे विपक्ष के साथी भले भूल जाएं या चाहे उसको भूलने के लिए, लेकिन इतिहास उनको नहीं भूल सकता। और अगर सत्य में जयते, अगर आप साइंटिस्ट है, अगर आपको फैक्ट से अगर आपको कोई ताल्लुक है, तो इसको आप ना भूले। और मैं इसको सिर्फ ऐसे ही राजनीतिक तौर से मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तर्क और तत्वों के आधार पर कह रहा हूं कि अगर योगदान विशेष और अकल्पनीय रहा है प्रधानमंत्री जी का, क्यों रहा है, मैं आपको बताता हूं। आप जान लीजिए कि 2013-14 में जो इसरो का बजट था वो 5,600 करोड़ का बजट था। आज के समय इसरो का बजट 2 गुना से ज्यादा हो गया है, 12-13 हजार करोड़ हो गया है। ये हम लोगों ने 9 वर्षों में किया है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का योगदान है। और यहाँ सब जानते हैं, सब अनुभवी हमारे माननीय सदस्य हैं, उनको मालूम है कि ऐसे बहुत कम विभाग हैं भारत सरकार में, सभापति महोदय जी, ऐसे बहुत कम विभाग हैं जो सीधा प्रधानमंत्री जी से जुड़े हुए हैं, जो प्रधानमंत्री जी के ही अधिकार क्षेत्र में आते हैं, और वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यही उनका है। और अगर इसमें बजट को 2 गुना से ज्यादा कर दिया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरा आप ये भी जान लीजिए, और सुप्रिया जी ने कहा, मैं बिल्कुल उनका समर्थन करता हूं उसमें, कि हमारे प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे वालचंद का हो, चाहे वो हम एलएनटी की बात करें, और विशेष क्योंकि मेरे सब झारखंड के यहाँ साथी बैठे हैं, मैं एचईसी रांची का भी इसमें सहयोग जो उन्होंने दिया है, जो क्रायोजेनिक इंजन बना है वो एचईसी रांची में ही बनाया गया है, तो प्राइवेट सेक्टर का योगदान रहा है। लेकिन 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्णय था
कि जो पूरा जो स्पेस का जो सेक्टर है, इसको हम लोग प्राइवेट सेक्टर के लिए इसको खोल दें, इसको लिबरलाइज कर दें। और इसके कारण, क्योंकि हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर को इतना प्रोत्साहन दिया है, इतना सहयोग दिया है कि आज स्पेस में 140 स्टार्टअप्स आ चुके हैं और हम लोगों का स्पेस का इकोसिस्टम बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। यह भी माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्णय था। जैसे उन्होंने बजट को दोगुना किया, वैसे उन्होंने स्पेस को लिबरलाइज करके 140 स्टार्टअप्स को उन्होंने योगदान दिया। और तीसरा कि जब हम लोगों ने इस तरीके से लिबरलाइज किया तो विश्व में नंबर 1 और सबसे अफोर्डेबल किफायती तरीके से अगर कोई भी सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में डाल सकता है तो वो इसरो ही डाल सकता है। और पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने कुल मिलाकर, मैं आपको ये आंकड़े बता दूं, स्पष्ट आंकड़े जो हैं कि हम लोगों ने करीब लगभग 400 फॉरेन सैटेलाइट्स को हम लोगों ने अर्थ ऑर्बिट में डाला है, जिससे हम लोगों को इसरो में 3300 करोड़ का हम लोगों को इसमें रेवेन्यू हम लोगों को मिला है। वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि इस तरीके से इसरो को हम लोग पूरी तरीके से ओपन अप करके सैटेलाइट लॉन्च में हम लोग ले आए। और इस तरीके से अगर किसी को भी पूरी तरीके से श्रेय इस सफलता को मिलना चाहिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलना चाहिए, ये हम सब लोग स्वीकार करें। इसरो का इतिहास बहुत दिनों से चलता है। मैं चंद्रयान पे आता हूं, लेकिन अगर हमें चंद्रयान को समझना है तो हम उसको पहले आर्यभट्ट सैटेलाइट को समझना होगा, जो सोवियट्स ने 1975 में जिन्होंने अर्थ ऑर्बिट में डाला। उसके बाद हम लोगों का खुद का लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट 1980 में गया। फिर रोहिणी सैटेलाइट्स गए, इनसैट सैटेलाइट्स गए, IRS सैटेलाइट्स गए। ये सब सैटेलाइट्स गए, एक लंबी हम लोगों ने एक कड़ी बनाई इसकी। हम लोगों ने नए लॉन्च व्हीकल्स हम लोगों ने तैयार किए, पोलर सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, GSLV, और फिर छात्रों के लिए भी स्मॉल सैटेलाइट्स को भी हम लोगों ने लॉन्च करने की क्षमता की। और हम लोगों ने मंगलयान को भी हम लोग जाकर, मार्स को भी जाकर हम लोगों ने ऑर्बिट में हम लोगों ने अपना सैटेलाइट भेजा। और आपको याद होगा तब हम लोगों ने सब जगह कहा था कि इतनी किफायती तरीके से हम लोग कर रहे हैं कि हॉलीवुड की पिक्चर के बजट से कम तक हम लोग मंगलयान के द्वारा हम लोग मार्स तक पहुंच सकते हैं। ये हमारी क्षमता है। और अगर ये क्षमता है, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ये काम में लगे हुए हैं, अगर पूरा भारत इस काम में लगा हुआ है, तो हमें समझना चाहिए कि स्पेस जो है और चांद पहुंचना कितना प्रेरणा का स्रोत है और इसको कितने दिनों से इसको एक लक्ष्य बनाया गया। और उसमें मैं अमेरिका की भी बात करना चाहता हूं, क्योंकि अगर जो अमेरिकन जो स्पेस कैपेबिलिटीज है उससे हम लोग सब लोग प्रेरित हैं। और खासकर जॉन एफ कैनेडी का एक बहुत ही जाना माना एक भाषण है जो मैं अभी कोट करना चाहूंगा। और जॉन एफ कैनेडी ने कहा था, वो हम लोगों को याद करना चाहिए। जॉन एफ कैनेडी ने 1962 में कहा था, Why some say the moon? Why some say the moon? Why choose this as our goal? This replies to India. Why choose the moon? Why is this our goal? And why, they may well ask, why climb the highest mountain? Why climb the highest mountain? Because it is there. New hopes for knowledge and peace are there. We choose to go to the moon this decade and do the other things, not because they are easy. We choose to go to the moon. This applies to India. We choose to go to the moon not because they are easy, but because they are hard. अगर हम बड़े लक्ष्य अगर हम लोग हासिल करने के लिए हम लोग अपनी आकांक्षाओं को बनाते हैं, अगर हम इस भवन का निर्माण 3-4 साल में कर सकते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि ये आसान काम है, इसलिए क्योंकि ये मुश्किल काम है. Not because it is easy, because it is hard that we choose to go to the moon. It is not easy to build this parliament building in 3 or 4 years. It's not easy, but because it is hard, we have chosen to do it. It is hard to build all the roads and highways and everything else, but because it is hard, we want to do it, because that's the new India we want to build. It is hard to be able to feed 80 crore people with the Garib Kalyan Yojana, but क्योंकि मुश्किल है, इसलिए हम इसको करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमने करके दिखाया है. It is not because it is easy, but because it is hard. And it is hard. अगर कोई समझता है कि चंद्रयान चांद में पहुंच गया और कोई भी इसे कर सकता है, तो मैं आपको लूना 25 के बारे में बताना चाहता हूं. लूना 25 के बारे में. और आप जानिए
कि अगर 1950s में स्पेस रेस चालू हुआ और अगर जॉन एफ कैनेडी ने कहा कि हम लोगों को 1960s में ही हम लोगों को मून पे पहुंचना है, तो क्यों किया उन्होंने? क्योंकि उनके सामने एक चुनौती थी, एक कंपटीशन था, और वो कंपटीशन किसके साथ था? वो सोवियत यूनियन के साथ था, क्योंकि सोवियत यूनियन ने स्पेस फ्लाइट और स्पेस का पायनियरिंग जो उन्होंने किया था, यूरी गगारिन वगैरह आप सबको याद होगा, उस स्पेस रेस के कारण जॉन एफ कैनेडी ने कहा कि वी मस्ट गेट टू द मून। वही सोवियत यूनियन, वही स्पेस प्रोग्राम उसी समय जब चंद्रयान अगस्त में पहुंच रहा था साउथ पोल ऑफ द मून, उनका लूना 25 जो था वो भी अगस्त में फेल हो गया। नॉट बिकॉज इट इज इजी, it is because it is hard that we go to the moon. The Russians who developed, who pioneered space flight, they were the ones who were not able to succeed. They tried a South Pole landing and they failed. They failed. And they used a 30 kg robotic launcher, a 1750 kg launch mass. Not because it is easy. What did we do? Instead of putting a 1750 kg launch mass, Professor Saab, we put a 4000 kg launch mass and a much larger payload on Chandrayaan-3. We put it into Earth orbit. We moved it out of Earth orbit into the lunar orbit. And then on August the 23rd at 6:04 p.m., and I'm sure everybody here must have been spellbound watching, and I will tell you also that the number of concurrent users on the ISRO channel on YouTube that day was the highest YouTube has ever recorded. पूरा भारत उस ऐतिहासिक क्षण को देख रहा था YouTube के चैनल पे, और 6 बजे अगस्त 23 को हम लोगों का चंद्रयान वहां चांद पे पहुंचा, साउथ पोल की लैंडिंग हुई, 14 दिन उन लोगों के सब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट चले. Not because it is easy, the Russians were not able to do it. It is because it is hard that we did it, and we accomplished something that the Russians were not able to accomplish. Because it is hard, not because it is easy. That is the India we are building. That is the India that we want to see. That is the India our Prime Minister wants to see. और इसी कारण जो हमें चंद्रयान में सफलता मिली, सब हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की सफलता थी. और मुझे तो खुद निजी तौर पे बहुत खुशी हुई, बहुत मुझे गर्व हुआ. हजारीबाग के भी कई लोग उससे जुड़े हुए थे, मेरी फोन पे भी उनसे बात हुई, और जब आप उनसे बात करें, हर से वो गदगद थे कि इतना बड़ा लक्ष्य हम लोगों ने हासिल किया. लेकिन ये तो एक और ही कड़ी है. अभी हमें और बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है. चांद पे तो हम पहुंच ही गए, फिर आदित्य L1 तो हम लोगों को सूरज तक ले गया, और सूरज पे जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, जो कोरोना पे जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जो कोरोना का स्टडी हो रहा है, वो भी बहुत ही ऐतिहासिक है. लेकिन आपको मालूम है कि हम लोगों की सोच ये है कि हम लोग जल्द ही हम लोग गगनयान के द्वारा, और मैं आपको बता दूं कि इसकी ट्रेनिंग हमारे एस्ट्रोनॉट्स वगैरह की हो गई है. हमारे पास वो पेलोड कैपेसिटी है हमारे रॉकेट्स की, लॉन्चर्स की, कि हम लोग कुछ लोगों को हम लोग 400 किलोमीटर सैटेलाइट के पार हम लोग स्पेस में ले जाना चाहते हैं. गगनयान के द्वारा मैन्ड स्पेस फ्लाइट भी यहां भी हम लोग जाना चाहते हैं. तो ये लक्ष्य, ये हमारा लक्ष्य है, यहां हम लोग पहुंचना चाहते हैं. और इसके द्वारा जो हम लोगों का स्पेस का इकोसिस्टम बन रहा है, उसे भी हमें समझना चाहिए. ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच है कि हमें सिर्फ ये मिशंस जो है इसमें हमें सफल नहीं होना है. हमें मिशन से और आगे बढ़कर पूरा स्पेस का एक इंडस्ट्री, पूरा स्पेस का एक इकोसिस्टम भी हम लोगों को बना देना है. और क्यों हमें इस तरीके से बनाना है? क्योंकि जब स्पेस का इकोसिस्टम बनता है तो बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज भी हम लोग उसके द्वारा उसमें बहुत आगे बढ़ जाते हैं. और ये एडवांस टेक्नोलॉजीज, क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट के तौर पे इन एडवांस टेक्नोलॉजीज पे हम लोग अपना कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, ये बहुत ही जरूरी है. और इसमें मैं हमारे भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी का मैं एक कोट आपको बताना चाहता हूं. ISRO's vision was clear. If Indians were to play a meaningful role in the community of nations, they must be second to none in the application of advanced technologies to real-life problems. That is our Honorable Prime Minister's vision. We use the space ecosystem to develop the knowledge and the ability and the capabilities to deal with these advanced technologies, whether they pertain to material science, whether they pertain to telecommunications, whether they pertain to remote sensing, weather forecasting, all of these different advanced technologies in computing, in semiconductors, all of them
will come within our capability set if we are able to push the space ecosystem. And I will conclude, Sabhapati Mahoday, with the vision that we take our 140 startups, they become thousands of startups, we generate tens of unicorns, and they become among the world's leading space companies, pushing these advanced technologies, taking India not just to the moon, not just to the sun, but to the stars. That is the new India that we are building, not because it is easy, because it is hard, and we want, as Thank you very much. Said, progress. Thank you very much. Shri Karti Chidambaram ji. Sir, there are certain events in a nation's history which uplifts the entire national mood. And August 23rd, 2023 was definitely a golden moment in our history when billions in India abatedly watched Chandrayaan successfully land on the uncharted part of the moon. It was really an epoch-making day, and it was a day which lifted up the spirits of entire India. This spirit was lifted up by ISRO, which is manned by people like TK, Anuradha, M. Vanita, Latikamba, Kalpana Kalasti, Mangala Mani, Sohan, Subhashish Nayak, and the former director Sivan, and the project director Veeramuthuvel from Viluppuram. These are people who come from small towns, who studied mostly in government schools and in in non-private colleges, not very glamorous institutions, who lifted up the spirit of India through ISRO. So this House, I'm sure, and the entire nation pays great tribute to them. Sir, it's not surprising that our defense minister, who was a physics lecturer, veered into philosophy, veered into spiritualism, veered into faith. Every physicist, including Oppenheimer, who was the father of the atom bomb, eventually became a philosopher. And I'm sure our defense minister has got a philosophical side to it. But sir, the point is, we confuse spiritualism and faith. I agree that science and spiritualism have a very close connection. I agree that philosophy and science has a broad connection. But sometimes we confuse faith to be spiritualism and science. Faith cannot be questioned, because if it is questioned, an Ayatollah will give a fatwa, a clergy will expunge you from the church, or a self-styled godman will tell you that you are a heretic. So faith is not questioned, but spiritualism is questioned and science is questioned. What is questioned is what can be science. What can't be questioned can only be faith. So let's not confuse faith and spiritualism. Sir, I am a believer in God. I have faith in astrology. I have faith in God. I have faith in ritualism. That is my faith. But that should not be confused with spiritualism or with science. What is science is it must be experimentally proved. It must be tested. Spiritualism is also tested. Nothing which is permanent can be science, because science is constantly questioned. But faith, we believe, is permanent and can't be questioned. So let us never confuse that. And in today's world, faith, mythology, fable are being used by charlatans in the guise of science. And in today's political environment, this confusion is getting even worse. So it is very, very important that we maintain the scientific temper of India, which has been showcased by ISRO and by the various scientists I listed up. Sir, it is actually baffling. This question of us landing in the moon, people have said we have launched the cheapest moon mission in the world. This moon mission was cheaper than the two Hollywood movies which are produced about space. I completely agree with that. But it also poses some very serious questions to us. As a people, as a nation, I'm not pointing fingers at the government. How can we as a nation, which is able to land in the uncharted part of the moon, still have manual scavenging? How can we not build roads which don't go away in one monsoon? While we have this great scientific capacity, where have we lost this? I completely understand our heritage and our history has been very closely associated with science and with astronomy. In Tamil Nadu, you come to the Brigadishwara temple, you will talk about that building for thousands of years. But I am not sure whether we are going to be talking about this parliament 1,000 years from now. I am not sure whether this building will last 1,000 years from now. Where have we lost that? That is where we really need to focus. I am completely in agreement that we must research, we must test,
We must go back to our roots to find out where did we lose this science which we already had. How can we as a people have this contrast, landing in the moon and having manual scavenging at the same time? How can we be there, launching satellites for everybody else, but can't manage a road in a monsoon? Why can't we do that? There is something seriously wrong in our society if we can't leverage on the scientific advancements we've been making. We really need to reach out. There are geniuses in every town, in every village. Then ISRO has been the classic example of little town India. ISRO is not about Ivy League schools. ISRO is not about IITs. ISRO is not about Oxford and Cambridge. ISRO's success is about the genius of India. If you want to call it Bharat as well. And we need to unleash that genius. And how do we do that? I have a proposal to the government. Please institute fellowships, scholarships, and internships for ISRO in government schools, particularly aimed at government schools. You are very, very good in running national campaigns, I must confess. Please run a national campaign. Identify the next Kalpana Chawla. Identify the next Vikram Sarabhai from the government schools of India. Run a nationwide program. Encourage people to believe that they can also be part of it. Because people, until this landing happened, many people don't even know that ISRO was there. Many people do not know that they can become scientists. And here we have living examples of people from small towns who went to government schools becoming great scientists. Run a national campaign. Run fellowships. Run scholarships. And run internships. Open the doors of ISRO to the average Indian who's so curious, who's fired by ambition, who's fired by aspiration to be part of it. Sir, this is a great day and a great time in our lives. It is important for us to merge our historic scientific knowledge with modern science. But let us never ever confuse ourselves. Let us never ever confuse ourselves with charlatans who confuse faith and who use that as a propaganda. I know many years ago, I am a firm believer in the Lord Ganesha, but they were telling us that Ganesha was drinking milk. But nobody ever explained it was actually capillary effect of a porous body which was actually sucking up a liquid. They tell us that first plastic surgery was on Ganesha without ever explaining how the circumference of an elephant trunk can be fitted on a human body. But sir, faith is different, spiritualism different. Spiritualism is questioned, faith is not questioned. But let us never ever confuse that. I am not disparaging any faith. I am a man of faith. I believe in God. I believe in rituals. I even believe in astrology. But that should never take away the scientific temperament of India. And we must be a scientific nation, build on the foundations and answer these contrasting questions which are being posed to us. I once again salute the unsung heroes of ISRO and hope we unleash the true potential of India. Thank you very much. Thank you very much. Sri K. Subaryam ji. ஸ்பீக்கர் சார், மனிதர்களை மூட நம்பிக்கையிலிருந்து விடுவிப்பது விஞ்ஞானம். மனிதர்களுக்கு இடையில் நிலவக்கூடிய மூட பழக்க வழக்கங்களும் நம்பிக்கைகளும் விஷமத்தனமான விஷம் நிறைந்த கருத்துக்கள் புதர்போல் மண்டி வளர வாய்ப்பளிக்கிறது. எனவே மனிதர்களை மூட நம்பிக்கைகளிலிருந்து விடுவிக்க வேண்டிய அவசியம் இன்றைக்கு நம்முடைய இந்திய நாட்டில் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதற்கு இந்த விஞ்ஞானம் மிகப்பெரிய அளவிற்கு துணை நிற்கிறது. முதலில் இதற்கு நாம் நன்றி சொல்ல வேண்டியது ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களைத்தான். எதிர்கால இந்தியா எந்த திசை வழியில் வளர வேண்டும் என்று ஊடுருவி கண்டு உணர்ந்து முன்கூட்டியே தடம் போட்டுவிட்டு சென்றவர் மறக்க முடியாத மகத்தான மனிதர் ஜவஹர்லால் நேரு. நேரு அவர்கள்தான் விதை போட்டார். நேரு போட்ட விதைதான் இன்றைக்கு சந்திராயனாக சந்திராயன் 1, 2, 3 என்று வளர்ந்திருக்கிறது. புதிய புதிய விவரங்களை மனிதர்களுக்கு தந்து கொண்டிருக்கிறது. அதற்கு துணை புரிந்த நேரு அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை முதலிலே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒரு 50 ஆண்டு கால தொடர் முயற்சியின் விளைவாகத்தான் இந்த சந்திராயன் வெற்றி அடைந்திருக்கிறது. இந்த சந்திராயன் வெற்றியின் மூலம் நிலவை பற்றி, மூன் பற்றி
கற்பிக்கப்பட்டிருந்த கற்பிதங்கள் பொய் என்பதை நிரூபித்திருக்கிறது. இதுவரையிலும் சொல்லப்பட்டு வந்த நிலவு குறித்து சொல்லப்பட்டு வந்த விஷயங்கள் முற்றிலும் சந்திராயன் 3 தகர்த்தெறிந்திருக்கிறது. இந்த மூட கருத்துக்கு முற்றிலும் தவறு என்று உணர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. அதற்காகவும் விஞ்ஞானிகள் முதல் சாமானிய வேலைகளை செய்து உதவிய அனைவருக்கும் நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றிகளை வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறோம். சயின்டிபிக் டெம்பர் என்பதுதான் அரசியல் சட்டம் முன்வைத்திருக்கிற ஒன்று. ஆனால் சயின்டிபிக் டெம்பர் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ள அரசியல் சட்டத்தினால் உறுதிமொழி எடுத்து பதவியேற்றுக் கொண்டவர்கள் தவறான கருத்துக்களின் அடிப்படையில் தவறான கருத்துக்களை மக்களுக்கு ஊட்டி தவறான திசை வழிக்கு அழைத்து சென்று கொண்டிருக்கிற விபரீதமான போக்கு இங்கே வளர்ந்து வருகிறது இந்தியாவில். இவையெல்லாம் கவலையோடு கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயங்களாகும். இதற்கு விஞ்ஞானத்தின் துணை கொண்டுதான் நாம் தீர்வளிக்க வேண்டும். அதற்குரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. உலக அளவில் விஞ்ஞான வளர்ச்சியில் குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியை இன்றைக்கு இந்தியா பெற்றிருக்கிறது. இந்தியர்கள் என்று சொல்லுவதில் நாம் பெருமை கொள்ளுகிறோம். இந்த மகத்தான வெற்றியை நமக்கு ஈட்டி தந்தது ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் போட்ட விதை என்பதை நாம் மீண்டும் நன்றியோடு நினைத்து பார்க்க வேண்டும். அதனுடைய விளைவாகத்தான் இன்றைக்கு ஒரு நல்ல நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. அரசியல் சட்டம் குறித்தும் கவலையோடு நாம் பார்க்க வேண்டும். அரசியல் சட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ள அறிவியல் பூர்வமான கருத்தோட்டம் இந்தியர்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படவில்லை. அறிவியல் பூர்வமான கருத்தோட்டம் இந்தியர்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிற போதுதான் இந்தியர்கள் மூடக்கருத்துக்களிலிருந்து வெளியிலே வந்து உண்மை என்ன என்பதை புரிந்து தெளிவடைவார்கள். அதற்காக அறிவியல் பூர்வமான வளர்ச்சியை நாம் ஊக்குவிக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்த சந்திராயன் 1, 2, 3 மூன்றிலேயும் தமிழர்கள் மகத்தான பங்கு வைத்திருக்கிறார்கள். தமிழ்நாட்டு விஞ்ஞானிகள் இந்த 3ஐ படைப்பதிலேயும் அடர்த்தியான பங்களிப்பை செலுத்தி இருக்கிறார்கள். இதன் மூலம் என்ன புலப்படுகிறது என்றால் இந்தியாவுக்கு இந்த 3 சந்திராயன் 3ஐயும் படைத்து அருளியதன் மூலம் தமிழ்நாட்டின் கல்வியின் தரம் இந்தியாவிற்கு உணர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. இந்தியாவுக்கு கல்வி எவ்வளவு வளர்ச்சி தமிழ்நாட்டில் பெற்றிருக்கிறது, கல்வி வளர்ச்சியில் தமிழ்நாடு எவ்வளவு கூர்மையாக இருக்கிறது என்பதையும் இது புரிய வைத்திருக்கிறது. எனவே அதற்காக தமிழ்நாட்டை நீங்கள் கவனத்தோடு கவனிக்க வேண்டும் என்பதையும் இந்த சந்திராயன் வெற்றி 1, 2, 3 வெற்றி நிரூபித்திருக்கிறது, துலக்கி காட்டியிருக்கிறது. அதே மாதிரி நான் இந்த நிகழ்ச்சியை ஒட்டிய ஒன்றை யூனியன் அரசுக்கு குறிப்பிட விரும்புவது, கிராமங்கள் உட்பட எல்லா இடங்களிலேயும் அறிவியல் கண்காட்சிகள் நடத்தப்பட வேண்டும். அறிவியல் கருத்தோட்டத்தை மக்களுக்கு கற்பிக்க வேண்டும். அதன் மூலம்தான் அரசியல் சட்டத்திற்கு நாம் நம்பகத்தன்மை உள்ளவர்களாக இருப்போம் என்பதை சொல்லி விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். Honorable Member Sumidanand Saraswati. धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। सबसे पहले मैं माननीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चंद्रयान-3 की सफलता के ऊपर ये चर्चा करने का मौका दिया है। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा, जहां हमारे देश के साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने एक सफल कार्यक्रम आयोजित किया। 14 जुलाई को चंद्रयान ने पृथ्वी से उड़ान भरी और 23 अगस्त को
सफलतापूर्वक जब चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के ऊपर ये चंद्रयान उतरा, जहां का वातावरण अलग ही रहता है, 200 डिग्री माइनस तक का टेम्परेचर जाता है, अंधकार छाया रहता है, ऐसे स्थान के ऊपर यान को उतारने वाला भारत दुनिया का प्रथम देश बना। इसलिए मैं देशवासियों को भी, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी और हमारे सभी साइंटिस्ट को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारा देश ऐसा देश है जो ऋषियों का, मुनियों का देश है। अभी चिदम्बरम जी बोल रहे थे, उससे पहले हमारे कई वक्ताओं ने इस विषय पर रखा। हम कई बार भटक जाते हैं, जब कोई अध्यात्म की बात आती है, धर्म की बात आती है, तो विचलित होने का प्रयास करते हैं। हम जब अपने प्राचीन साहित्य को देखते हैं, इतिहास को उठा करके देखते हैं, वेदों को देखते हैं, तो हमारे यहाँ प्राचीन साहित्य में इस प्रकार का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। हम अपने प्राचीन ऋषियों को देखते हैं, ऋषि का अर्थ क्या है? ऋषियों मंत्र दृष्टारः, जो विचार पर, मंत्र पर विचार करता है, चिंतन करता है, मनन करता है। और मैं तो निवेदन करूंगा कि जो आधुनिक साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, ये हमारे आधुनिक ऋषि हैं। इन्होंने देश को जिस प्रकार से आगे बढ़ाया है, देश का नाम समुज्ज्वल किया है। हम यदि रामायण काल को देखेंगे, उसमें भी हमारे यहाँ बहुत सारे इस प्रकार के वैज्ञानिक थे। पुष्पक विमान का उल्लेख रामायण में मिलता है, जो साउंडलेस था, ध्वनि रहित था। हमारे यहाँ भास्कर आचार्य का जो ग्रंथ है बृहद विमान शास्त्र, मैंने उस ग्रंथ को अच्छी तरह से पढ़ा है एक संस्कृत का विद्यार्थी होने के नाते। उसमें जिस प्रकार के विमानों का उल्लेख मिलता है, आज भी साउंडलेस विमान हम तैयार नहीं कर पाए हैं। और रात्रि को जो विमान उड़ते थे तो अंधेरे के अंदर भी दिखाई देता था। तो उस स्थान तक पहुंचते पहुंचते हमारे दुनिया के वैज्ञानिकों को भी अभी अध्ययन करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। हमारे के जो दर्शन के विद्वान थे, गौतम थे, कणाद थे, कपिल थे, उन्होंने परमाणु के ऊपर और अणु पर जो विचार किया, हमने उन दर्शनों को कई बार नास्तिक दर्शन कह दिया। जिस ग्रंथ के अंदर यदि धर्म की चर्चा ने उसको नास्तिक कह देते हैं, और यदि धर्म की चर्चा होती उसको अंधविश्वास कह देते हैं। ये दोनों का समन्वय जब तक नहीं होगा, मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं, एक पक्षी जैसे उड़ान भरता है, पक्षी के एक पंख को बांध दीजिए, एक पंख को बांधने के बाद पक्षी उड़ान नहीं भर सकता। यदि मनुष्य अपने जीवन में पूर्ण विकास करना चाहता है, कोई भी देश पूर्ण विकास करना चाहता है, वो बिना अध्यात्म के आगे नहीं बढ़ सकता। अध्यात्म से विल पावर मिलता है। विल पावर क्या करता है? जैसे आपने देखा, हमारा 1 साल पहले एक यान हमारा असफल हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे साइंटिस्ट के बीच में गए और उनकी पीठ थपथपाई, उनको धीरज बंधाया। यदि हम उसमें निराश हो जाते, हताश हो जाते और हमारे अंदर विल पावर नहीं होती, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। और उसका परिणाम यह निकला कि विल पावर के कारण, आत्मबल के ऊपर हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते बढ़ते 1 साल के बाद में हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे वैज्ञानिकों ने वो काम करके दिखा दिया जिसको पूरी दुनिया ने लोहा माना है। एक निवेदन मैं करना चाहूंगा, जहां हमारे साइंटिस्ट माने सोमनाथ जी की टीम ने काम किया, उसके साथ साथ में जो और भी लोग थे, जैसे प्राय मैं कई बार एक निवेदन किया करता हूं, गाड़ी है, कई करोड़ की गाड़ी है, लेकिन उसमें से अगर वाल्व का निकाल दिया जाए तो उसमें टायर में हवा नहीं ठहरेगी। तो उसमें लाखों करोड़ों रुपए का इंजन हो और साधन हो, यदि वाल्व की कीमत को हम नहीं समझेंगे तो वो गाड़ी चल नहीं सकती। इस काम के अंदर एक छोटे से छोटा साइंटिस्ट, आज हम इस भव्य भवन के बीच में है, नई पार्लियामेंट में है, इसमें एक सामान्य कर्मचारी भी जिसने छोटा सा काम किया है, जो पानी पकड़ाने का काम करता था, सीमेंट और गारा बनाने का काम करता था, पत्थर पकड़ाने का काम करता था, गाड़ी में पत्थर लादने का काम करता था, उसका भी इतना योगदान है जितना किसी आर्किटेक्ट ने इस भवन को बनाया और इंजीनियर ने इसमें सहयोग दिया। ठीक इसी प्रकार इससे हमारा जो ये यान चंद्रमा पर पहुंचा, उस चंद्रमा पर पहुंचने तक यान में जितने लोगों का सहयोग रहा है, एक सामान्य कर्मचारी जो उनकी टीम के अंदर काम करता था, वो उसमें भागीदारी था। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारा देश तो इतना समृद्ध था, हमारी संस्कृति में स्पष्ट आता है, एत देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरन पृथ्वी सर्वमानवाः। हमारे देश के ऋषियों के चरणों में तो नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी
अभी G20 हुआ, माने प्रधानमंत्री जी जहां खड़े थे उसके बैकग्राउंड के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय का एक बैकग्राउंड दिया, इसलिए दिया कि दुनिया के विद्वान आए थे, दुनिया के नेता आए थे, राष्ट्राध्यक्ष आए थे और आए थे। उन्होंने आकर के जब उसको देखा और उनको बता भी रहे थे, समझा भी रहे थे कि हमारा देश कभी भी ऐसी स्थिति नहीं रही है। बीच में गुलामी की जंजीरों में हम जकड़े गए और गुलामी होने के कारण हम विकास नहीं कर पाए, लेकिन हमारी जो प्राचीन धरोहर थी उस धरोहर का स्मरण करेंगे, उसका स्मरण करके उसके ऊपर अनुसंधान करेंगे, रिसर्च करेंगे तो हम और आगे बढ़ सकते हैं। अभी तो हमारे देश ने उड़ान भरी है और अभी चंद्रमा के साथ साथ में सूर्य की तरफ बढ़े हैं। सूर्य का अध्ययन करने के लिए हमारे साइंटिस्ट जो काम कर रहे हैं और बहुत सारे ग्रह उपग्रह हैं। मैं जब प्राचीन साहित्य को पढ़ता हूं तो प्राचीन साहित्य में उल्लेख मिलता है कि अन्य ग्रहों के ऊपर भी मनुष्य हो सकता है। इस पर हमारे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं और वैज्ञानिकों को मैं सबसे बड़ा आभार इसलिए करना चाहूंगा, कोई भी वैज्ञानिक किसी काम को करता है फुल स्टॉप नहीं लगाता है, वो आगे के लिए रिसर्च का काम छोड़ देता है, अनुसंधान का काम छोड़ देता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सारे जितने भी वैज्ञानिक हैं उन्होंने जिस काम को किया है चंद्रयान-3 के ऊपर और दूसरे इसके ऊपर प्रारंभ से लेकर के देश की आजादी के बाद में जब से इस काम इसरो का काम प्रारंभ हुआ या हमारी जितने अन्य रिसर्च सेंटर हैं उनमें काम हुआ, उन सब का आभार व्यक्त करता हूं। और खास तौर से आज ये महिला बिल आया है, मैं उन बहनों को भी, महिलाओं को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा जो इसमें शामिल थी। हमारी नंदिनी हरिनाथ, डॉक्टर रितु कारीधाल, श्रीवास्तव जी, मिनल जी, रोहित, अनुराधा टीके सहित अनेक महिलाएं जो इसमें थी। मेरे क्षेत्र की भी एक बेटी इस टीम के अंदर सम्मिलित थी। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और मैं आशा करूंगा कि हम अपनी प्राचीन अध्यात्म की धरोहर को लेकर के, प्राचीन दर्शन शास्त्र वेदों की धरोहर को लेकर के और आधुनिक विज्ञान का समन्वय करके इस देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा। कई बार हमें ये कहते साहब आप इनका धन्यवाद क्यों कर रहे हो, किसी के किए हुए उपकार को न मानना कृतज्ञता होती है और हमारा शास्त्र कहता है कि इस दुनिया में सभी पापों का प्रायश्चित हो सकता है लेकिन कृतज्ञता का प्रायश्चित नहीं हो सकता। इसलिए हमें उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जिन्होंने इसमें योगदान दिया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पर्याप्त मात्रा में बजट दे करके, और जिस दिन प्रधानमंत्री जी विदेश की धरती से यहां पहुंचे, मैं प्राय सुबह टेलीविजन नहीं खोलता हूं, लेकिन सुबह एक्सरसाइज कर रहा था, मैंने टेलीविजन खोला और प्रधानमंत्री सीधे बेंगलुरु गए और वैज्ञानिकों के सामने जब जाकर के कहा कि मैं आपके दर्शन करने के लिए आया हूं। देश की, दुनिया का एक सबसे बड़ा नेता और हमारे साइंटिस्ट के सामने जाकर के जब उनके सामने कहता है मैं आपके दर्शन करने के लिए आया हूं, आप अनुमान लगा सकते हो कि हमारे साइंटिस्ट का कितना प्रोत्साहन बढ़ा होगा, कितना उत्साह बढ़ा होगा। और उत्साह बढ़ने पर ही आदमी काम करता है। तो मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे सभी वैज्ञानिकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आशा करूंगा कि हमारा देश दुनिया की बुलंदियों को नापे और ये देश आगे बढ़ता चला जाए। हमारे प्राचीन ऋषियों के जो भाव थे वो भाव सफल हो। धन्यवाद। जय भारत। यादव। Thank you, Speaker, sir, for giving me an opportunity to speak today. Sir, the moon signifies wisdom, intuition, birth, death, and reincarnation, and a spiritual connection. Science and spirituality both are the safeguards of humanity and mankind. Spirituality, science, and philosophy are all interlaced and interconnected. Sanatana Dharma is all about spirituality, sir. Moon also signifies powerful feminine energy. And sir, yesterday we passed the Women's Reservation Bill. And sir, I would like to congratulate all the women of the country. And I would also repeat the demand of the Samajwadi Party that the OBC women should have reservation in the reservations for Women's Bill. Because sir, भाजपा का जो अस्तित्व है, जो भाजपा सरकार में है,
वो ओबीसी वोट बैंक की वजह से ही है और हम ओबीसी महिलाओं का हक, सम्मान और अधिकार और उनका राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए सर, उससे हम उनको दूर नहीं रख सकते हैं। Sir, as we know, the Chandrayaan-3 landed successfully on 23rd August 2023 on the moon's south pole. With this great achievement, India has also become a member of Artemis Accord. I would like to congratulate all the scientists of ISRO from its very inception. Vikram Sarabhai ji, Satish Dhawan ji, Homi J. Bhabha ji, APJ Abdul Kalam ji, G. Madhavan Nair ji, Radha Krishnan ji, E.V. Chitnis ji, K. Shivam ji, and the current ISRO chief, S. Somnath ji, and all the supporting technicians and all the supporting staff. This achievement belongs to all the scientists and the community alone. And let us not lower our dignity in taking the credit of our dear scientists of the country. Let us all take pride in it. Such a space program have always been an instrument of inspiration for the country and a tool of developmental aspirations of the country. I would just like to say that it is a movement of great pride for the country, for each and every citizen of this country. And we salute to all the scientists. Jai Hind, sir. Very good. Very nice. Jagat Rachakan. Thank you, Mr. Renowned astronomer Galileo from West had discovered moon in 1678. But our Tamil poet and scholars have spoken about the moon mission way back in 2nd century itself, which can be seen in our Sangam literature. Tamil literature is a testimony to the fact that Tamils know the scientific method of measuring the planets and their orbits in the sky, their movement and time scales. Tamil Sangam poet sung about various planets and galaxies in the sky, including the moon. In 1930s, our Tamil poet Mahagavi Bharatiya sung about the moon in his new Aathithudi that we will explore moon. Also, our great Tamil poet Kaviyar Kannadasan, who predicted the day in the early 1966, stated in his song, Sandranai Thedi Sendu Kudiyirupoma, Tamilukku Seidi Solli Alizhuthu Kolvoma, which means we will go in search of the moon and live there, and we will inform our Tamil language to come there and be with us. This is about our love for our language, which is equal to our life. Our great leader and the Prime Minister, Madam Indira Gandhi, pioneered this mission and sent Sri Rakesh Sharma to the space in 1984. He was the first Indian to go to the space. We all remember the memories of the Sri Rakesh Sharma briefing Madam Indira Gandhi about his feeling of seeing the beauty of Mother India from this space. We have a long history of our initiative to explore the moon. Whether it is a history of the politics, South is always special. India's third lunar mission, Chandrayaan-3, made India the first country to successfully land near the moon's south pole. Besides the study, Chandrayaan-3 is going to make about the moon's history and the search of water, ice in the moon and other materials. It is making a feel very proud about our nation. India may be the fourth nation to launch this mission and the third successful accomplish this. But it is the first developed nation to achieve this as the other all developed countries. We are not only strong technologically, but also the technique such as soft landing, which ensure achieving this mission at the lowest possible cost. No country has ever attempted the soft landing on moon's south pole. The US, China and Russia have attempted the soft landing on moon's equatorial region, but attempting the same of moon's south pole region is considering difficulty due to the rough terrain. As we have achieved this,
It will open new chapter for India. Chandrayaan mission entire cost is roughly 650 crores, whereas Hollywood film Avatar budget was around 1,970 crores. This is the proof of testament our self-reliance and the strength of our own technology and invents, which was possible on account of Make in India initiatives strategic alone, which India emerging as the world's fifth largest economy, we are able to show countries. Pros in security and technology. The new satellite center in Thoothukudi, Kulasegarapatnam, which you are planning to inaugurate. It will go in a long way in promoting the launch of lighting space craft and also bring the much needed foreign exchange. The success of Chandrayaan-3 could contribute significantly Indian space economy projected to be worth 13 billion by 2025. And I wish all the success of our first solar mission, Aditya-1. A pride our beloved Tamil Nadu Chief Minister, Thiru M.K. Stalin, whose government is also contributed lot of Dravidian models. Mission Director Thiru Veeramuthuvel of Chandrayaan-3 and Mission Director Aditya-1, Tirumadi Nisha Sharij. Both of them are from Tamil Nadu and significantly they completed their primary education from Tamil Nadu government schools in their mother language and Tamil, and rose to such a height and brought pride to our Indian and Tamilians. We are thankful to remember of our Tamil scientist APJ Abdul Kalam, Dr. Mailswamy Annadurai, popular known as a moon man of India, and is a proud movement. Dr. Sivan, Dr. Veeramuthuvel and other Tamil scientists. I appreciate them and we are proud to our state being part of such a commendable mission of our country. Thank you very much. Thank you. Hasnain Masoodi ji. बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब मुझे इस मौके पर बोलने की इजाज़त देने के लिए। जनाब, चंद्रयान 3 की जो कामयाबी से कुतबी जनूबी जो चांद का है उस पर जो लैंड किया सर, उस पर बजा तौर पर सारे मुल्क को फख्र होना चाहिए। जनाब, हमें उन साइंसदानों पर फख्र है जो इस मिशन के साथ एसोसिएट रहे, छोटे से छोटा जो भी एक साइंटिस्ट या जो टेक्नोक्रेट था उससे बढ़कर जो चेयरमैन है इसरो के, सब मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। जनाब, जब हम इस पर इत्मीनान का इजहार करते हैं तो हमें डिनाई नहीं करना चाहिए जो सरकार का हक बनता है कि हम उसकी सराहना करें और उसको मुबारक दें। प्राइम मिनिस्टर साहब या डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो इसके साथ वाबस्ता रहे, इनका भी वही हक बनता है। लेकिन जब हम ये बात करते हैं तो हमें सबको ये ज़हननशीन करना चाहिए कि ये कंटिन्यूटी का मामला है। जनाब, जो भी ये सफर हमारा रहा खला में, तो ये सफर की शुरुआत हो गई आज से 50-60 साल पहले। जनाब, जब इसरो का कयाम बामल लाया गया तो पहले एक मुल्क में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाने के लिए जनाब पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके बाद उनके जो साथी थे उनका योगदान रहा, और हमारे जम्मू कश्मीर में बाबा कौम जनाब शेर कश्मीर शेख मुहम्मद ने एक साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्ड करने के लिए पहले दिन से, जो खुद एक साइंस में एक पोस्ट ग्रेजुएट थे 1930 से पहले, जिन्होंने एक मास्टर्स हासिल किया था, उनका बड़ा एम्फेसिस रहा, उनका बड़ा जोर रहा कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्डअप हो जाए। तो वो सारा सब मिला के तो जो जम्मू कश्मीर के जो वहाँ के जो अभी फारिग हो गई वहाँ की यूनिवर्सिटी से या बाकी यूनिवर्सिटी, वो सारी दुनिया में आज बहुत ही सराहना उनका रोल है और मुल्क में सराहना रोल है। तो जनाब, इसरो की जो शुरुआत हो गई वो 1962-1960 की दहाई में हुई। तो उस वक्त तो आप खती अफलास से नीचे बड़ी कसीर तादाद रहती थी। जब PL 480 की बात होती थी, जब अभी ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था, व्हाइट रेवोल्यूशन नहीं आया था, तब उस वक्त इस पर केंद्रित रहा, तवज्जो रही। तो उस वक्त से जनाब इस पर जो फोकस रहा, तो उसी की एक पड़ाव ये है जो चंद्रयान 3 है, ये उसका पड़ाव है।
लेकिन यही अंत नहीं। इसके बाद अभी जो नए प्रयास हो रहे हैं, नए तजुर्बे हो रहे हैं और नए मिशन तश्कील दिए जा रहे हैं, वो भी इस समत में आगे हमें ले जाएंगे। हमारा जो अखला के हवाले से जो हमारी तरक्की की मंजिलें हैं और होंगी, उससे उसके आगे बढ़ेंगी। तो जनाब, इसी पर हमें बस नहीं करना है, लेकिन जहां तक हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए जो पहले दिन से इसके साथ वाबस्ता रहे, जो उन्होंने पहले दिन से साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है उसकी बिल्डअप करने में जो उन्होंने अपना रोल किया, वहां हमें जनाब आगे ले जाना है। और उसके लिए हमें 2-3 चीजें अहम है। एक ये है कि जो आज की तारीख में बड़ा स्टार किया जा रहा है इसरो को, या जो बाकी स्पेस के हवाले से जो रिसर्च प्रोग्राम है, वो होना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि जनाब, हम सिर्फ शाबाशी पर अपना वी शुड नॉट रेस्ट ऑन द लॉरल्स, हम शाबाशी पर का लिहाफ ओढ़ कर न रहे। जनाब, जो अभी इस वक्त हमारे मुल्क में जो मामले दरपेश हैं, जो कि अभी इस प्लेनेट के हिस्से में रह रहे हैं कोई 150 करोड़ लोग, जो उनके मसाइल हैं, उन मसाइल से हम नजरें ओझल नहीं कर सकते। उनको हम कभी अपनी उन पर अटेंशन कम नहीं कर सकते हैं। जैसे हेल्थ केयर का मामला है, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, बड़े गैप से हेल्थ केयर में, बड़े गैप से जनाब जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, इस शाबाशी में हम कहीं वो न भूल जाएं जो वहां पर हैं अभी, जो वहां पर हमारे मसाइल हैं, जो हमारी कसीर आबादी है उसके जो मसाइल हैं, उससे ओझल न करें, उसको अपनी नजरों से ओझल न करें, उस पर फोकस कम न करें। तो जो हमारे इस वक्त के मसाइल हैं, तो उन मसाइल की तरफ तवज्जो देने की जरूरत नहीं, जरूरत है सिर्फ हम शाबाशी पर हम नहीं रहेंगे। जनाब, जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा मसला है। आज जनाब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा, एक एडवाइजरी जारी की है कि यहाँ जो वहाँ के नागरिक हैं यहाँ न जाएं, और उसका समर्थन और लोगों ने किया। और देखिए, ये एक बड़ी परेशानी का मामला है। तो कैसे हम अपने जो जमहूरियत की बात करेंगे, जब जम्मू कश्मीर के कोई 1.5 करोड़ लोग हैं, उनको जमहूरी हुकूक का हासिल ही नहीं है, और वहाँ पर 10 साल से एक चुनी हुई हुकूमत नहीं है। अब ये सही बात है, यह इस विषय के बाहर होगा थोड़ा, लेकिन बात यह है कि मेरा कहने का मकसद है कि हम सिर्फ शाबाशी की लिहाफ ओढ़कर बस गाफिल न हो जाए जो हमारे मसले हैं, जो हमारे चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस से। तो यहाँ और एक और इत्मीनान की बात है इस हवाले से, जो इसरो का जो हमारा प्रोग्राम है चंद्रयान का, एक ये है कि हमारे सारे विषयों में हमारी ये खुसूसियत रही, हमारे ये गौरव है कि हम कुतुबी जनूबी पर ये लैंड किया सॉफ्ट। और दूसरी बात यह है कि इसके साथ जो वाबस्ते थे सारे साइंटिस्ट, वो खवातीन भी हैं, खवातीन साइंटिस्ट भी हैं, और हर कम्युनिटी से हैं, मुस्लिम से हैं, और बाकी जो भी कम्युनिटीज हैं उनसे वाबस्ता हैं। और दूसरी बात है, सब पढ़कर आए हैं मुल्क से ही, कोई विदेश से पढ़कर नहीं आया। तो इससे हमें एहसास होना चाहिए कि जिन्होंने यहाँ पर ये बड़े जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, ITS, उनकी उन्हें दागबिल डाली। हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर के बाद जो कहते थे कि बिलाई, बुकारो और ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ये नए हिंदुस्तान के टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स ऑफ न्यू इंडिया, उसके करके वो बुलाते थे ताकि वो पनपे, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट वो मुल्क का वो पनपे। तो ये बड़ी फख्र की बात है कि सारे जो भी इसके साथ वाबस्ता रहा, छोटे से छोटा लेकर बड़े से बड़ा जो साइंसदान रहा, वो सारे उन्होंने यहाँ ही तालीम हासिल की, और हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है उससे वाबस्ता है, उससे आए हुए हैं, और हर कम्युनिटी से आए हुए हैं। तो मैं जहाँ बधाई देता हूँ इस सरकार को जो मौजूदा है, उन साइंसदानों को जिसके साथ वाबस्ता है, साथ ही मैं ये तलकीन भी करता हूँ, हमें भूलना नहीं चाहिए उनको जिन्होंने इसकी दागबेल डाली। अब हम अगर किसी इमारत की 5वीं मंजिल तामीर करें तो उसका मतलब नहीं है कि हम उनको भूल जाएं जिन्होंने इस इमारत की बुनियाद डाली और 4 मंजिलें बनाई। और बाकी जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारे आगे का जो मिशन है, वो आगे कहा है कि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, अभी हमें और आगे जाना होगा, और हमें कामयाबी हासिल करनी होगी। और जब सबका सहयोग होगा और सबकी हम मान्यता देंगे और सबको रिकग्नाइज करें, और हम यूसर्व न करें, सिर्फ अपने लिए सारा जो गौरव होगा, जो सारी शाबाशी होगी। बहुत शुक्रिया। श्री जी सत्यपाल सिंह जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि कल ही हम सब लोगों ने, इस पूरे सदन ने मिलकर के जिस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित किया है, उसकी प्रत्येक रूप में इस शासन पर आज विराजमान है। जब मैं बोल रहा था, अध्यक्ष महोदया, ये आपके आसन के
ऊपर धर्म चक्र लगा है और इस शासन का काम है कि देश में इस पूरे समाज के अंदर धर्म का चक्र चलता रहे। इसलिए हम लोग आज हम जिस चंद्रयान की और इसरो की सफलता की बात कर रहे हैं, लाखों करोड़ों वर्षों से जब हम अपने कल्याण की कामना करते हैं, हम लोग हमारे ऋषि मुनि ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्र मसावी, सूर्य और चंद्रमा की तरह हम कल्याण के मार्ग पर बढ़ते रहें। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्र मसावे पुनर्दत्ता घंता जानता संगे में ही। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये जो दुनिया है, ये जो पूरा का पूरा विश्व है, ये बहुत ही वैज्ञानिक है। हम लोग भी मानते हैं, आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं, ये सारी की सारी दुनिया, इस विश्व के अंदर प्रत्येक वस्तु, चर और अचर जगत में प्रत्येक वस्तु बड़ी वैज्ञानिक है, बहुत व्यवस्थित है और बहुत ही सुंदर है और बहुत ही उद्देश्यपूर्ण है। इट इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी साइंटिफिक, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी पर्पजफुल। और इसका उदाहरण हम देखते हैं, एक शरीर, मानव शरीर की तरफ हम देखते हैं कि मानव शरीर इतना वैज्ञानिक, इतना साइंटिफिक है कि दुनिया के लाखों करोड़ों साइंटिस्ट मिलकर के भी आज तक इस शरीर को सुधारने के लिए कि 2 की जगह 3 आंख होनी चाहिए थी, 2 कान के बजाय 4 कान होना चाहिए था, 5 उंगलियों के बजाय 6 उंगली 4 उंगली होना चाहिए, इस बारे में कुछ सोच नहीं सका। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं इससे ये दुनिया जो इतनी साइंटिस्ट, इतनी जो वैज्ञानिक बनी है, उसी के उसमें हम लोग, मैं जो खड़ा हूं आज, इस चंद्रयान और इसरो की अंतरिक्ष की यात्रा हमारी इस देश की जो रही, जो अभूतपूर्व सफलता इस देश को मिली है, इसलिए मैं सबसे पहले अपने सभी इसरो के सभी वर्तमान और पुराने जितने भी वैज्ञानिक हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं इस देश के बहुत ही यशस्वी और बहुत ही दूरदर्शी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। पिछले 9 वर्षों में उनके आने के बाद जिस प्रकार से साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जिस प्रकार से इस देश ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है, बहुत लोगों ने बातें की हैं, मैं सब बातों को मैं दोहराना भी नहीं चाहता। चाहे 2018 के गगनयान प्रोग्राम की बात हो, 2017 में जो हम लोगों ने जो एक साथ 104 सैटेलाइट को छोड़ने की बात हो, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड पब्लिक अंडरटेकिंग बनाने की बात हो, 2020 में प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करने की बात हो, 2022 में इंडियन स्पेस पॉलिसी लाने की बात हो, या 2023 चंद्रयान की हम बात कर रहे हैं 23 अगस्त को, जिन्होंने चंद्रमा पर हमारा चंद्रयान उतरा, प्रत्येक भारतवासी का सीना जो है गर्व से फूल गया, अभिमान से भर गया। और इस बात के लिए मैं पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत मैं उनका अभिनंदन करता हूं। बहुत लोग हुए अध्यक्ष महोदय, हमारे इस देश में, दुनिया में बहुत लोग हुए कि जो वक्त के सांचे में ढल गए, बहुत लोग हुए जो वक्त के सांचे में ढल गए, लेकिन मोदी जी उठे कि वक्त का सांचा बदल गई, वक्त का सांचा बदल गई। इसलिए न केवल अंतरिक्ष विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उन्होंने इंडियन रिसर्च काउंसिल बनाई, उन इनोवेशन पॉलिसी लाए, अटल टिंकरिंग, हजारों स्कूलों के अंदर अटल टिंकरिंग लैब्स उन्होंने खोले, और अभी पीएम नेशनल साइंस रिसर्च फेलोशिप शुरू की। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के जैसे हम सब लोग इस बात को मानते हैं कि अगर हम प्रगति करना चाहते हैं तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बिना ये संभव नहीं है। देश को अगर पुनः विश्वगुरु बनाना है इस अमृत काल के अंदर 2047 तक, अगर इस दुनिया को विश्वगुरु बनाना है, वो साइंस और टेक्नोलॉजी के बिना ये संभव नहीं है। और इसलिए मैं एक बात और अपने सभी मित्रों को याद दिलाना चाहता हूं, हजारों लाखों साल पहले ये देश दुनिया का विश्वगुरु था। दुनिया का विश्वगुरु था तो किस लिए विश्वगुरु था? मैं जब इस बात पर विचार करता हूं, इसके मूल में केवल 3 कारण थे। इसका सबसे पहला कारण था कि ज्ञान और विज्ञान के अंदर इस देश की कोई सानी नहीं थी, इस देश की कोई बराबरी नहीं थी, न विज्ञान में न ज्ञान में। लेकिन ज्ञान विज्ञान किसी काम का नहीं अगर वो जो है भूखों को जो है खाना न दे सके, अगर वो लोगों को बिना घर के को घर न दे सके, अगर वो लोगों को समृद्धि का रास्ता न दिखा सके, वो ज्ञान विज्ञान किसी के काम का नहीं। इसलिए हमारा प्राचीन भारत
और केवल ज्ञान विज्ञान तो उसके पास था, उससे एक समृद्ध देश था, वो सोने की चिड़िया थी। हजारों लाखों बाहर के लोग इसलिए आते थे कि ये देश इतना समृद्ध है। न केवल मात्र समृद्धि लंबे समय तक चल नहीं सकती, ज्ञान विज्ञान भी लंबे समय तक नहीं चल सकता अगर देश के पास वीरता न हो, देश के पास शौर्य न हो। ये तीन कारण थे। ये देश जो था इसलिए दुनिया का विश्व गुरु था। इस ज्ञान विज्ञान की हमारी परंपरा बहुत पुरानी, अध्यक्ष महोदय। और ये जो है हमारे नाम अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमारा सनातन संस्कृति, हमारा सनातन संस्कृति भी एक है। उत्तर से लेकर के भारत तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक एक ही संस्कृति है। कल्चर अलग अलग हो सकती है क्योंकि कल्ट अलग अलग हो सकते हैं। कल्ट अलग अलग है तो कल्चर अलग अलग हो सकती है, लेकिन संस्कृति कभी भी दो नहीं हो सकती, चार नहीं हो सकती। एक संस्कृति होती है और उसके बाद अब संस्कृति होती है। इसलिए मैं जब कभी बात करता हूं, हमारे देश के अंदर उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो, हमारे जो है शिव ब्रह्मा विष्णु, हमारे गणपति गणेश, यहाँ अलग नाम हो सकते हैं। उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में वही नाम है। हमारे यहाँ पर राम के नाम पर राम सिंह हो सकता है, हमारे देश के उत्तर भारत में रामचंद्र हो सकता है, रामपाल हो सकता है। आंध्र प्रदेश में जाकर कोई रामन्ना बन जाता है, कर्नाटक में जाकर के वही रामैया बन जाता है, और तमिलनाडु में जाकर के वही रामचंद्रन बन जाता है। राम वही है, वही शिव है, अलग अलग उनके नाम हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारी संस्कृति, इस देश की संस्कृति एक है। कुछ लोग आजकल ये भी बोलते हैं ये आर्य संस्कृति, उत्तर भारत में आर्य संस्कृति है और दक्षिण भारत के अंदर द्रविड़ संस्कृति है। मुझको लगता है वो संस्कृति से ये लोग कहते हैं, उनको जो है इतने वो अनभिज्ञ हैं। द्रविड़ उसको कहते हैं जो वैज्ञानिक होता है, जो विद्वान होता है। हमारे देश के अंदर, प्राचीन भारत के अंदर जिस प्रकार से दक्षिण भारत के अंदर विद्वान पैदा हुए, इसलिए उसको द्रविड़ संस्कृति कहने लगे। मैं कुछ बातें आपको बताना भी चाहता हूं कि हम लोग जो हैं, जब कभी हम लोग बात करते हैं, हमारे वेद केवल मात्र यज्ञ और कर्म कांड के ग्रंथ नहीं है। कुछ लोगों की ये भ्रांति है। हमारे वेद जो है वो वेद विज्ञान के ज्ञान और विज्ञान के ग्रंथ है, और इसे ज्ञान विज्ञान के साथ कुछ रिकॉर्ड में आदरणीय अध्यक्ष महोदय आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारे जो है किस प्रकार के हमारे ऋषि महर्षि। अभी स्वामी जी महाराज कह रहे थे हमारे ऋषि कितने बड़े वैज्ञानिक थे। मैं कुछ उदाहरण देता। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी यहाँ पर बैठे हैं, उनके डिपार्टमेंट का एक काम है। मैंने उनका कहा है, महर्षि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व लिखा, अंशु बोधिनी लिखा, आकाश तंत्र लिखा। अरे आकाश में यात्रा करनी हो तो आकाश तंत्र को पढ़ना चाहिए, ये महर्षि भारद्वाज ने लिखा है। केरल में रहने वाले महर्षि अगस्त ने शक्ति तंत्र लिखा, जिसमें 32 प्रकार की पावर, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, अट्रैक्शन, उसके बारे में बहुत विशद वर्णन है। महर्षि शाक्टायन ने लोह तंत्र लिखा कि जमीन के नीचे भूगर्भ स्थित जो मिनरल्स है, खनिज है, और उसमें जो है आपको विश्वास नहीं होगा 3007 अलग अलग प्रकार की धातु हम किस प्रकार से बना सकते उसके बारे में उसके वर्णन है। मैं नारद मुनि ने वैश्वानर तंत्र लिखा, उस वैश्वानर तंत्र के अंदर 101 प्रकार के गूढ़ प्रकाश, इंटेंस लाइट के अलग अलग प्रकार हैं। एक 101 और 1007 प्रकार की अग्नियों, फ्लेम्स का वर्णन है। महर्षि भृगु की भृगु संहिता है, जिसमें 10 शिल्प शास्त्र हैं, 32 शिल्प विद्या है, और जो 72 शिल्प कलाएं हैं। राजा भोज तो अभी ज्यादा दिन पहले अध्यक्ष महोदय पैदा नहीं हुआ, 1000 साल पहले राजा भोज पैदा हुए। राजा भोज ने एक किताब लिखी है, सम्रांगण सूत्रधार। उस सम्रांगण सूत्रधार के अंदर एक ऐसे घोड़े का वर्णन है कि इस प्रकार का यंत्र बनाया जा सकता है जो जमीन पे भी चलेगा, पानी में भी चलेगा और आकाश में भी दौड़ेगा। ये राजा भोज की किताब में लिखा हो। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। अभी 1975 के अंदर 1975 में इस सम्रांगण सूत्रधार का एक पेज इनको चाइनीज लोगों को मिला। जब चाइनीज लोगों को मिला, जब वहां पर गए, वो तिब्बत की जो राजधानी है क्या उसको लासा में गए, तो संस्कृत में लिखा हुआ था, लेकिन उसको लोगों इंटरप्रेट नहीं कर पाए। थोड़ा पानी मंगवा थोड़ा सा भी। जब उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाए, उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक अमेरिकन प्रोफेसर आई थी, प्रोफेसर रूथ रेयान। ये रूथ रेयान संस्कृत की विद्वान थी, उनके पास भेजा। रूथ रेयान ने इसका संस्कृत का इंटरप्रेट किया, इंटरप्रेट करके एक कॉपी चाइनीज को भेजी और एक कॉपी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर को भेजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को भेजी। अरे बोलने दीजिए भाई। उसके बाद 10 साल इस पेपर पर रिसर्च करने के बाद उस जमाने में इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस के लोगों ने कहा
कि हमको जो इस पे सैटेलाइट के बाद हमको कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन चाइनीज ने उसके ऊपर रिसर्च किया और चाइनीज ने रिसर्च करके ये सिद्ध किया कि जो इंटर स्टेलर स्पेस क्राफ्ट की बात जो है इसके अंदर दी हुई है। अध्यक्ष महोदय, इस बात का हमको मालूम नहीं चला। मालूम कब चला? जब एक अमेरिकन वैज्ञानिक का नाम है डेविड हैचर चाइल्डरेस, उसने किताब लिखी एंटी ग्रेविटी हैंडबुक। उस एंटी ग्रेविटी बुक के अंदर उस वैज्ञानिक ने यह वर्णन किया है कि ऐसे ऐसे एक चैप्टर मिला था जो चाइनीज को मिला, इंडिया में भेजा गया, इंडिया के लोगों ने उस पर कोई काम नहीं किया, चाइना के लोगों ने उस पर काम किया और चाइना हमसे आगे निकल गया। तो मैं अध्यक्ष महोदय ये कहना चाहता था कि ये जो बातें थी कि हमारे शास्त्र, हमारे वेद साइंस के ग्रंथ हैं, और आधुनिक काल में इस बात को याद दिलाने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने बड़े दम ठोक करके लिखा, बड़े दम ठोक करके कहा, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद में सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका उन्होंने लिखी। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के अंदर लिखा कि हमारे वेदों के अंदर जो है हमारे विमान विद्या भी है, गणित की विद्या भी है, इस तरह दूसरी प्रकार की विद्या है, ये उन्होंने कहा। और उसके बाद उन्हीं का एक शिष्य, मैं एक नया उदाहरण देना चाहता हूं। महर्षि दयानंद का शिष्य, मुंबई की नगरी में रहने वाला एक पंडित, उस पंडित का नाम था पंडित शिवकर बापूजी तलपदे। और बेंगलोर का एक पंडित सुबराय शास्त्री, इन दोनों ने मिलकर मुंबई के समुद्र तट पर 1895, प्रोफेसर सोगत राय नहीं है इस समय, सबसे पहले गुब्बारा बना 1903 में, 1900 में जो बैलून उड़ाया गया 1895 से 8 साल पहले मुंबई के चौपाटी पर समुद्र तट पर एक प्लेन बना करके उसको उड़ाने का प्रयत्न किया गया। और उन्होंने, मैं किल्लाई का आया हूं अध्यक्ष महोदय, ये किताब है उसी पंडित की लिखी हुई किताब है प्राचीन विमान कला का शोध। ये 1907 की पब्लिश्ड है, 1907 जो उन्होंने जैसे किताब के अंदर लिखा है कि किस प्रकार से विमान बनाया जाना चाहिए, उसमें क्या उसमें लिखना चाहिए। अब पुष्पक विमान की बात कर रहे थे, स्वामी जी महाराज ने उसका जिक्र किया, यंत्र सर्वस्व का जिक्र किया। यंत्र का बृहत विमान शास्त्र है और बृहत विमान शास्त्र आज भी अवेलेबल है। बृहत विमान शास्त्र का भारत सरकार ने, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही इस बृहत विमान शास्त्र का इंटरप्रिटेशन करने के लिए एक हमारे स्वामी यज्ञ मुनि परिव्राजक हुई, ब्रह्म मुनि परिव्राजक, वो ब्रह्म मुनि परिव्राजक ने उस किताब का ट्रांसलेट 1956 में किया है। यह सरकार की तरफ से किया गया था। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि हमारे लगभग आज भी 10,000 स्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट जिसको संस्कृत में बोलते हैं, हमारे तमिलनाडु की तंजौर की लाइब्रेरी में, जिसको सरस्वती महल लाइब्रेरी कहते हैं, मैसूर की ओरिएंटल रिसर्च लाइब्रेरी है, बड़ौदा की ओरिएंटल रिसर्च लाइब्रेरी है, पटना की जगह जगह हजारों ग्रंथ आज भी इस देश के अंदर अवेलेबल है, जहां प्राचीन शिल्प कला के बारे में, विमान विद्या के बारे में, आकाश तंत्र के बारे में जो हमारे जो ग्रंथ। मैं 2 मिनट लेता हूं, समाप्त कीजिए। मैं library, it doesn't teach us anything scientific. So don't definitely please don't mislead. अपनी बहन कानी मोदी जी को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मैं उस लाइब्रेरी में गया हूं, आज भी मैं कई साल पहले गया था। चेयर को एड्रेस कीजिए। सॉरी अध्यक्ष महोदय, आई एम सॉरी। उस समय अराउंड 1 लाख के आसपास संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट हैं। लोग केवल कैटलॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन जनरली उनके बारे में क्या उसमें लिखा है, क्या उसमें शास्त्र है, इसके बारे में हम लोगों को बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। इतना बड़ा ट्रेजर हाउस हमारे पास तंजौर की लाइब्रेरी में रखा है, उसको हमको उस विषय में काम करना चाहिए। मैं एक और जिक्र करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। एक एरिक वॉन डेनिकन करके एक यूएस में एक बहुत बड़े लेखक हुए, आप लोग पढ़ सकते हैं किताब में, एरिक वॉन डेनिकन ने एक किताब लिखी है अकॉर्डिंग टू एविडेंस। ये किताब जो है आज से लगभग 40 साल पहले मैंने पढ़ी है, हम लोग देख सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। एरिक वॉन डेनिकन ने अकॉर्डिंग टू एविडेंस किताब में लिखा है कि दुनिया के अंदर लगभग 10,000 साल पहले भारतवर्ष के अंदर और चाइना के अंदर विमान बनाने की कला थी। एक एरिक वॉन डेनिकन लिखता है। समाप्त कीजिए। बस मैं 2 मिनट अध्यक्ष महोदय, थोड़ा प्लीज।
औरों को भी बोलना है ना। हाँ, और भी बोलेंगे। मैं आपको ये कहना चाहता था अकाउस्टिक्स के बारे में, थर्मल अकाउस्टिक्स के बारे में, जो एक स्विस साइंटिस्ट हुआ और साइंटिस्ट हंस जैनी ने लिखा है, जो उन्होंने टोनोस्कोप बनाया है। और मैं एक बात अपनी बात कह लास्ट में एक बात कह देता हूं। मंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनोस्दम, अयोग्यो पुरुषो नास्ति, योज का तुत्र दुर्लभ है। अध्यक्ष महोदय, दुनिया के अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसका कोई अर्थ न हो, दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं जो वैज्ञानिक न हो। हम पुनः अपनी इसको मैं एक बात और, जो अगर आप अलाउ करें, मैं एक बात को जो पढ़ना चाहता था, हमारे जो आपका वक्त खत्म। ऑनरेबल मेंबर फ्रांसिस्को सार्डिना सर। मैं कोई बात नहीं, मैं पुनः, आपने मुझे इतना समय दिया, मैं हमारे देश के सभी वैज्ञानिकों का, सभी ऋषि और ऋषिकाओं का, सबका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। और साथ साथ हम सब सदन में मिलकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन के अधिनियम को यहाँ पूरा किया, उनका अभिनंदन करता हुआ अपनी बात को मैं यहाँ विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, madam, for giving me this opportunity to take part in the discussion. I would like first to congratulate all my compatriots, because India now is on the moon. We became the fourth nation to make a soft landing on the moon on August 23rd, when Chandrayaan-3 successfully touched down near the lunar south pole. Though we did not succeed with Chandrayaan-2, and we say failures are pillars of success, so that's how in Chandrayaan-3 we achieved. India now joined the select club of countries like United States of America, former Soviet Union, and the People's Republic of China to have made a controlled landing on the surface of the moon. The entire mission, operation right from launch till the landing, happened flawlessly as per the timeline. After performing various INSU experiments, the Pragyan rover was put to sleep on September 2nd, 23, and on the very same day, ISRO achieved another successful launch, that is Aditya L1. I join my fellow members in expressing heartfelt commendation to the Indian Space Research Organization and all other organizations and companies, all the scientists and engineers involved with the project, for bringing us this moment of joy and hope, the hope of a better tomorrow. It gives me immense satisfaction that we became the first country to go near the south pole of the moon. The mission is well positioned to offer important new information about the makeup of the lunar surface, the existence of water ice, the history of lunar impacts, and the development of the moon's atmosphere. I'm also thankful to the European Space Agency for providing ground station support for its facilities in French Guiana, Australia, and the United Kingdom. Chandrayaan-3 and Aditya L1 are a testament to India's commitment to state exploration and greater understanding of the universe's mystery. They will further strengthen India's position in the global space community. These missions will inspire the younger generation to pursue careers in science, technology, engineering, and mathematics. It should be a moment of great pride for the freedom fighters, founding fathers of our republic. This is indeed a success which belongs to all the society, which will help boost the development of science and, most importantly, scientific temper in the country, with which all can aspire to transform our country, which is 1/6 of the entire humanity, into a developed nation. Therefore, I support the decision
to mark the successful landing of Chandrayaan-3 on August 23 as a National Space Day every year. Science and human knowledge cuts across all boundaries of the countries, ideologies and parties. And the space research is undoubtedly the common cause of all of the mankind when we set our gaze on the stars, to the moon and beyond. We realize that we are a small planet which is home to the humanity. It reminds us our collective existence and our common destiny. It gives us the sense and purpose to find peace and shared happiness for all the mankind. I congratulate all and implore my honorable colleagues and respected members of the country to tap on the rise in the scientific fervor for the all-round success of our society. We need to strive for bringing about social modernity and harmony and surge ahead as we embrace technological modernity. In the end, I congratulate all our past Prime Ministers, Nehru ji, Indira ji, Rajiv ji, Nasiram ji, and all others for the success of this mission. And I congratulate Modi ji that you are lucky that this achievement took place during his tenure. Thank you, Madam. Thank you, sir. Honorable Member S. Venkatasan. அவைத்தலைவருக்கு வணக்கம். புதிய நாடாளுமன்றத்தின் முதல் உரை சந்திராயனுடைய வெற்றிக்கான பாராட்டு உரையாக அமைந்தது மகிழ்வளிக்கிறது. Chandrayaan-3 வெற்றி பயணத்திலே ஈடுபட்ட இஸ்ரோவினுடைய அனைத்து விஞ்ஞானிகளுக்கும் அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்கள். செயற்கை நுண்ணறிவை பயன்படுத்தி விண்கலத்தின் வேகத்தை தீர்மானித்து நிலவின் வழித்தடத்தை துல்லியமாக கணித்து இறங்கியது தொழில்நுட்பத்துறையில் நம்முடைய பாய்ச்சல் வேக முன்னேற்றத்தினுடைய ஒரு சான்று. உலகத்தில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் நிலவு நோக்கிய பயணம் 7 பயணங்கள் நிகழ்ந்திருக்கிறது. நிகழ முயற்சி நடந்திருக்கிறது. அதில் 4 தோல்வி அடைந்திருக்கிறது. 3 வெற்றி, 1 இந்தியா, 2 சீனா. மிக துல்லியமான இடத்தை வெறும் 1/2 கிலோமீட்டர் நீளம் 2 கிலோமீட்டர் அகலத்தில் மிக சரியாக போய் விண்கலத்தை இறக்கிய நம்முடைய விஞ்ஞானிகளுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆனால் இந்த அவையில் காலையிலிருந்து நடக்கிற விவாதம் உண்மையில் மிகுந்த கவலை அளிக்கிறது. இது விஞ்ஞானத்தை பற்றிய ஒரு விவாதமா அல்லது வேத புராணங்களை பற்றிய விவாதமா என்ற குழப்பம் இருக்கிறது. இந்த விவாதத்தை ஆரம்பித்து வைத்த அமைச்சர் அவர்கள் புராண இதிகாச கதைகளை அவ்வளவு நேரம் பேசினார். அதை கேட்பதற்கு புதிய பாராளுமன்றத்துக்கு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒரு கோவில் மடத்திலே அமர்ந்தால் நல்ல கதா காலட்சியத்தை நான் கேட்க முடியும். இப்பொழுது எனக்கு முன்னால் பேசிய ஆளுங்கட்சியினுடைய ஒரு எம்பி கூட சொன்னார், தஞ்சாவூரில் இருக்கிற நூலகத்தில் ஓலைச்சுவடியில் 10,000 ஆண்டுக்கு முன்பு ராக்கெட் விமானத்தை அனுப்பியதற்கான விவரங்கள் அடங்கிய ஏற்றுச்சுவடிகள் இருக்கிறது என்று சொன்னார். நான் ரெண்டு விஷயங்களை இங்கே பதிவு செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அதைவிட பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சொல்லப்பட்ட கதைகள் எல்லாம் அங்கே இருக்கிறது. ஆனால் அதெல்லாம் கதைகள், வரலாறு கிடையாது அல்லது அறிவியல் கிடையாது. 2, அந்த நூலகத்திற்கு கூட மோடி அரசு கொடுக்க வேண்டிய நிதியை கடந்த 4 ஆண்டுகளாக கொடுக்காமல் வைத்திருக்கிறது என்பதையும் இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அது இரண்டாவது கேள்வி. ஒரு ஓலைச்சுவடி 10,000 ஆண்டுகளாக எப்படி இருக்கும் என்பது ஒரு முக்கியமான கேள்வி. அதிகபட்சம் 1000 ஆண்டுகளுக்குள்ளே தான் எவ்வளவு பாதுகாத்தாலும் இருக்கும் என்பது நமக்கு தெரியும். நண்பர்களே, அறிவியல் சூழலில் நாம் எவ்வளவு பின்தங்கி இருக்கிறோம். இந்தியாவில் 10 லட்சம் பேரில் 262 அறிவியல் ஆய்வாளர்கள் தான் இருக்கிறார்கள். சீனாவில் அது 2500 பேர் இருக்கிறார்கள். பிரிக்ஸ் நாடுகளில் மிக குறைவான எண்ணிக்கையில் நாம் தான். அதே போல ஆய்வுக்கு நாம் ஒதுக்குகிற நிதி ஒருவருக்கு $43 தான் ஒதுக்குகிறோம்.
பிரேசில் $173 ஒதுக்குகிறது, ரஷ்யா $255 ஒதுக்குகிறது. அது மட்டுமல்ல, இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் துவங்கி செப்டம்பர் மாதம் வரை பல்வேறு ஆய்வுகளுக்கு, அது பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மற்றும் ஆய்வாளர்களுக்கு, அறிவியல் துறையில் பணியாற்றுகிற ஆய்வாளர்களுக்கு இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் டு செப்டம்பர் வரை ஒன்றிய அரசு கொடுத்திருக்கிற நிதி 0. வெறும் செங்கல்லை வைத்து எய்ம்ஸ் படத்தை காட்டுவதை போல வெறும் வாயுச்சாவடாலை வைத்து சந்திரயான் படத்தை காட்டிக் கொண்டிருக்கிறது ஒன்றிய அரசு. இதனுடைய உச்சமாக 2 விஷயங்களை நான் இங்கே பதிவு செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். ஒன்று, SSLV கலாம் உருவாக்கிய வகை ராக்கெட், அதற்கான தேவை இன்றைக்கு அதிகமாகி இருக்கிறது. ஒரு ஆண்டுக்கு 1000க்கும் மேற்பட்ட செயற்கைக்கோள்களை விண்ணிலே அனுப்ப வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. ஆனால் இன்றைக்கு SSLV ராக்கெட்டை தனியாருக்கு கொடுப்பதற்கான டெண்டர் விடப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது லாபகரமான விஷயங்களை தனியாருக்கு கொடுத்துவிட்டு இஸ்ரோவை நட்டத்திலே காட்டுகிற ஒரு வேலை. எப்படி விக்ரம் லேண்டர் போய் இறங்கிய இடத்திற்கு சிவசக்தி என்று பிரதமர் பெயரிட்டார் என்றால், SSLV-யை தனியாருக்கு கொடுக்கிற இந்த மிஷனுக்கு அதானி சக்தி என்று பெயர் வைப்பாரா என்ற கேள்வியை நான் இங்கே கேட்க விரும்புகிறேன். அதே போல இந்த 10 ஆண்டுகளில் எத்தனை வேத ஆய்வு நிறுவனங்களை ஒன்றிய அரசு துவக்கி இருக்கிறது, ஜோதிட ஆய்வு நிறுவனங்களை துவக்கி இருக்கிறது. ஆனால் ஒரே ஒரு அறிவியல் ஆய்வு நிறுவனத்தை கூட ஒன்றிய அரசு துவக்கவில்லை என்பதை இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இன்றைக்கு இந்த அவை இவ்வளவு பாராட்டுகிற இஸ்ரோவுக்கு இதே ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 13ஆம் தேதி ஒன்றிய அரசு ஒரு சுற்றறிக்கை அனுப்பியது, இஸ்ரோ வாய் திறந்து பேசக்கூடாது என்று. ஜோதிமத் விஷயத்தில், நிலச்சரிவு விஷயத்தில் இஸ்ரோவும் நிலவியல் துறையும் எதுவும் பேசக்கூடாது என்று இந்த ஒன்றிய அரசு சுற்றறிக்கை அனுப்பியது. எப்படி பூமி சூரியனை சுற்றுகிறது என்று சொன்ன கலிலியோவுக்கு வாய்ப்பூட்டு சட்டம் போட்டீர்களோ அதே போல இஸ்ரோவுக்கு நீங்கள் போட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். நண்பர்களே, அறிவியல் என்பதும் விஞ்ஞானம் என்பதும் கேள்வியில் தான் பிறக்கிறது. ஆனால் இன்றைக்கு கேள்வி நேரம் உள்ளிட்ட விஷயத்தை தவிர்த்துவிட்டு இந்தியாவினுடைய அனைத்து முன்னேற்றமும் அறிவியல் பூர்வமான பார்வையிலே இருந்து உருவாகிற விஷயங்கள், அவற்றை எல்லாம் மறுதளித்து புராணங்களை வரலாறு என்றும் இதிகாசங்களை அறிவியல் என்றும் மீண்டும் மீண்டும் நீங்கள் நிலைநிறுத்த நினைக்கிறீர்கள். அது உங்களுடைய பார்வையை மக்களிடம் அம்பலப்படுத்துவதற்கு தான் உறுதி செய்யும். எப்படி ஒரு ராக்கெட் விண்ணிலே போகிற பொழுது அது உதிர்த்து கீழே தள்ளுகிற கரிப்புகையை போல உங்களது பொய்யும் கதைகளும் கீழே விழுந்து இந்தியா வரலாற்று ரீதியாகவும் அறிவியல் ரீதியாகவும் முன்னோக்கி செல்லும். 40-50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நம்மை பார்த்து ஒரு சைக்கிளிலே ராக்கெட்டை கொண்டு போன இஸ்ரோ தான் இன்றைக்கு செவ்வாய் விண்கலத்திற்கு தன்னுடைய முயற்சியை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொற்று நோயை ஒழிக்க முடியாது என்று சொன்ன உலக நாடுகள் இந்தியாவை சொன்னது. ஆனால் இன்றைக்கு தொற்று நோயை நாம் முழுமையாக ஒழித்திருக்கிறோம். எருமைப்பாலிலே இருந்து பவுடர் உருவாக்கி இந்தியாவின் ஊட்டச்சத்தை வளர்த்திருக்கிறோம். இது அனைத்தும் அறிவியல் பார்வையோடு திடமான ஒரு இந்தியா மூட நம்பிக்கையை தகர்த்து முன்னேறியது. எனவே நீங்கள் உங்களது மூட நம்பிக்கையை தகர்த்து இந்தியாவின் அறிவியல் தலைமுறை முன்னேறும் என்பதை சந்திராயன் பறைசாற்றுகிறது என்று சொல்லி முடிக்கிறேன். வணக்கம். Thank you. Honorable Member Tejaswi Surya ji. Madam Speaker, thank you so much for giving me this opportunity to speak in the very first special session of this Parliament in this new Parliament building. We have assembled here today to discuss and pass a resolution congratulating our scientists, the scientific community of the country, for their glorious achievement in successfully completing the Chandrayaan Mission 3. On behalf of 1 billion Indians, and most importantly on behalf of young Indians who look up to climbing new frontiers in science and technology, I thank all the scientists of ISRO for inspiring a generation of Indians by achieving something that was considered impossible. It's only rare that in the history of a nation
moments like this come, which inspires and unites a nation, and the landing of the Chandrayaan mission on the moon was one such rare moment where the whole nation stood in unison, saluting the scientific prowess and achievement of this great country. While I am indeed proud that our country became the very first nation in the world to land successfully on the south side of the moon, I am even more proud that I represent a city which is the science capital of India, and even this mission Chandrayaan-3, while it is made in India, it was also made in Bengaluru, the city that I represent. Most speakers who have spoken earlier than me have highlighted the achievements of ISRO in the last few decades and how the scientists of ISRO have not only shown the world how to make efficient space missions, but also do it in a cost-effective manner. I wouldn't want to repeat most of the points that have been already covered. I would only want to say that the last 9 years have truly been historic for the country, even in the space and technology realm. Under the leadership of the Honorable Prime Minister, not only have we increased the budget for ISRO, budget for space exploration by a whopping 142%, we have also strengthened scientific institutions, whether it is CSIR, whether it is funding for IISc, or leveraging technology to benefit the last mile delivery of services to the people. UPI की बात हो या ई-नैम की बात हो, स्टार्टअप से लेकर सेरिकल्चर इंजीनियरिंग तक, स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक, अटल इनोवेशन मिशन से लेकर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन तक कई सारे चीज पिछले 9 साल में मोदी सरकार ने किए हैं, जो अपने देश के साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के फाउंडेशन है, इसको बलवर्धन करने के लिए हिस्टोरिक एंड रेवोल्यूशनरी चीज पिछले 9 साल में हुए. Madam, I wanted to keep my speech as apolitical as possible. I wanted to keep my speech as academic as possible. But the speakers from the opposition benches have indulged in a continuous Nehru bhajan from morning, instead of doing a bhajan of ISRO and ISRO scientists. And that is leaving me with no option but to correct and place before this honorable house, this august house, some very important facts about what was the contribution of certain figures whose hagiography is trying to be written today by members of the opposition. An impression is made to be given that everything scientific in India, all scientific achievements in India, whether it is ISRO, whether it is DRDO, whether it is CISR, whether it is IISc, every scientific achievement in India is credited to Nehru. But the reality is far from that. Madam Speaker, I want to highlight to you the fact that most of the scientific institutions that are a nation's pride today were all started by people in pre-independence India when Nehru had no role to play. And all those pioneers who had the grand vision to establish these institutions, even at the time of the British India, are not even mentioned, even cursorily, when the nation is celebrating its scientific prowess. I only want to take the example of 1 or 2 people. Kanimoyi ji, I am quoting the example of Arcot Mudaliar, coming from Tamil Nadu. Please hear it out. In 1942, when India was not independent, Arcot Ramaswamy Mudaliar,
he envisioned an institution by the name Council of Scientific and Industrial Research in India and established it from 1942 to 1942 with the help of Shanti Swarup Bhatnagar. Nehru had nothing to do with it. Today, most number of patents in the country are filed because of CSIR, and it is one of the most important scientific research organizations in the country, and Nehru had nothing to do with it. Let me tell you what role Nehru played. Immediately after independence, when the institute, CSIR, was brought under the Ministry of Industries and Commerce. In one of the meetings, at the very beginning of the CSIR after independence, Pandit Nehru says, the members of the governing body will appreciate that it is difficult for me to devote much time to many aspects of the work of the council. For the present everyday work, Dr. Shyama Prasad Mukherjee will, however, look after the council. It was because of Dr. Shyama Prasad Mukherjee, the founding father of my party, the earlier avatar of the Bharatiya Janata Party, Jansangh, that the country's earliest scientific establishments were strengthened and gotten strengthened at the root level. Dr. Shyama Prasad Mukherjee, as the Minister of Industries and Commerce, set up the National Physical Laboratory, National Chemical Laboratory, National Metallurgical Laboratory, Fuel Research Institute, Ceramic Research Institute, Central Leather Institute, Central Electrochemical Institute. All of these institutions were started, strengthened, and supported by Dr. Shyama Prasad Mukherjee. But today, Arcot Ramaswamy's name is not mentioned. Dr. Shyama Prasad Mukherjee's name is not mentioned. Shanti Swarup Bhatnagar's name is not mentioned. Morning till now, I have been seeing it's only Nehru Bhajan that is going on. The cosmos of the Congress party starts with Nehru and ends with Rahul Gandhi. It is unfortunate, but it is necessary for us to inform the nation through this August House what Nehru truly did, even when it came to atomic research. I want to draw the attention of the members from the opposition when acquisition of missiles and research in atomic bombs, nuclear bombs, for protecting the country's national security, energy security was made to Nehru. This is what Pandit Nehru says, and I quote, the distribution of this toy, the toy that he is mentioning is the atom bomb, a nuclear bomb. The distribution of this toy, the atom bomb, ballistic missiles and the like to countries will not only be dangerous, very dangerous, but it will completely poison the already disturbed atmosphere of the world today. He goes on to then say, the making of the atom bomb is dangerous and dreadful, and he was the first person to advocate the resistance policy of excluding India and other Asian nations from the nuclear club, a policy that would later be written into the non-proliferation treaty that India would spend decades fighting, when he claimed that the going of this atomic weapon into an Asian country's hands would be a dreadful thing, a very dangerous thing. It took an Atal Bihari Vajpayee to make the nation a nuclear capable nation in 1999, 1998. It was very different. You know, Manishji, you know the details. You know how different 1974 and 1998 was. You know what was the difference, Manishji. You know what was the difference. You know what was the difference between the two. You know what was the difference between... You know what was the difference between Indiraji's time and what was Atalji's time. We never did it in an apologetic matter. We did it as a matter of conviction. Okay. Madam Speaker, if you look at the history, there is one thing that will be clear. काम हमेशा दूसरों का होता है, क्रेडिट तो नेहरू का होता है. Even in the case of Chandrayaan, it has been the same case. Chandrayaan first, it was our Prime Minister Atal Bihari Vajpayee who approved Chandrayaan first in 2003. What happened? It was in 2008 that
the impact mission reached moon. And then the Congress government, UPA government, what did they do? The point on which the impact rover met, they named it as Jawahar Point. When Nehru had nothing to do with Chandrayaan-1, the impact point, however, was Jawahar Point. Former ISRO chief, let us talk about Chandrayaan-2. Former ISRO chief, Madhavan Nair, has gone on record to say that for political reasons, UPA-2 delayed political clearances, denied approvals for Chandrayaan-2. It was Chandrayaan-3 again, our government, Modi government, that approved Chandrayaan-3, and despite the loss, despite the challenges that we faced during Chandrayaan-2, the Prime Minister was there in Bengaluru, patting the back of our scientists, strengthened them, motivated them, and prepped them to make sure that Chandrayaan-3 was a success. The difference, Madam Speaker, is when Chandrayaan-3 met with success, the Honorable Prime Minister of the country named the point as Tiranga Point and Shiv Shakti Point and not did bhajan of any particular individual. Please conclude. Madam, allow me 2-3 minutes more, please. There are 2-3 important issues that needs to be brought to the notice of this August House. Madam Speaker, the difference between naming Tiranga Point, Shiv Shakti Point and the naming of Jawahar Point, the worldview, the difference in the worldview is what differentiates the Congress, the India Alliance and the Bharatiya Janata Party and the NDA Alliance. This is the difference. Madam, I want to take another example. Madam, I was listening to one of the speakers from the opposition credit Rajiv Gandhi for telecommunication and computer revolution in India. With all humility, I want to submit that the doyen of the country's computer industry and BPO industry and IT industry, N.R. Narayan Murthy, a few years ago, went on record and said that when they started Infosys, he had to travel 50 times to Delhi and it took 3 years for him to purchase one particular computer, import one computer. This was the state of affairs of this country for entrepreneurs, for scientists who wanted to start something new. And again, the credit काम किसी ने दूसरे ने किया, credit तो राजीव गांधी को जा रहा है. Madam, I also want to point this out. The exploration of space, the quest to understand what lies in the space is not something new for this civilization. Starting from the Rig Veda to this day, the journey has been continuous. Aryabhata, Varahamihira, Bhaskara, all of them postulated theories on units of time, of understanding how the heliocentrism of the solar system works. All of these indicate the natural quest of the Indian mind to understand the secrets that lie beyond the space. Never in our history, never in our civilizational history was any scientific man or woman persecuted, hunted down for their beliefs, for their theories and postulates. Whereas in other civilizations, you will find examples of the Hypatia of Alexandria who was stoned to death. Galileo Galilei, Nicholas Copernicus, Johannes Kepler, many such scientific minds were persecuted for various reasons. But this is the only civilization in the whole world where scientists and people of science have never been persecuted all through the civilizational history. Thank you. The only exception to this, please, madam, please give me 2 more minutes, madam. The only exception to this is the persecution of a scientist from ISRO by the Kerala Congress government, Nambi Narayan, and this is the only exception where a scientist was persecuted for political reasons by the Kerala Congress government. I also want to remind you that it was in 2013 that Honorable Prime Minister Narendra Modi, as the candidate for Prime Minister, as the BJP's candidate for Prime Minister, when he visited Thiruvananthapuram, visits Nambi Narayan, promises that the country will stand by him again.
And it was in 2018, after Narendra Modi government came into power, that Nambi Narayan was given the honor of Padma Shri Padma Bhushan, and that was how Narendra Modi government has respected, strengthened the scientific people and scientific institutions of India. Madam, I only want to conclude by saying this. Madam, many institutions are extremely important for strengthening our scientific prowess. One of them is HAL. I come from Bengaluru, and I want to tell you that just 7-8 years ago, the state of HAL was in dire distress. Today, not only is the company, the organization manufacturing LCA Tejas, but in recent meeting of the Honorable Prime Minister in Delhi, in US, along with GE, they have gotten into a memorandum of understanding to manufacture GE 414, F1414 engines with 80% technology transfer that is going to make India a superpower in this. Madam, Madam Speaker, I will conclude with just this. I will conclude in 1 minute, madam. In 1 minute. Madam, the coming decade, whether it is geopolitically, whether it is energy security, whether it is any other aspect of our national politics, our geopolitics, it is going to be directly influenced by how India performs and how India takes the lead in important areas of emerging technology. And I must credit the Narendra Modi government for making India future-proof and tomorrow-ready by institutionalizing and supporting important scientific missions. I would want to read out only 4 or 5 of them. The National Quantum Enabled Science and Technology Program, National Quantum Technologies Application Program, National Research Foundation, National Supercomputer Mission, the National Green Hydrogen Mission. All of these are important programs that the government of India has undertaken to make India a pioneer in emerging technologies. One of the points that was made by Karti Chidambaram ji, one of the points that he made, a very relevant point that he made, was how to popularize science among young people and students. I want to tell him that the Modi government in the last few years has been working with a mission focus to popularize science among children. And the Atal Innovation Mission and building of 10,000 Atal Tinkering Labs in our high schools, with the objective of nurturing 10 lakh young minds who will explore the frontiers of science, is an example of how the Narendra Modi government is trying to make science and technology a popular culture in the whole country. Madam, I only want to conclude by saying this. Please conclude, please. I will conclude. The other people. Madam, all of these aspects that has taken place in the last 9 years. I mentioned UPI, Digital India, Startup India, to the startups that are now emerging in space technology. One of the most promising startups in space called Pixel Space is run by an Indian engineer who comes from a small town called Chikmagalur, has raised a few $1 million from Google. The boy, Awais Ahmed, is a CEO of this and hails from Chikmagalur. It is possible only because the Modi government opened the space technology space for private players. Madam, the next few decades is going to be extremely important for the country in strengthening our industrial, our scientific institutions and making India future ready, India tomorrow ready. And we are extremely fortunate that at such an important point in history, we have the leadership of Narendra Modi, who has been leading this country with such foresight and vision. I want to once again congratulate the Prime Minister for his deftful leading of this country, deftful leadership for this country at such an important time. Thank you so much, madam. Thank you. Madam, thank you for allowing me to speak on the success of Chandrayaan-3 in this special session and this new Parliament House. I stand here
today to speak on behalf of my party, All India Trinamool Congress. It makes me immensely proud as an Indian that we achieved this paramount feat. The feat we have achieved shall inspire millions and millions of kids across the country to be scientists and astronauts. As our Honorable Chief Minister Mamata Banerjee, Srimati Mamata Banerjee said, we are indeed in super league of space. We must remember it is an achievement of our scientists, and every bit of credit of Chandrayaan-3 should go to them. It was a collective teamwork and effort of our ISRO scientists. However, it breaks my heart to see that the union government has given all credit to one political leader. Hypocrisy to the union government, as they appreciate Chandrayaan-3, but they have reduced the Department of Space budget in 2023-24 by 8% in comparison to the last year, with expenditure for space science receiving a cut of 32% even after delivering missions like Chandrayaan-3 and Aditya L1. While our own very ISRO is achieving this marvelous achievement, it has 303 vacancies for various scientists and engineers like electronic, mechanical and computer science. It also reflects a grave problem in our society of unemployment. The Reserve Bank of India's monthly bulletin for September shows that our unemployment rate has increased to 8.1%, which is extremely concerning. While we are trying to empower women by bringing in legislation like women reservation bill, but only 1 out of 4 employees of ISRO's are women out of 16,000 employees. Not even a single woman in the panel that headed the Chandrayaan-3. The union government claims that India only achieved success after 2014. We must remember that we have been a democracy over 75 years, and India began its space journey in 1960s. It is not today's effort that put us on this feet. Consistent effort for 60 years from the scientists and the people of India has put us on this feet. While the Indian government politics and action breaks my heart, I feel proud when I read about the contribution of Anuj Nandi from West Bengal, who designed the camera of Chandrayaan-3 spacecraft. When I hear a son of a farmer from West Bengal has been empowered to dream, empowered to catch the stars, this was the case of Chandrakant Kumar, the Deputy Project Director of Chandrayaan-2. He joined ISRO in 2001 and, like every hard-working Bengali, proved his worth. This depicts our country's aspiration, and we must work hard to make this aspiration possible. Most of the ISRO's employees are not from IIT, IIMs, but from different colleges across the country. It also raised few concerns in my mind as why the students from IIT and IIM prefers to work outside India, why thousands of students dream to study, work and settle abroad in India. Is the government giving enough facility to retain the top talent within the country, to make the aspiration of youngsters like Anuj and Chandrakant in a reality? It is extremely important that we invest more in our space research, give ISRO a flexibility in their research and development that they deserve. We must promote academic research across different subjects throughout the country and not put ED behind those who differ from us. I would like to end with Dr. APJ Kalam's quote: "Winners are not those who never fail, but those who never quit." और उर्दू का 2 लाइन पर तवज्जो फरमाइए। चांद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा ना ले चेहरे का नूर। धन्यवाद। Thank you. Honorable Member Maluk Nagar ji. अध्यक्ष जी धन्यवाद बहुत बहुत। आज इस ऐतिहासिक समय पे नई पार्लियामेंट, महिला आरक्षण बिल
और चंद्रयान-3 पे जो चर्चा हो रही है, एक ऐतिहासिक समय है और ये चंद्रयान-3 देश की जीत है, देश के वैज्ञानिकों की जीत है, हम देश के 140 करोड़ लोगों की जीत है। आपके माध्यम से अपने सभी साथियों को और देशवासियों को सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। जो जितना देश का नंबर तीसरे नंबर पे रहा और चंद्रमा के एक कोने पे पहले नंबर पे रहा, ये जाहिर सी बात है देश का नाम रोशन हुआ है और देश का नाम संसार में ऊपर आया है। और इसके लिए ये अच्छी बात भी है और कहीं ना कहीं पूरे संसार में छोटी मोटी कहीं ना कहीं कोई जलन भी है। जिस तरह कनाडा में पिछले दिनों घटना घटी और हमारी सरकार ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद जो बढ़ता हुआ कद है देश का और जो कश्मीर के लिए उन्होंने, जैसे हमने बैन किया कनाडा वालों को, कश्मीर के लिए जो बैन किया है कि वहां खतरा है, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 17 तारीख को लाल चौक के पास पार्क में बहुत बड़ी रैली मैं करके आया हूं और मसूदी साहब हमारे बैठे थे, ज्यादातर लोग इनके क्षेत्र के थे जो मुसलमान गुजर थे, तो वहां बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है जिस तरह का वहां कनाडा में बात फैलाई जा रही है। तो ये भी एक इस बारे में मैं बताना चाह रहा हूं। और पिछले दिनों सरकार ने जो 68-70 सालों से उन गुजर बकरवालों के साथ उनको न्याय नहीं मिला, जो पिछले दिनों न्याय मिला और उनका कोटा जो फिक्स किया, उससे वहां खुशी की लहर भी बहुत थी। पर कुछ पार्टियां वहां गुमराह कर रही हैं कि तुम्हारे कोटे में कहीं कोटा लिया जाएगा, तो मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में वो क्लियर हो जाएगा और सरकार सहानुभूति पूर्वक सोचेगी और उनके कोटे को कम नहीं करेगी। अगर किन्हीं लोगों को कोटा देना भी है, पहाड़ी या दूसरे पर कास्ट के लोगों को, तो उनका एसटी से अलग कोटा फिक्स करेंगे और अलग उनको कोई सुविधा देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है उन लोगों को जब न्याय मिला है 68-70 सालों के बाद, तो उनका कोई अब उनके साथ अन्याय नहीं होगा। आज जो सुबह में राजनाथ जी को सुनना था कि विज्ञान और संस्कृति दोनों को साथ जोड़ के बताया, अच्छी बात थी बहुत। और हमारे साथी कुछ ट्रैप में आके संस्कृति या दूसरी चीजों पे जो खिलाफ बोल रहे थे, तो मेरे हिसाब से जो गठबंधन, ये महागठबंधन जो बनने जा रहा है, अगर इनको आने वाले समय में कमजोर करना है तो ट्रैप में जो आ रहे हैं, मेरे हिसाब से वो देश के लिए और देश की जनता के लिए किसी भी तरह ठीक नहीं है। एक बात अध्यक्ष जी और कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, यूएस और यूएसएसआर का कंपटीशन होता था आपस में। जो हमारे चंद्रयान-3 को छोड़ा गया, तो रशिया जो यूएसएसआर का जो मुख्य पार्ट था, उसने जल्दी में आकर, हाबड़ ताबड़ में आकर अपना, ताकि कीर्तिमान उसका स्थापित हो जाए, और वो छोड़ा। और वो रास्ते में ही जो है कहीं ना कहीं ऊपर वाले को शायद यही मंजूर था कि उनका फेल हुआ। बस खत्म कर रहा हूं जी, उनका फेल हुआ और हमारे देश का नाम एक कीर्तिमान स्थापित हुआ। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो टेक्नोलॉजी है, सरकार इसको कॉमर्शियली कैसे लगाए। और जो आंकड़े सवेरे आ रहे थे, वो ज्यादा से ज्यादा पूरे संसार का इस सैटेलाइट के द्वारा, उस टेक्नोलॉजी के द्वारा कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जाए और हमारे देश में विदेशी रिवेन्यू कैसे ज्यादा से ज्यादा आए। जो असली, बस खत्म कर रहा हूं, जो असली जीत होगी हमारे देश की, हमारे देश के लोगों की, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, मंत्री जी। धन्यवाद सभापति महोदया। इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे मेरी बात रखने का अवसर दिया। आज हम इस नए संसद भवन के अंदर चंद्रयान-3 की सफलता और भारत की अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो भी उपलब्धियां रही हैं उसके संबंध में विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। सभापति महोदया, गत 23 अगस्त 2023 को भारत ने चंद्रमा की सतह पर अपने
तिरंगे को लहराने की उपलब्धि प्राप्त की है और इसके साथ ही भारत चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है और दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बनकर उभरा है। चंद्रयान-3 की सफलता के बाद हमने आदित्य L1 की सफलता को भी देखा और आज देश में गगनयान की भी बात हो रही है। और मैं इस अवसर पर, चूंकि मैं बहुत देर से अपने साथी सांसदों के विचारों को भी सुन रही हूं, तो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जब बात भारत की उपलब्धियों का जश्न मनाने की हो तो किसी भी प्रकार का आपसी विवाद नहीं होना चाहिए। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की जो यात्रा है वो 6 दशक से भी लंबी रही है और इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होना चाहिए कि इतने वर्षों की यात्रा में भारत के अंदर अलग अलग जो सरकारें रही, जो हमारे तमाम प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने देश का नेतृत्व किया और जो हमारे महान वैज्ञानिकों की तमाम पीढ़ियां रहीं, उन सब के सामूहिक और सतत प्रयासों का ये परिणाम है कि आज हमने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। इसलिए आज के इस अवसर पर उन सभी लोगों का अभिनंदन इस पूरे सदन को, हम सभी को करना चाहिए। अध्यक्ष महोदया, बजट की बातें भी मैं कुछ साथी सांसदों के मुख से सुन रही थी, इसलिए मैं जरूर कहना चाहती हूं कि कुछ विषय ऐसे होते हैं कि जब हमारी इच्छा शक्ति अत्यंत प्रबल होती है तो संसाधनों का अभाव कोई भी बाधा पैदा करने लायक ही नहीं बचता है। लेकिन हमारी सरकार ने इस सेक्टर को हमेशा बहुत प्राथमिकता दी है और 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आई, उस वक्त जो बजट स्पेस डिपार्टमेंट को दिया जाता था तो 5,168 करोड़ हुआ करता था, जिसे हमारी सरकार ने इतने वर्षों में बढ़ाकर 13,000 करोड़ कर दिया है। हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि जहां एक और देश इस उपलब्धि से गौरवान्वित हुआ है, तो इसके अलावा इस उपलब्धि से जो स्पेस सेक्टर में हमने प्राप्त किया है, देश के आर्थिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स, लगभग 140 स्टार्टअप्स हैं आज स्पेस सेक्टर में, और मैं कहना चाहती हूं इस अवसर पे कि 2016 के पहले भारत में कुछ 100 स्टार्टअप्स हुआ करते थे, लेकिन 2016 में हमने जब स्टार्टअप के इकोसिस्टम को बढ़ाना शुरू किया तो उसका नतीजा ये हुआ कि आज भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनके उभरा है। हमारे देश के युवा आज यूनिकॉर्न्स बना रहे हैं, 100 से ज्यादा हम यूनिकॉर्न्स बना चुके हैं, 1 लाख से ज्यादा DPIIT रेकग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं हमारे पास, और स्पेस सेक्टर में हमारे देश के युवाओं ने 140 के करीब स्टार्टअप्स बनाकर खड़े किए हैं। और स्टार्टअप्स और बहुत सारी कंपनियां हैं जो आज स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एरोस्पेस के क्षेत्र में, डिफेंस R&D के क्षेत्र में काम करती हैं, जिनके लिए इस उपलब्धि के बाद अनेक अवसर काम करने के पैदा हुए हैं। इसके साथ ही ऐसी बहुत सारी स्पेस सेक्टर में काम करने वाली भारतीय कंपनियां जिनके अंदर अब और काम करने की दिलचस्पी बढ़ेगी, क्योंकि इस चंद्रयान-3 के सफलता के माध्यम से हमारी जो अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस है उसको भी हमने दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है। सभापति महोदय, सबसे बड़ी उपलब्धि अगर मैं कहूं तो आज ये है कि भारत एक लीडिंग प्लेयर के रूप में रिकॉग्नाइज हुआ है अंतरिक्ष अभियानों के मामले में, यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन और साइंटिफिक रिसर्च में आज भारत की जो ग्लोबल रेपुटेशन है वो बड़ी है, और तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी है वो भारत को ज्यादा मान्यता, ज्यादा रिकॉग्निशन दे रही है। और कहा जाता था कि एक बड़ा एक्सक्लूसिव क्लब होता है यूएस का, रशिया का, चाइना का, जिसमें भारत को प्रवेश मिलने में कठिनाई होती थी, लेकिन आज अपने इस उपलब्धियों के साथ भारत उस एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा बन चुका है। और आने वाले वक्त में हमें भरोसा है कि ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में भारत का योगदान जो आज 2 से 3% है, अगले 1 दशक में हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये योगदान बढ़ के 8 से 10% तक पहुंच जाएगा। आर्थिक प्रगति के जो रास्ते आज इस उपलब्धि के माध्यम से खुले हैं, भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनके उभरा है। आने वाले समय में हमने कल्पना की है कि भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, तो ये उस दिशा में, उस लक्ष्य के प्रति योगदान का भी एक और माध्यम हमारे लिए बनकर तैयार हुआ है।
अध्यक्ष महोदय, भारत की आज जो ग्लोबल रेपुटेशन बढ़ी है, उसके आधार पर हम ये भी कल्पना कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में स्पेस सेक्टर में बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोलैबोरेशंस होते हैं, जो पार्टनरशिप्स होती हैं अलग अलग स्पेस फेयरिंग नेशंस के साथ, उसमें भी भारत के लिए तमाम संभावनाएं बढ़ती हुई प्रतीत हो रही हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जरूर कहना चाहती हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पेस टेक्नोलॉजी के महत्व को समझा है, उसकी उपयोगिता को समझा है और इसलिए इसकी उपयोगिता पर बल देते हुए उन्होंने तमाम मंत्रालयों के कामकाज में इसके विस्तार करने के लिए भी अपने मंत्रिमंडल और अपनी पूरी टीम को प्रेरित किया है। एक समय में हम 20 मंत्रालयों में इसका उपयोग करते थे, लेकिन आज वो संख्या बढ़कर 60 हो चुकी है, यानी कि 60 मंत्रालय ऐसे हैं जिनके विभिन्न कामकाज में हम इस तकनीक का आज उपयोग कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे मनरेगा है, PMGSY है, PMKSY है, अमृत है, PM फसल बीमा योजना है, UIDAI है, स्वामित्व है। ऐसी बहुत सारे हमारे जनहित के प्रोग्राम्स हैं जिसमें एक बेहतर गवर्नेंस के लिए हम स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कर रहे हैं। सभापति महोदय, भारत के वैज्ञानिकों के भीतर बहुत प्रतिभा है, बहुत क्षमताएं हैं और एक के बाद एक इन 6 दशकों में हमने अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को देखा है। लेकिन क्षमताओं को, प्रतिभा को, कौशल को, उसे फलने फूलने के लिए एक अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है और हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व के माध्यम से एक ऐसा अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया है जिसमें हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा फली फूली है और इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हमें समय समय पर हासिल हो रही है। हमारे सरकार के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पेस सेक्टर को प्राथमिकता देते हुए जब हमारी सरकार आई तो इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने का काम किया और यहां तक कि जो हमारा भारतीय स्पेस प्रोग्राम है उसके अंतर्गत जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनकी भागीदारी को भी काफी हद तक बढ़ाया। यहां तक कि 2022 में हम अपनी एक इंडियन स्पेस पॉलिसी लाए और उसकी भी हमने घोषणा की। तो ये सारे कदम हमने इस नजरिए से उठाए कि हमारा ये जो अंतरिक्ष विभाग का कार्यक्रम है, हमारा जो स्पेस मिशन है, वो आगे बढ़े। और आज हम ये मानते हैं कि जिस पैशन के साथ हमारे देश के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और जो माहौल हमारी सरकार उपलब्ध करा रही है, जो वातावरण हमने क्रिएट किया है, उसमें आने वाले समय में भी जो अभी मैंने जिक्र किया कि आदित्य L1 के बाद अब हम गगनयान की भी बात कर रहे हैं, तो ऐसी और बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं जिसको आने वाले समय में हम हमारे देश के साइंटिस्ट प्राप्त करके दिखाएंगे। भारत नई ऊंचाइयों पर जाएगा और 2047 में जो हमने भारत को विकसित भारत बनाने का एक सपना देखा है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में हमारे सभी देशवासियों का जो योगदान हो रहा है, उसमें हमारी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है और हमारा स्पेस डिपार्टमेंट है, उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा और हम सबके सामूहिक प्रयास से मिलकर 2047 में भारत को हम एक विकसित देश बनाने का काम करेंगे। पुनः मैं आपके माध्यम से हमारे देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूं, उनका अभिनंदन करना चाहती हूं और भविष्य में भी भारत को वो इसी प्रकार अपने प्रयासों से गौरवान्वित करते रहें, इसके लिए उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं भी देना चाहती हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर श्री MP अब्दुल समद समदानी जी। Thank you, sir. Thank you, sir, for permitting me to take part in this very important discussion on Chandrayaan. Sir, Moon has always captured the imagination of humanity. And, sir, the Moon landing is quite natural. It has captured not only the imagination of the countrymen, all the people of the country. Not only that, sir, the whole country is rejoicing upon this great achievement of India becoming only the 4th nation in the moon landing after the US, Russia and China. Sir, the poet of all the languages has celebrated moon. I am reminded of a couplet, sir. कल 14वीं की रात थी,
कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा यह चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। और ये चेहरा सर देश का चेहरा है, देश का चेहरा है। इस पर हर भारतवासी को फख्र है, गर्व है। And also, sir, it is the achievement of the ISRO, the great scientists of the country. When we say this is the achievement of the government of the country, sir, I have to reinstate the point that the government is a continuous entity. Government is a continuous entity, sir, that the present government also has to acknowledge. Sir, when we think of the space missions of the country, we have to think of the two great luminaries, stalwarts, whose names start with N in English, Newton and Nehru. Newton and Nehru. Newton, the luminary of science. Nehru, the great luminary of wisdom, science, learning, politics, everything. Yes, sir. And, sir, there is a famous statement of Sir Isaac Newton, which has become almost like a metaphor. Standing on the shoulders of giants. Everybody knows the importance and the message of this statement. Everybody making some achievement in the field of science, technology, in any branch of learning, wisdom. Sir, they have to acknowledge the past, the heritage of the past, the stalwarts who have made the present generation deserving for this great achievement. And also, sir, we have to salute to other great luminaries. One Maulana Abul Kalam Azad, the philosopher, minister of education, the comrade of Nehruji, who was the first as the minister of education when India attained independence. He great impetus for scientific temperament in inculcating in the minds of the younger generation of the country. We know, sir, he was responsible for establishing all the academies which are the proud of the country now. Sahitya Academy, Lalitagala Academy, Sangeet Nadaga Academy, all these great institutions were established by none other than Maulana Abul Kalam Azad. And also, sir, Vikram Sarabhai, who was the friend of Nehru. Nehru, Vikram Sarabhai mutuality. It is not a mutuality of politics and science alone. It is the mutuality of culture, learning, philosophy. And, sir, much has been discussed here about the role of religion, faith, and science. Sir, we have no difference of opinion with the role of all these things have to play in shaping the destiny of humanity. But, sir, one thing has to be admitted and acknowledged. These are different roads to truth, to reality. There cannot be mixing of religion with the science. And this kind of an opportunity cannot be used to spread superstitions. Sir, scientific achievement cannot be used and utilized for spreading superstitious beliefs. Sir, there should be a mentality of rationality. Mentality of the rationality is the necessity of humanity. Whatever achievement the humanity has gained in its history. Rational. Yes, sir. Everybody has to be rational. But that is what is missing nowadays, sir. So the honorable minister was referring so many times to the relationship of Newton's theory is not the theory of exclusion, which these present day people and the present day people who spread hatred throughout the country. Yes, sir, I am concluding, sir. And also, sir, this has to be hailed as an achievement of man. सुना है खाक से तेरी नमूद है लेकिन तेरी सरिश्त में है कौकबी व महताबी. Though man is made of clay, he is made of that essence of moon and star. Kaukabi wa mehtabi. These particles are there inside man. And also, sir, in this kind of a very important juncture, we have to inculcate, we have to spread the culture of pluralism. Every part of the country, every region has made its own role, played its own role in making this achievement a reality. And every people of different sections of the community and the society
They have also made, sir, their contribution. Sir, I conclude.